अध्याय 115 मैं अपनी मंगेतर की शिक्षक का पीछा कर रहा हूं जिसने आधिकारिक तौर पर सगाई नहीं तोड़ी है के बारे में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो परिवार इस तरह की गुप्त गतिविधियों में शामिल होगा। ये वाकई निराशाजनक है। मुख्य हॉल में यूं सबसे आगे बैठी थी। उसकी ठंडी निगाहें नीचे मूल्यांकन पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर घोर घृणा के भाव थे। इससे पहले वो शियाओ युआन के साथ वो परिवार के भूमिगत गुप्त कक्ष को देखने गई थी। एक बहुमान विशेषज्ञ होने के नाते वो दौरे के बीच में ही घबराकर वापस लौटने से खुद को रोक नहीं पाई। ये बेहद अमानवीय था। अगर ये सिर्फ राक्षसी जानवरों के अंगों या अवयवों को प्रत्यारोपित करने का मामला होता तो बात अलग होती, लेकिन इन लोगों ने सचमुच जीवित मनुष्यों के अंग टुकड़े-टुकड़े कर दिए। ये मानवता का घोर विकृत रूप था जिसमें विवेक का घोर अभाव था। इसके अलावा यूं मूर्ख नहीं थी। वर्षों से उसका स्वभाव शांत था और वह साधना में तल्लीन थी। कई मामलों का निपटारा उसके गुरु ने किया था। वो परिवार के आज इस स्तर तक विकसित होने में ये प्रत्यारोपण तकनीक के कारक थी और क्लाउड मिस संप्रदाय की मदद दूसरा। हालांकि क्लाउड मिस संप्रदाय ने कुछ खास नहीं किया था, बस उन्हें कुछ वर्षों तक अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की अनुमति दी थी। फिर भी इस पाप में क्लाउड मिस संप्रदाय की भी भूमिका हो सकती है। आज से क्लाउड मिस संप्रदाय में परिवार पर कड़ी नजर रखेगा। अगर दोबारा ऐसे घिनौने कृत्य किए गए तो मैं यूं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इसके तुरंत बाद यूं के शब्दों से मूल्यांकन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। क्लाउड मिस संप्रदाय की मदद के बिना वो परिवार जो पहले से ही मोचेन के बिना मुश्किलों में था, अब क्लाउड मिस संप्रदाय की निगरानी में आ जाएगा। यदि कोई दूसरा परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर वो परिवार के सभी पिछले कुकर्मों को उजागर कर देता है तो इसके परिणाम संप्रदाय के गुरु ये उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन यूं की दो आंख प्रकट हुई और उसने सीधे उसका मुंह बंद कर दिया। हे वो परिवार के मुखिया जल्दी मत करो, मैंने डोजी के साथ कुछ बढ़िया चीजें रिकॉर्ड की हैं, क्यों ना हम उन्हें साथ में देखें। फिर ज़ियाओ युआन की हल्की हंसी गूंजी। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक सेट पर्ची निकाली। उसमें से दो ऊर्जा निकली और हवा में ही एक वीडियो बन गया। कुछ समय पहले मोचेन और कुछ अन्य लोग ठीक उसी जगह पर बातचीत कर रहे थे। ज़ियाओ युआन ने उनकी बातचीत का पता लगाने के बाद लिसनिंग टू द विंड से कम विशेषता डच का उपयोग करके इसे रिकॉर्ड किया था। ये सबूत के साथ वीडियो का एक और रूप था। तुम मेरे बड़े और दूसरे भाइयों और भाड़ी के सैनिकों के समूह के सदस्यों को खत्म करना चाहते हो। तुम संप्रदाय प्रमुखों को अपनी नजरों में भी नहीं रखते और तुम चाहते हो कि क्लाउड मिस संप्रदाय वह सब बदल दे जो उसने निगल लिया है। मैं आपके वो परिवार के ग्रैंडएल्डर के निर्णायक निर्णय की वास्तव में प्रशंसा करता हूं। बेशक यह मेरे समय पर पहुंचने के कारण ही संभव हो पाया है। अन्यथा अगर मेरे एल्डर और दूसरे भाइयों को जरा सी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ता तो मैं आपके पूरे परिवार को खून से बहाकर खत्म कर देता। लेकिन मुझे सचमुच जिज्ञासा है, आपने क्लाउड मिस सेक को वास्तव में कितना दान दिया? मुझे लगता है कि सेक मास्टर यून और मैं इस बात को लेकर एक ही शंका में हैं। वीडियो देखने के बाद ज़ियाओ युआन की मुस्कान में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी और उसने धीमी आवाज में बात की। ये सब ग्रैंडएल्डर का विचार था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर मूल्यांकन पसीने से तरबतर हो गया और उसने मोचेन को फिर से एक निकम्मा और बेकार आदमी कहकर कोसना शुरू कर दिया। किसी की दोस्ती से बह जाना पता ही नहीं चला कितना बेवकूफ है। खैर वैसे मैंने नीचे मौजूद सभी को मार डाला है और उत्कर्ष में सब कुछ चला गया है। याद रखना बाद में इसे भर देना ताकि भविष्य में जमीन धंस न जाए और एक बड़ा बदसूरत गड्ढा न रह जाए। ये सुनकर शाओ युआन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। हालांकि यूं थोड़ी उदास दिख रही थी। सालों से उसने संप्रदाय के प्रबंधन की उपेक्षा की थी और उसके वरिष्ठ और भिक्षु सचमुच कुछ हद तक अभिमानी हो गए थे। मैं संप्रदाय में लौटने पर इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। क्लाउड मिस संप्रदाय को अपने अधीनस्थ बलों से कुछ भी अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं उसे आपके परिवार जैसे महत्वाकांक्षी वीरों की वफादारी चाहिए। यदि कुछ भी अधिक मात्रा में लिया गया है तो वह आपको लौटा दिया जाएगा, लेकिन यदि आपके परिवार को कोई समस्या होती है तो क्लाउड मिस संप्रदाय निरंतर जांच करेगा। यूं ने ठंडे चेहरे और सदृश आवाज में कहा। इतना कहकर उसने अपनी आसीन झटक दी, खड़ी हुई और बाहर चली गई। ये देखकर ज़ियाओ युआन के पीछे पीछे चल पड़ा। एक ने डोजी का प्रयोग करके पंख बनाए, दूसरे ने उन्हीं की दो तकनीक का इस्तेमाल किया और इसीलिए वो परिवार से दूर हो गए। उन्हें जाते हुए देखकर मुलेन का पहले से घबराया हुआ चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सभी को तुरंत कार्रवाई करने के लिए सूचित करें। जेमा साम्राज्य और वो परिवार शायद अब यहाँ नहीं रह सकते। साथ ही अन्य कुछ तहखानों में रखे गए प्राइवेट विषयों को भी सुरक्षित निकालकर स्थानांतरित करें। ये विषय हमारे वो परिवार को अपने चरम उत्कर्ष पर वापस लाने का आधार बनेंगे। मैं वर्षों से साधना में लीन रहा हूं और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संप्रदाय के भीतर कुछ समस्याएं हैं। मुझे डर है कि लौटने के बाद मुझे इसकी गहन जांच करनी पड़ेगी। क्लाउड मिस संप्रदाय वर्षों से शक्तिशाली रहा है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा में कुछ गिरावट आई है। संप्रदाय प्रमुख होने के नाते मैं वास्तव में अपनी जिम्मेदारी से भटक गया हूं। यूं ने थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा। हे आपको खुद को इतना दोष देने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप संप्रदाय प्रमुख यहाँ हैं, भले ही क्लाउड मिस संप्रदाय नष्ट हो जाए, इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर आप साधना में मेहनत नहीं करेंगे और कोई शक्तिशाली शत्रु दस्तक देगा तो क्लाउड मिस संप्रदाय सचमुच नष्ट हो जाएगा। आखिरकार ये दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ शक्तिशाली ही सर्वोच्च होते हैं। शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा। एक संप्रदाय परिवार से भिन्न होता है। परिवार की विरासत वंश परंपरा पर आधारित होनी चाहिए। हालांकि किसी संप्रदाय की विरासत केवल इसी तक सीमित नहीं होती। यदि कोई परिवार अपने युवाओं को खो देता है तो वह अपना भविष्य खो देता है, लेकिन किसी संप्रदाय के युवा शिष्य बाहरी दुनिया से लगातार जुड़ते रहते हैं। बेशक यह जरूरी नहीं कि सही हो। असल में ज़ियाओ युआन ने यूनियन को सांत्वना देने के लिए ऐसा कहा था। आखिरकार क्लाउड मिस सेक का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। यूनियन उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। वास्तविक परिस्थिति के अनुसार यदि वास्तव में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संप्रदाय और परिवार दोनों ही अपने युवा वंश की रक्षा करना चुनेंगे क्योंकि यही वास्तविक भविष्य है। हे मुझे इस तरह दिलासा देने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाउड मिस सेक खत्म हो जाए तो मेरे अकेले रहने का क्या मतलब रह जाएगा? मैं बचपन से इसी सेक में पली बड़ी हूं। क्लाउड मिस सेक के बिना आज मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये सुनकर यूनियन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर कहा। ये सही नहीं है। इंसान को एक ही जीवन मिलता है, मरने से बेहतर है जीना। अगर आप जीवित हैं तो भले ही क्लाउड मिस सेक खत्म हो जाए, फिर भी आपके पास इसे दोबारा खड़ा करने की उम्मीद है। अगर सब मर गए तो क्लाउड मिस सेक सचमुच खत्म हो जाएगा। शाओ युआन ने कंधे उठाए और उदासीनता से कहा। हम आप सही कह रहे हैं। नहीं, आपने मुझे गुमराह कर दिया है। हमारे क्लाउड मिस संप्रदाय के बारे में आपकी बहुत सारी राय हैं। आप हमेशा कहते हैं कि जैसे ही आप मुंह खोलते हैं ये गायब हो जाएगा। यूं ने सिर हिलाया, फिर देर से उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने नाखुशी का नाटक करते हुए शाओ युआन को घूरते हुए पूछा। शुरू में तो मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन आपको जानने के बाद मेरा नजरिया काफी बदल गया है। शाओ युआन ने सिर हिलाकर सच्चाई बताई। शुरुआत में क्यों? ये सुनकर यूं की खूबसूरत आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। कुछ समय बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। तर्क के आधार पर आप इसका पता लगा सकते हैं। शाओ युआन सीधे तौर पर यह नहीं कह सका। नाना यानरान के साथ उसका रिश्ता तो सामान्य था, लेकिन यूं के साथ ये स्पष्ट रूप से थोड़ा सामान्य था। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के शिक्षक के साथ गहरा और स्पष्ट संबंध रखना या यहाँ तक कि ऐसा संबंध विकसित करने की प्रवृत्ति रखना जिसकी मंगेतर की सगाई भी तक आधिकारिक तौर पर नहीं टूटी है, एक ऐसी बात है जिसे लोगों के लिए कुछ समय के लिए स्वीकार करना कमोबेश मुश्किल होता है। भूल जाओ, तुम हमेशा इतनी रहस्यमय रहती हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने शरीर में समाहित मेरुसा रानी की ऊर्जा का कम इस्तेमाल करो। तुम्हारे शरीर पर इसका बोझ बहुत ज्यादा है। ये सुनकर यूं ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, फिर शाओ युआन के थोड़े पीले चेहरे की ओर देखकर धीरे से कहा। मैं सावधान रहूंगा, आप चिंता न करें। ये सुनकर शाओ युआन ने गंभीरता से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। चलिए हम यहीं अलग हो जाते हैं। मुझे क्लाउड मिस संप्रदाय में वापस जाकर आज जो कुछ हुआ उसकी गहन जांच करनी होगी। कुछ देर बाद यूं बोली। हम ठीक है, कुछ दिनों में मैं शाही राजधानी जाऊंगा। अगर मौका मिला तो मैं यूलैंड पर्वत पर आपसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया, उसकी बात का आभार व्यक्त किया और फिर रोना बंद कर दिया। उसने यूं को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया और उसे दूर होते हुए देखता रहा। अफसोस, कितना अफसोस की बात है। इस बार मैं शाओ युआन से बुद्ध की क्रोध अग्नि कमल की रचना नहीं कर पाया। आशा है कि भविष्य में उसे और अवसर मिलेंगे। काफी देर बाद उसकी नजरों से ओझल हो गई। ज़ियाओ युआन ने गहरी सांस ली और फिर स्टोन नेचर सिटी की ओर उड़ गया। उनकी और शाओ युआन की आपसी समझ के कारण एक दूसरे के गंतव्य के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। निश्चित रूप से आधे रास्ते में ज़ियाओ युआन की मुलाकात ज़ियाओ यान और हाई बोरों से हुई, जो उसके आने का इंतजार करते हुए अपनी गति धीमी कर चुके थे। जियो यान बुजुर्ग है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। शाओ यान ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, जबकि दूसरी ओर हाई बोरों कक्षक भरे भाव के साथ शाओ युआन के पास उतर आ गई। तुम और वो यूं हमेशा अलग थलग रहने वाले हाई को इस तरह का भाव दिखाते देख शाओ युआन काफी आश्चर्यचकित रह गया। ये कैसी अभिव्यक्ति है? अरे वाह, तुम तो वाकई कमाल हो बच्चे। मेहनत करो और सीधे यूं को हरा दो। तुम मेरी रहस्यमय बर्फ कला और उन दो तकनीकों का अभ्यास करते हो, इसलिए तुम मेरे वंशज भी हो। भविष्य में जब मैं यूं को देखूंगा, भले ही मैं उसे हरा न सकूं, लेकिन उस शिष्य को मेरे वंशज द्वारा हराए जाने का मतलब होगा कि मैंने एक दौर जीत लिया। हाई बोरों के शब्दों में संतुष्टि का भाव था। मानो वह कह रहा हो, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के प्यार में पड़ गई। एल्ड हाई, मुझे अभी आपके चेहरे के भाव को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था और ग्रैंड एल्डर को दिखाना चाहिए था। तेन शान को पता है क्योंकि आदरणीय एल्ड हाई के चेहरे पर भी ऐसी ही गपशप करने की प्रवृत्ति है। शाओ युआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन भरे बिना नहीं रह सका। एल्ड हाई की मानसिकता स्पष्ट रूप से थोड़ी पुरानी थी। वे 20 साल का एकांतवास आसान नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी ज़ियाओ युआन को कल्पना नहीं कर सकता था कि भगवान बनने के बाद लिंग के रूप में सील हो जाना कितना भयावह महसूस होगा और 20 वर्षों से अधिक समय तक साधना में कोई प्रगति न होना कितना भयानक होगा। ये 3 या 5 साल नहीं थे, पूरे 20 साल थे। ज़ियाओ युआन की वर्तमान उम्र में 20 साल बाद ज़ियाओ यान शायद पहले ही दोषहीन बन चुका होगा। हालांकि इस मामले को इस तरह से नहीं निपटाया जा सकता था। आखिरकार अधिकतम 3 वर्षों के भीतर ज़ियाओ यान स्वयं से हटाने के लिए औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता था और उसके पास असली ग्रैंडमास्टर कीमियागर याओ लाओ भी मौजूद था। कभी-कभी तो सचमुच अपने सौभाग्य पर आश्चर्य करना पड़ता है।
एक और दिन की उड़ान के बाद वे तीनों स्टोन डेजर्ट से लौट आए। उन्होंने एक दिन आराम किया, विदाई पूछी और फिर शाही राजधानी की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उड़ने वाले राक्षसी जानवर के वीआईपी स्वीट में ज़ियाओयान के कमरे के बाहर पहरा दे रही थी, जबकि ज़ियाओयान और हाई बोरोंग अंदर थे। हालांकि शाही राजधानी तक उड़कर जाना तेज था, लेकिन हाई बोरोंग और ज़ियाओयान को रिवाइवल पर्पल के लिए कुछ औषधीय सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अभी भी डेमोनिक बीच पर उड़कर यात्रा करना चुना। बेशक इसका एक कारण ये भी था कि ज़ियाओयान याओ की शक्ति को बहुत अधिक बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि हाई बोरोंग के अंततः स्वेच्छा से सहमत होने का कारण कुछ ऐसा था जो शियाओ युआन ने प्रस्तावित किया था। उड़ान के दौरान वह हाई बोरोंग को अपनी कुछ ताकत वापस पाने में मदद कर सकता है। हाई बोरोंग की प्रतिभा को देखते हुए यदि उसने 19 वर्षों के दौरान सामान्य रूप से साधना की होती तो उसके लिए 8 सितारा यहाँ तक कि 9 सितारा डोंगुआन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। लेकिन उस मोहर की वजह से उसकी ताकत में कोई सुधार नहीं हो सका। अब कोई डैन की मदद से मोहर हटा दी गई, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में कम हो गई थी। शाओ युआन की स्नैक सीलिंग टेक्निक के दो अनुभवों को देखते हुए जब उस दिन सी हटाई गई तो संभवतः उसे अपनी दो चीनी का एक हिस्सा भी खोना पड़ा। रिवाइवल पर्पल का उद्देश्य इस नुकसान की भरपाई करना था, लेकिन इन सभी वर्षों में उसने डोची का अभ्यास करना नहीं छोड़ा था और सील के कारण उसके द्वारा अभ्यास की गई डोची वास्तव में उसकी ताकत में मूर्त वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई थी। इस संबंध में ज़ियाओ युआन ने सोचा कि शायद अभी भी कुछ अवशिष्ट सीलिंग शक्ति मौजूद है जो डोची की उस हिस्से को दबा रही है। यदि डोची का ये हिस्सा मुक्त हो जाए तो हाई बोरोंग की शक्ति थोड़ी समय में 2 सितारों तक बढ़ सकती है। ये निसंदेह हाई बोरोंग के लिए एक बहुत अच्छी बात थी। लगता है मेरी भविष्यवाणी सही निकली। एंड हाई के शरीर में वाकई कुछ अवशिष्ट सीलिंग तकनीक की ऊर्जा मौजूद है जो उनकी साधना की गई डोची के साथ मिलकर उनकी शक्ति को बढ़ने से रोक रही है। मैं अभी उस ऊर्जा को मुक्त करने का प्रयास करूंगा, आपको बस शक्ति के बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। विस्तृत जांच के बाद ज़ियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अच्छा। ये सुनकर हाई बोरोंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। अपनी पुरानी ताकत को जल्द से जल्द वापस पाने की संभावना से वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था। ज़ियाओ युआन ने इस पर सिर हिलाया, फिर अपना हाथ हाई बोरोंग की पीठ पर रखा और साथ ही दूसरे हाथ से एक हस्त मुद्रा बनाई जिससे सीलिंग तकनीक को मुक्त करने की विधि का प्रदर्शन किया गया। जैसे ही ज़ियाओ युआन की हस्त मुद्रा में परिवर्तन हुआ, हाई बोरोंग को यह महसूस करके सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर के भीतर से लगातार शुद्ध बर्फीली डोची ऊर्जा निकल रही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत साधना की मुद्रा अपनाई और रहस्यमयी बर्फ कला का प्रसार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये शुद्ध डोची परिष्कृत होती गई, उसकी आभा भी लगातार बढ़ने लगी। किसी सामान्य व्यक्ति को अल्पाल में डोची में तीव्र वृद्धि के कारण अस्थिरता की घटना का अनुभव हो सकता है, लेकिन हाई बोरोंग अलग था। कई साल पहले वो पहले से ही 5 सितारा डोंगुआन क्षेत्र में था। अब अपनी पूर्ण शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे अपनी शक्ति पर पूर्णतः महारत हासिल करने के लिए केवल थोड़े समय के अनुकूलन की आवश्यकता थी। कमरे के बाहर भीतर हो रहे शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए ज़ियाओयान ने समझ लिया कि यह शुरू हो चुका है। फिर उसने याओ की शक्ति का उपयोग करके कमरे के भीतर के उतार चढ़ाव को छिपा दिया। इसका उद्देश्य नीचे उड़ रहे राक्षसी जानवर को भय के कारण गिरने से रोकना था। बची हुई सी शक्ति को हटाने की प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से संपन्न हुई। हालांकि यह मेडुसा द्वारा लगाई गई सील थी, लेकिन ज़ियाओ युआन के भीतर भी वैसी शक्ति मौजूद थी। इस शक्ति का उपयोग करके सील को हटाना वास्तव में मेडुसा द्वारा स्वयं सील हटाने के समान ही था। कुछ ही क्षणों में सारी सील करने की शक्ति मुक्त हो गई। ज़ियाओ युआन ने हाई बोरोंग को देखा जो बर्फीली डोची की शुद्धता के कारण जमकर बर्फ की मूर्ति बन गया था और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने अपनी हथेली पर नीचे देखा जहां हल्की बर्फीली नीली चमक दिखाई दे रही थी। जब उसने पहले अपनी डोची वापस ली थी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने हाई बोरोंग के शरीर से शुद्ध बर्फ वाली डोची को भी वापस ले लिया था। अध्याय 116 शाही राजधानी में वापसी। भनभनाहट। आधे घंटे बाद ज़ियाओ युआन कमरे से बाहर निकल गई। अरे तीसरे भाई, क्या तुम फिर से पदोन्नत हो गए? शाओ यान ने शाओ युआन की थोड़ी अस्थिर आभा को देखा और आश्चर्यचकित भाव से पूछा। मुझे लगता है कि मुझे हाई से थोड़ा फायदा हुआ है। ज़ियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। हाई बोरोंग का शुद्ध आइस डोची शाओ युआन के लिए एक बेहतरीन टॉनिक था। ये खेती की गति है। शाओ यान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। सब कहते थे कि उसकी साधना की गति तेज है, लेकिन उसके तीसरे भाई की तुलना में उसकी गति क्या थी? तो फिर हाई। इसके बाद शाओ यान ने विषय बदल दिया और सवाल पूछना जारी रखा। अभी कुछ समय लगेगा, उन्हें 4 सितारा डोंगुआन स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हें बहुत लंबे समय तक सील किया गया था और सील को एक औषधीय गोली से जबरदस्ती तोड़ा गया था जिससे उनकी कुछ डोची ऊर्जा खर्च हो गई। हालांकि वह अवरोध तोड़ने वाली गोली अच्छी है, लेकिन हाई जैसे व्यक्ति के लिए जो कई वर्षों से सील है, वह औषधीय गोली शायद पर्याप्त नहीं है। शाओ युआन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा। शाओ युआन ने जो कहा वो गलत नहीं है। छठी श्रेणी की औषधीय गोलियों में से एक ब्रेकिंग बैरियर पिल को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि इसमें अधिकांश सीलों को तोड़ने का चमत्कारी प्रभाव है, लेकिन इसे लेने के बाद शरीर में उस प्रकार की सील की प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो जाती है। भविष्य में यदि फिर से उस प्रकार की सील का सामना करना पड़े तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की कुछ संभावना रहती है। हालांकि इस प्रतिरक्षा प्रभाव के लिए व्यक्ति को अपनी डोची शक्ति का एक हिस्सा त्यागना पड़ता है। यह इसके लायक है या नहीं, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। हाई बोरोंग के लिए शायद अपनी पूर्ण शक्ति को पुनः प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार उसे देखकर लगता है कि वो शायद रानी मेडुसा के सामने दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सील प्रतिरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। याओ लाओ की आवाज धीरे-धीरे उनके दिलों में गूंज उठी, उनके शब्दों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अल्हाई के शरीर में इतनी अवशिष्ट ऊर्जा थी। ये ब्रेकिंग बैरियर पर छठे रैंक की है, ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से सील तोड़ने के अपने चमत्कारी प्रभाव पर निर्भर करती है। शाओ युआन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके लिए अपनी कुछ पुरानी ताकत वापस पाना ही अच्छी बात है। आखिरकार 20 वर्षों तक अपनी डोची सील का शिकार रहना एक डोंगुआन विशेषज्ञ के लिए यह अनुभव सुखद नहीं होता। फिर याओ लाओ की हंसी सुनाई दी। शाओ युआन ने सहमति में सिर हिलाया, फिर विषय बदलते हुए कहा, वैसे गुरुजी, जियानान अकादमी में प्रवेश करने और डोल में सफलता प्राप्त करने के बाद मैं लकड़ी गुण वाली चीज को अपनी गुण वाली डोची के साथ मिलाकर रसायन शास्त्र सीखना शुरू कर सकता हूं। ओह, तब तक क्या आप अपने शरीर के भीतर डोची के संचार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल कर लेंगे? याओ लाओ ने सोच समझकर पूछा। मैं इसे कैसे समझाऊं? 5 प्रकार की डोची ऊर्जाओं के प्रवाह को पूर्णतः नियंत्रित करने के लिए कम से कम 2 मान स्तर तक पहुंचना आवश्यक है, लेकिन 2 प्रकार की ऊर्जाओं के लिए बुलिंग स्तर तक पहुंचने के बाद लगभग पर्याप्त हो जाता है। ज़ियाओ युआन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, बहुत बढ़िया। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि 5 प्रकार के डोची गुणों के साथ तुम रसायन विद्या में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। मैंने जितने लोगों को देखा है, उनमें तुम दोनों की आत्मिक शक्तियां काफी जबरदस्त हैं। मैं तुम्हें जो सिखा सकता हूं, वो हमेशा सबसे बुनियादी बातें ही होंगी। एक रसायनज्ञ को अंततः अपनी रसायन विद्या स्वयं ही विकसित करनी होती है। दूसरों की नकल करने से उच्चतर स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। याओ लाओ ने थोड़ी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। तो मुझे शिक्षक से और पाठों के लिए अनुरोध करना पड़ेगा। ज़ियाओ युआन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओह, और उससे पहले ज़ियाओ यान मुझे रसायन शास्त्र का कुछ बुनियादी ज्ञान सिखा सकती है। इससे तुम्हारा स्तर भी मजबूत होगा। फिर ज़ियाओ युआन ने ज़ियाओ यान के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें सिखाऊं। शाओ यान को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई। आखिरकार उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका अपना भाई था, जिससे उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या आप तैयार नहीं हैं? शाओ युआन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी आवाज थोड़ी और सख्त हो गई। नहीं भाई, क्या मेरे लिए आपको सिखाना थोड़ा अनुचित नहीं होगा? शाओ यान ने अपना सिर कुचाया और थोड़ा शर्माते हुए बोला। शाओ युआन का सुझाव बुरा नहीं है। हालांकि तुम सगे भाई हो। शाओ यान ने मुझसे पहले रसायन विद्या सीखी थी। तर्कसंगत रूप से वह वास्तव में शाओ युआन का बड़ा भाई है। तुम दोनों भाई एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन प्रारंभिक बुनियादी ज्ञान बिंदुओं के लिए शाओ यान, तुम्हें अपने तीसरे भाई को इन्हें अच्छी तरह समझाना चाहिए। इसे तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी माना जा सकता है। याओ लाओ मुस्कुराए और बात को अंतिम रूप दिया, फिर अचानक बोले, लगता है हाई बोरोंग को सफलता मिलने वाली है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शक्तिशाली आभा की एक छोटी सी लहर वास्तव में याओ लाओ की आत्मा शक्ति की मोहर को तोड़कर बाहर निकल गई और हवा तुरंत बहुत ठंडी हो गई। 4 सितारा डोंगुआन पीक और काफी मजबूत नींद के साथ, ये हाई बोरोंग काफी अच्छा है। याओ लाओ की आवाज धीरे से गूंजी। वो सीधे 4 सितारा डोंगुआन शिखर पर पहुंच गया। मैंने पहले अल्हाई को कमाता था। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चिटकाई और फुसफुसाया। ये जानना आवश्यक है कि डोंगुआन रैंक में एक स्टार का अंतर भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई डोंगुआन एक वर्ष में एक स्टार भी आगे नहीं बढ़ पाते। हाई बोरोंग को इस बार 4 स्टार डोंगुआन शिखर तक पहुंचने के लिए केवल और अधिक साधना करने की आवश्यकता है और शायद आधे वर्ष के भीतर ही 5 स्टार डोंगुआन स्तर तक पहुंच जाएगा। शाओ यान द्वारा वादा की गई रिवाइवल पर्पल के साथ जो उसकी ताकत को 2 स्टार तक बढ़ा सकती है, ये लहर हाई के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। लेकिन इससे पहले कि हाई बोरोंग बाहर निकल पाता, घर बुरी तरह हिलने लगा। शाओ युआन थोड़ा सा अचंभित हुआ ही था कि उसे एहसास हुआ कि उड़ने वाला राक्षसी जानवर शायद चौंक गया था। सच कहूं तो मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी और मैंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं इससे बच नहीं सका। शाओ युआन के पैरों से डोची ऊर्जा निकली, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बने और उसके पैरों के नीचे की जमीन पर जम गए। फिर उसने असहाय भाव से कहा। दूसरी ओर शाओ यान प्रत्याशित हमले के कारण अपना संतुलन खो बैठा। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया, फिर भी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस बार हाई बोरोंग की वजह से उन्हें वाकई बहुत असुविधा हुई। जल्द ही दरवाजा खुला और उड़ते हुए राक्षसी जानवर द्वारा हिलाए जा रहे घर के भीतर से हाई बोरोंग ऐसे बाहर निकला जैसे संतर जमीन पर चल रहा हो। असहाय शाओ युआन और काले चेहरे वाले शाओ यान को देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसने 2 बार खांसा। माफ कीजिए, इस बार मुझे जितनी ताकत मिली उससे मैं खुद हैरान रह गया। मैं जरूरत से ज्यादा उत्साहित था। मुझे सच में बहुत खेद है।
हाई बोरोन स्वाभाविक रूप से छठी दर्जे की औषधीय गोलियां बनाने में सक्षम रसायन के सामने न तो दिखावा करता और न ही अपने उत्तराधिकारी xiao yuan के सामने अकड़ दिखाता। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए माफी मांगी। हे एल्हाई, सिर्फ माफी मत मांगिए। देखिए हमारा उड़ने वाला राक्षसी जानवर कितना डरा हुआ है। ये तो बस जमीन पर गिरने ही वाला है। xiao yuan ने असहाय भाव से हाथ फैलाते हुए कहा। खांसी खांसी, ये तो वाकई मेरी ही समस्या है। मैं इसमें माहिर हूं, मैं इसे संभाल लूंगा। हाई बोरोन ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा और फिर लगातार सीटी बजाई। इसके तुरंत बाद xiao yuan और xiao yan ने तुरंत महसूस किया कि उनके नीचे की जमीन स्थिर हो गई है और उड़ने वाला राक्षसी जानवर भी शांत हो गया है। हिस एल्हाई भी ऐसा कर सकते हैं। xiao yan इतने छोटे से मामले पर डो हुआन विशेषज्ञ के प्रति द्वेष नहीं रखेगा, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। आखिरकार राक्षसी जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता भी एक अत्यंत दुर्लभ कौशल है। हे पिछले कुछ वर्षों में दो की साधना में मेरी प्रगति बहुत धीमी रही, इसलिए मैंने मानचित्र बनाते समय अपने खाली समय में कुछ विविध चीजें सीखी। यह उनमें से एक है। हाई बोरोन ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। ओह, क्या इसे सीखना आसान है? मैं भी सीखना चाहता हूं। xiao yuan और xiao yan ने एक साथ कहा। यह मुश्किल नहीं है, मैं बाद में कुछ अनुभव आयोजित करूंगा और यदि आप उनका पालन करते हैं तो ये लगभग सही रहेगा। हाई बोरोन ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है फिर। xiao yuan ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बाकी की यात्रा शांतिपूर्ण रही। इस प्रकार पूरे 7 दिनों की उड़ान के बाद अंततः शाही राजधानी पहुंच गए। वे अपने गंतव्य स्थान जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी गामा पवित्र नगर पहुंच चुके थे। उड़ने वाले जानवर की पीठ पर खड़े होकर xiao yuan और अन्य दो लोग बादलों के नीचे उभर रहे भव्य शहर को नीचे देख रहे थे। उनके भाव अलग अलग थे। हाई बोरोन की नजर शाही राजधानी के भीतर स्थित आंगनों के एक काफी विशिष्ट समूह पर पड़ी, वह मित्र परिवार का मुख्यालय था। दूसरी ओर xiao yan ने शाही राजधानी में स्थित किंग के मुख्यालय को तुरंत पहचान लिया। उनके औषधि पात्र के आकार की वह विशाल इमारत वाकई बहुत आकर्षक थी। xiao yuan ने नालन मनों की तलाश तक नहीं की, इसके बजाय उसने अपनी दृष्टि शाही राजधानी के उत्तर की ओर केंद्रित की। वहां विशाल पर्वत श्रृंखला भव्य आकार में एक विशालकाय ड्रैगन की तरफ फैली हुई थी, जिससे हल्की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। वहीं पर जियामा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संगठन क्लाउड मिस्ट स्थित था। उम्मीद है कि हॉल ऑफ सोल्स के लोगों ने अभी तक xiao परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया होगा। xiao yuan की आंखें थोड़ी सी खुल गईं, उसके दिल में हत्या का इरादा झलक उठा। अपनी शक्ति में सुधार होने के बाद उसे हॉल ऑफ सोल्स से उन लोगों को तुरंत खत्म करना होगा, अन्यथा ये xiao परिवार के लिए हमेशा छिपा हुआ खतरा बना रहेगा। उड़ने वाले राक्षसी जानवर से उतरने के बाद हाई बोरोन ने ताजी हवा में कुछ सांसें लीं और थोड़ी सी उपेक्षा के साथ कहा, इस उड़ने वाले राक्षसी जानवर की गति बहुत धीमी है। ये सुनकर xiao yuan और xiao yan ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। आखिरकार हाई बोरोन के लिए शाही राजधानी तक उड़ान भरना मुश्किल नहीं था, लेकिन दोनों भाइयों के लिए यह बेहद थका देने वाला था। बहुत थकाने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी फ्लाइंग डो टेक्निक की गति भी पर्याप्त तेज नहीं थी। xiao yan लगातार याओ लाओ की आत्मशक्ति का उपभोग नहीं करना चाहता था। xiao yuan ने उसे इस बारे में अक्सर सलाह दी थी। वैसे जब xiao yuan और xiao yan xiao परिवार के साथ शाही राजधानी छोड़कर गए थे, तब वे युवा थे और उनकी ऊर्जा सीमित थी। उस समय वे ज्यादातर सोते और बढ़ते रहे, इसलिए उन्हें शाही राजधानी की समृद्धि देखने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अब शाही राजधानी लौटकर उन्हें उतना ही नया अनुभव हो रहा है जितना पहली बार आने पर हुआ था। अब हम आगे कहां जाएंगे? हाई बोरोन ने अपने सामने खड़े दोनों भाइयों की ओर देखा और पूछा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं नीलामी घर जाकर सिसिलियाफी से मिलने की योजना बना रहा हूं। उनसे मिलने के लिए मैं शाही राजधानी आ रहा हूं। xiao yuan मुस्कुराया। हम क्यों ना तीसरा भाई एल्हाई के लिए कुछ औषधीय सामग्री इकट्ठा करने में मेरी मदद करे। तुम वहां नीलामी घर में बहन या फेई को ढूंढ सकते हो और वहां से भी कुछ सामग्री ले सकते हो। मैं सीधे कीमियागर संघ के मुख्यालय जाता हूं, जहां मैं पुनर्जीवन बैंगनी गोली के लिए सामग्री भी खोज सकता हूं। संयोग से मैंने कीमियागर टूर्नामेंट के लिए भी पंजीकरण करा लिया है। समय बचाने के लिए हम अलग अलग जा सकते हैं। यहां काम खत्म करने के बाद मैं नीलामी घर जाकर तुम दोनों को ढूंढ लूंगा। xiao yan ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। हम अच्छा है, इस तरह से वाकई समय की बचत होगी। xiao yuan ने सहमति में सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, एल्हाई, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? यह मित्र परिवार से मिलने का अच्छा अवसर है। हाई बोरोन कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है। कार्य योजना पर चर्चा करने के बाद तीनों दो समूहों में बन गए। हालांकि हाई बोरोन कई वर्षों से वापस नहीं लौटा था, फिर भी वह मित्र परिवार की संपत्तियों के स्थान से अच्छी तरह परिचित था। उसने जल्दी से xiao yuan को मित्र परिवार के नीलामी घर के मुख्यालय के बाहर ले गया। उस विशाल इमारत और उसकी विशिष्ट प्रतीक को देखकर xiao yuan ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र परिवार के मुख्यालय से यही उम्मीद थी। यह विशाल इमारत भूटान शहर की शाखा की तुलना में कहीं अधिक बड़ी है। ये तो स्वाभाविक है, मित्र परिवार का लंबा इतिहास और मजबूत बुनियाद है। उदाहरण के लिए मो परिवार को ही ले लीजिए। हालांकि वे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर यान शहर पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन मित्र परिवार की तुलना में वे केवल नवध नहीं है। शायद इसलिए कि उसने अपनी पूर्ण शक्ति को लगभग पुनः प्राप्त कर लिया था। हाई बोरोन के शब्दों में स्पष्ट रूप से अहंकार की झलक थी। हे चलिए चलते हैं एल्हाई, आप देख सकते हैं कि इतने वर्षों के विकास के बाद वर्तमान मित्र परिवार मुख्यालय नीलामी घर कितना बदल गया है। xiao yuan ने हंसते हुए कहा, फिर अपना पैर उठाया और सबसे पहले नीलामी घर में प्रवेश किया। हाई बोरोन एक पल के लिए वहीं जड़बड़ खड़ा रहा, उसके चेहरे पर थोड़ी जल्दी थी, फिर वह जल्दी से xiao yuan के कदमों के पीछे चल पड़ा। नीलामी घर में प्रवेश करते ही अंदर से हल्की रोशनी आने लगी और बाहर का शोरगुल मानो उस पल थम सा गया। कुछ ही मीटर की दूरी पर दो अलग-अलग दुनियाएं होने का आभास हुआ। हॉल भव्य था, जिसमें लगातार मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और वस्तुओं की एक शानदार श्रृंखला मौजूद थी। हॉल में जगह-जगह पूरी तरह से हथियारों से लैस आकृतियां भी बिखरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी छाती पर मित्र परिवार का प्रतीक चिन्ह धारण कर रखा था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वे मित्र परिवार की प्रत्यक्ष सेनाएं थीं। ये तो सिर्फ बाहरी बिक्री काउंटर है, यहाँ बिकने वाली वस्तुएं बहुत कीमती नहीं है। मित्र परिवार के मुख्यालय में नीलामी घर को भी साधना तकनीक की तरह 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, गहन श्रेणी और पीली श्रेणी। हालांकि हेमंड्रेड नीलामी घर कभी-कभी 1 या 2 साल में एक बार भी नहीं खुलता, लेकिन जब ये खुलता है तो ये हमेशा एक बड़ा आयोजन होता है। अर्थग्रेड नीलामी घर भी शायद ही कभी खुलता है। प्रोफाउंड रैंक अधिकांश है और येलो रैंक तो पूरे दिन खुला रहता है। हाई बोरोन ने पारिवारिक खजानों का वर्णन करते हुए बताया। फिर उसने विषय बदलते हुए कहा, वैसे येलो रैंक नीलामी घर में मौजूद वस्तुएं शायद आपके या मेरे किसी काम की नहीं है। हेमंड्रेड, अर्थग्रेड और प्रोफाउंड रैंक नीलामी घरों में प्रवेश करने के लिए धन सत्यापन की आवश्यकता होती है। वैसे आपके पास पर्पल गोल्ड कार्ड है, इसलिए आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। हाई बोरोन की बातों पर xiao yuan ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाते हुए कहा, एल्हाई, हम दोनों में से कोई भी अजनबी नहीं है, इसलिए बात करते करते xiao yuan की नजर अचानक हॉल के एक कोने में हो रही हलचल पर पड़ी। गहरे लाल रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर आकृति धीरे-धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अध्याय 117 प्रिय बहन याफी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। धप धप धप। मित्र परिवार के मुख्यालय स्थित नीलामी घर में जब xiao yuan ने एक परिचित व्यक्ति को देखा, तो स्वाभाविक रूप से उसे सबसे परिचित व्यक्ति की याद आई। इसके तुरंत बाद उनकी नजर सीधे हाई बोरोन से हटकर दूसरी ओर चली गई। इस आकर्षक आकृति के प्रकट होने के कारण बहुत से लोग उसके चारों ओर जमा हो गए, जिससे उसका चेहरा काफी हद तक छिप गया। xiao yuan ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके शरीर को निहारा। उसकी उभरी हुई छाती, सुगंधितम, लंबी, गोरी टांगें और जमीन पर उसकी ऊंची नीली जूतों की कुरकुरी आवाज। उसके कदमों की आहट अभी भी जानी पहचानी थी। उसका चेहरा देखे बिना भी xiao yuan को यकीन था कि यह आकृति याफी के अलावा कोई नहीं थी। उसके बगल में बैठे हाई बोरोन ने देखा कि xiao yuan की नजरें बात करते करते अचानक हट गईं और उसने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। तुरंत बाद उसने याफी की आकर्षक आकृति भी देखी, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत था। एक कुशल दो मास्टर होने के नाते उसने ऐसी कौन सी खूबसूरत महिला देखी थी। हालांकि उसने फिर भी xiao yuan की आंखों में कुछ सुराग देखे। तो क्या ये वही छोटी बच्ची है जिसे आप याफी कहते हैं? हाई बोरोन ने बदल से उदासीनता से पूछा। बिल्कुल सही, अगर मैं सिर्फ उसके कदमों की आहट भी सुन लूं, तो भी मुझे यकीन हो जाएगा कि यह बहन याफी ही है। xiao yuan मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। उसने याफी को बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। जैसे जैसे कदमों की आहट तेज होती गई, बीच से गिरी हुई सुंदर आकृति ने आखिरकार अपना पूरा रूप प्रकट कर दिया। उन्होंने चमकीले लाल रंग का शरीर से चिपका हुआ बेहद खूबसूरत ब्रोकेड गाउन पहना हुआ था, जो उनके शरीर की सुडौल आकृति को खूबसूरती से उभार रहा था। गाउन में बने कट से उनकी बेहद खूबसूरत लंबी टांगें दिखाई दे रही थी, जो बेहद आकर्षक थी। लाल रंग की ऊंची हील के साथ उनकी पहले से ही पतली टांगें और भी सुडौल लग रही थी। उनका पूरा व्यक्तित्व एक शाही आभा बिखेर रहा था। उनकी मनमोहक मुस्कान और आकर्षक मेकअप ने उनके पहले से ही वहां चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया था। बस एक नजर ही किसी का भी मूड पूरे दिन के लिए बेहद खुशनुमा बना सकती थी। खूबसूरत महिलाओं के हमेशा अच्छे संबंध होते हैं। जब से वह नीचे आई थी तब से लेकर अब तक रास्ते में मिलने वाले सभी लोग लगातार मुस्कुराकर उसका अभिवादन कर रहे थे। लेकिन xiao yuan समझ रही थी कि कुछ लोग याफी की सुंदरता की प्रशंसा में उसका अभिवादन कर रहे थे, वहीं कई लोगों की मुस्कान में श्रद्धा का भाव भी झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि याफी का इस मुख्यालय नीलामी घर में एक महत्वपूर्ण पद था। ये सोचकर xiao yuan ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। यह महान बुजुर्ग प्रेम शांत सचमुच बहुत विचारशील थे। रास्ते में सभी लोगों से मिलने वाले अभिवादनों के लिए याफी ने उन्हें स्पष्ट सहजता और आत्मीयता के साथ स्वीकार किया। भूटान शहर की तरह ही उसने आसपास के मेहमानों के साथ शांत भाव से व्यवहार किया। यहाँ तक कि जब उसने मना किया, तभी उसने इस तरह से किया कि किसी को भी असंतोष की कोई गुंजाइश नहीं रही। उसकी सौम्य और मुस्कुराते हुए व्यवहार ने xiao yuan के होठों पर भी मुस्कान ला दी। जैसे किसी बात का आभास होते ही याफी की नजर नयासी हॉल में घूम गई और फिर सीधे xiao yuan पर आकर रुक गई। ध्यान केंद्रित करने पर उसकी पहले से ही आकर्षक और मोहक आंखों में अचानक विस्मय भर गया। वह परिचित सफेद वस्त्र पहने उस सुंदर युवक को अविश्वास से देखती रही। युवक के बगल में खड़े उस साधारण दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के बारे में याफी ने स्थायी रूप से उसे नजरअंदाज कर दिया था।
हॉल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाली याफी के असामान्य व्यवहार ने स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद सबने शियाओ युआन का आकर्षक चेहरा देखा, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को मोहित कर रहा था। अनुभव और समय बीतने के साथ शियाओ युआन के चेहरे की युवा मासूमियत धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी थी और उसकी जगह संयम की झलक दिखाई देने लगी थी। उसके पहले से ही आकर्षक चेहरे में भी काफी निखार आ गया था, जिससे उसका आकर्षण और भी बढ़ गया था। यहाँ तक कि शाही राजधानी के अनुभवी लोग भी शियाओ युआन को देखकर क्षण भर के लिए अचंभित रह जाते थे। विशेष रूप से सफेद वस्त्र, जिसमें अलौकिक ऊर्जा का आभास था, ने शियाओ युआन के व्यक्तित्व को और भी उत्कृष्ट बना दिया। कई लोगों की निगाहें याफी और शियाओ युआन के बीच बार-बार घूमने लगी। बेशक अगर जियाओ युआन को पता चल जाए कि कुछ नीच लोग क्या सोच रहे हैं, तो वह शायद मौके पर ही मिस्टिक ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल कर देगा। आश्चर्यचकित भाव वाली याफी को देखकर शियाओ युआन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। आसपास की निगाहों को उसने अनसुना कर दिया। आखिर उसकी ताकत के आगे कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। अगर कोई मुश्किल व्यक्ति सामने आ भी जाता, तो वह उल्हाय से बीच में आने को कह सकता था। इसके अलावा यह मित्तल परिवार का इलाका था, जिसे शियाओ युआन लगभग अजय था। आत्मविश्वास होना घमंड की निशानी थी। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए चेहरे को देखकर याफी एक पल के लिए रुक गई, फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मनमोहक और दिल से निकली मुस्कान आ गई जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। फिर अपने गोरे और लंबे पैरों को तेजी से बढ़ाते हुए वो शियाओ युआन की ओर चल पड़ी। बहन याफी, बहुत दिनों बाद मिले। शियाओ युआन स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ा होकर इंतजार नहीं कर सकता था। वो तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास गया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सबके सामने याफी को गले लगा लिया। हाँ, बहुत समय हो गया, तुम तो मेरी उम्मीद से भी जल्दी आ गए। याफी ने शियाओ युआन से इतनी हिम्मत और खुलेआम अपने दावे को जाहिर करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने सुंदर चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा। अपने आलिंगन में याफी के कोमल शरीर को महसूस करते हुए और उसको मता के नीचे धड़कते दिल को और भी तेज, जियाओ युआन ने धीरे से याफी की जानी पहचानी खुशबू को सांसों में लिया। उसकी पलकें झुक गईं और उसकी बाहों में जकड़ी हुई याफी को थामे हुए हाथ ने थोड़ा और कस लिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि याफी सहज न हो, फिर भी उसे अपने लिए उसकी तरफ का एहसास हो। मेरी प्यारी बहन याफी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शियाओ युआन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और याफी के कान में फुसफुसाया। शाओ युआन की गर्म सांसों से उत्तेजित होकर याफी के चेहरे की लाली कई गुना बढ़ गई, जिससे उसका सुंदर चेहरा और भी मोहक लगने लगा। उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई और उसने भी आगे बढ़कर शाओ युआन की चौड़ी पीठ को गले लगा लिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से लगभग अवाक रह गए। आह, क्या ये याफी है? ये खूबसूरत लड़का कौन है? सभी के मन में तरह-तरह के विचार उमड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्हें याफी की मधुर हंसी सुनाई दी। मैंने भी तुम्हें याद किया। याफी को शाओ युआन की बाहों में एक नन्ही सी औरत की तरह सजी हुई ऐसे शब्द बोलते हुए देखकर कई लोगों का दिल टूट गया। कुछ समय बाद थोड़ी असहाय सी बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, हम क्या आप दोनों बाद में गले मिलने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढ सकते हैं? ये सुनकर याफी ने आखिरकार उस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा जो पहले शियाओ युआन के साथ था। उसने अपने कोमल शरीर को थोड़ा सा घुमाया, शियाओ युआन को इशारा किया कि वह उसे छोड़ दे और तभी दोनों धीरे-धीरे अलग हुए। ओह हाय, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अभी भी जरूरी काम निपटाने हैं। ये सुनकर जियाओ युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह, तुम्हें याद है? बूढ़े हाय ने गुस्से से भरे चेहरे और तिरस्कार भरी नजर से कहा। महिलाओं का असर केवल उसकी खेती की गति पर ही पड़ेगा। बेकार की चीजें। हे, हम बाद में मिल लेंगे। मुझे कुछ औषधीय सामग्री चाहिए। बहन याफी, आपको मेरी मदद करनी होगी। शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। याफी ने शाओ युआन के बगल में खड़ी हाय गोरों की ओर देखा। वह जानती थी कि यह बात करने का समय नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कमर मटकाते हुए मुड़ी और उसी दिशा में वापस चली गई जहां से वे आए थे। ऐसा लगता है कि अब आप इस नीलामी घर के प्रभारी हैं। शियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अफसोस, पूरी तरह नहीं। इस नीलामी घर के मुख्यालय की सारी शक्ति परिवार के उन बूढ़े लोगों के हाथों में है। यही उनकी आजीविका है। वे इसे यूं मुझे कैसे सौंप सकते हैं? यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी मुझे जबरदस्ती नियुक्त नहीं कर सकते। सच कहूं तो अभी मैं यहाँ सिर्फ एक पर्यवेक्षक हूं। याफी के चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। मित्तल परिवार के नियम काफी सख्त थे और परिवार के कई बुजुर्ग सदस्य अपनी सीमित शक्ति को बहुत महत्व देते थे। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी तेन शान को कुछ मामलों को संभालना काफी मुश्किल लगा। दरअसल याफी के लिए इतनी कम उम्र में अंडर का पद संभालना अपने आप में काफी उल्लेखनीय था। इतना ही नहीं, कुछ ही समय में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद उन्हें जल्दी अधिकारी के परिषद में स्थान मिल जाएगा। ये दूसरों की पदोन्नति की गति से कहीं अधिक तेज था। शाओ युआन की ओर देखते हुए याफी ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं इस जगह का पूरा प्रबंधन नहीं करती, लेकिन मेरे पास कुछ अधिकार तो हैं। आपको और इस बुजुर्ग महोदय को जो भी जरूरत होगी, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। मुझे अभी सिस्टर याफी पर पूरा भरोसा है, वरना उतरते ही मैं उल्हाय को सीधे तुम्हारे पास नहीं लाता। जियाओ युआन ने हाय गोरों की ओर देखा, जो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहा था, और हल्के से हंसते हुए कहा। हम। ये सुनकर याफी ने हल्के से सिर हिलाया, हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे कुछ गार्डों को विदा किया और उन दोनों को सीढ़ियों से ऊपर ले गई। वे परिवार के सम्मानित अतिथि हैं, अगर कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी। सीढ़ियां चढ़ने के बाद याफी ने नीचे खड़े कई पहरेदारों से कहा, जो एक दूसरे को देख रहे थे, बिना सिर घुमाए। ये सुनकर पहरेदार बहुत सचेत होकर पीछे हट गए। चुप रहे और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि जैसे ही तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, ऊपर की सीढ़ियों के कोने से लगातार कर्कश कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे याफी की नाजुक भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। जैसे ही भारी कदमों की आहट सुनाई दी, सीढ़ियों पर कई आकृतियां दिखाई दी। मुख्य अभिनेता, जिसकी उंगलियां फेंक के लगभग बराबर थी, अपने थोड़े पीले चेहरे और भावहीन आंखों से स्पष्ट रूप से अत्यधिक भोग-विलास का शिकार था। हालांकि इस व्यक्ति का शरीर विशेष रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली हल्की सी ऊर्जा से यह स्पष्ट था कि वह एक बलवान व्यक्ति था जिसने हाल ही में 2 मास्टर में प्रवेश किया था। क्षेत्र। इस समय उसकी निगाहें, जिनमें लालसा और वासना का हल्का सा भाव था, सीढ़ियों के नीचे खड़ी याफी पर टिकी हुई थी। इस ऊंचाई से देखने पर उसके शरीर की सुडौल आकृतियां एकदम उभर कर सामने आ रही थीं। ये देखकर उसकी आंखों में तीव्र इच्छा की एक झलक दिखाई दी और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ऊपर बैठे युवक के चेहरे में आए बदलाव को देखकर याफी का सुंदर चेहरा थोड़ा नाराज हो गया। उसने ऊपर देखा और युवक को ठंडी निगाहों से घूरा। उसकी गुलाबी आंखों में, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अब घोर घृणा झलक रही थी। हालांकि याफी के घृणा भरे चेहरे को देखकर युवक कुछ कह पाता, तभी शाओ युआन याफी के पीछे से निकल आया। उसने हथेली घुमाते ही एक बैंगनी सुनहरा कार्ड निकाला, फिर कलाई झटकते ही वह बैंगनी सुनहरा कार्ड एक धुंधली छवि में बदल गया और युवक की ओर उड़ गया। उसकी गर्दन पर एक छोटी सी लकीर बनाते हुए वह सीधे उसके पीछे की दीवार में जा घुसा और वहीं धंस गया। किस तरह का घटिया आदमी यहाँ रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? एक शब्द भी बोला तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम फिर कभी एक शब्द भी न बोल सको। बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड फेंकने के बाद जियाओ युआन ने ठंडे चेहरे और खौफनाक लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? ठंडे पसीने से तरबतर उस युवक ने दीवार में गहराई से गड़े हुए बैंगनी सुनहरे कार्ड पर एक नजर डाली, फिर दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मित्तल परिवार के कोई बड़े सदस्य या तुम्हारे परिवार के सदस्य मित्तल परिवार के बड़े सदस्य हैं? चलो उन्हें बुलाओ, चाहे वो ग्रैंड एल्डर ही क्यों न हो। अगर तेन शान आज यहाँ होता तो भी मैं तुम्हें 2 जोरदार थप्पड़ मारता। इतना कहकर शाओ युआन ने अपना वादा पूरा किया। वो पलक झपकते ही उस युवक के सामने आ गया और उसे 2 थप्पड़ मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। तुम्हारी वर्तमान शक्ति सचमुच अथाह होती जा रही है। याफी स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शाओ युआन की शक्ति असाधारण थी, लेकिन उसने अभी उसके तीव्र प्रहार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। इसलिए वह विस्मयबोध से भर उठी। कोई बात नहीं, मैं तो बस ठीक-ठाक ही हूँ। असली माहिर तो बूढ़ा हाय है। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो मुझे डर है कि वो उस बच्चे को सीधे मार ही डालता। शाओ युआन ने सिर हिलाया, बगल में बैठे हाय गोरों की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये युवती मित्तल परिवार से न होती तो मुझे लगता है कि तुम सबसे पहले मित्तल परिवार को ही ध्वस्त कर देते। बताओ, क्या मैं तुम्हें रोकता या नहीं? ये सुनकर हाय गोरों ने उस मूर्ख युवक से बहस करना उचित नहीं समझा। उसने बेमन से हंसते हुए जवाब दिया। हाय गोरों की प्रतिक्रिया सुनकर जियाओ युआन ने आप गलत है का भाव दिखाते हुए कहा, बूढ़े हाय की बातें अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। मैं तो 20 साल से कम उम्र का एक नौजवान हूँ, मेरे पास उस तरह की शक्ति नहीं है। बेहतर होगा कि तुम ऐसा ही करो। पिछले कुछ दिनों से शाओ युआन के साथ समय बिताने के बाद हाय गोरों ने भी युवाओं की तरह बोलने के कई तरीके सीख लिए थे। वह पूरी तरह हट जाने के साथ-साथ उसके चेहरे की झुर्रियां भी काफी कम हो गई थी, जिससे वह एक स्टाइलिश आकर्षक बुजुर्ग व्यक्ति बनने की राह पर स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा था। तुम निकम्मे लोग, यहाँ खड़े क्यों हो? इन्हें मार डालो। ठीक उसी क्षण नीचे से एक जोरदार धार सुनाई दी, जिससे शाओ युआन, याफी और हाय गोरों के चेहरों पर खिलती हुई मुस्कानें जम गईं। उन्होंने लोगों को मौत को गले लगाते देखा था, लेकिन किसी को भी मौत को गले लगाने में इतना दृढ़ निश्चय कभी नहीं देखा था। अपने अधीनस्थों के सामने 2 बार थप्पड़ खाने और फिर इतने अपमानजनक तरीके से उपहास किए जाने के बावजूद भले ही वह जानता था कि शाओ युआन की पहचान साधारण नहीं थी, फिर भी वह गुस्से में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर कई गार्डों के चेहरों पर कठिनाई के भाव दिखाई दिए। हम उन कुछ लोगों ने एक साथ सोचा। अभी शाओ युआन के हमले की गति इतनी तेज थी कि वे भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। इसके अलावा यह में सिर्फ एक परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य थी, भले ही वह अंतरिम वरिष्ठ सदस्य थी, फिर भी वह एक वरिष्ठ सदस्य थी और उनका दर्जा किसी भी तरह से उनके बराबर नहीं था। वे कभी भी आसानी से उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। बेकार, अपने अधीनस्थों को इतना हिचकिचाते देख युवक को और भी अधिक अपमान महसूस हुआ और वह क्रोध से दहाड़ उठा। कितना शोर है? शाओ युआन ने आवाज सुनकर अपना सिर हिलाया, हथेली घुमाई और कालीबर्फ की शक्ति बाहर निकली। पल भर में उसने उस युवक को घेर लिया और फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे कालीबर्फ की मूर्ति में जमा लिया। याफी आश्चर्य से देखती रही, उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे। तुरंत बाद उसने झुंझलाहट से भरी एक बुरी आवाज सुनी, धिक्कार है तुम पर, छोटे बदमाश, तुमने चुपके से वो 2 तकनीक सीखी जिस पर मैंने अभी अभिशोध किया था, सिर्फ देखकर। अध्याय 118 हाय लाओ पागल हो रहा है, लेकिन उसका मुझे अच्छा नहीं है। महोदय, ये सही नहीं है। मैंने लंबे समय तक निजी तौर पर अभ्यास किया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस देखकर सीख जाएं और करना सीख जाएं। जियाओ युआन ने बर्फ की मूर्ति में जमे हुए उस युवक को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुस्कुराते हुए हाय गोरों से बात की। ये सुनकर हाय गोरों बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी वह चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए सचमुच कुछ नहीं था। ये बहुत ही निराशाजनक था।
उसने आधे महीने से अधिक समय तक जिस नई तकनीक पर शोध किया था, जिसमें लोगों को उसके भीतर जमा देने के लिए संघनन बस दर्पण के समान तरीकों का उपयोग किया जाता था, उसे जियाओ युआन ने महज एक नजर में ही सीधे और रूप से दूर ला लिया था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान हाई गुरुंग ने वास्तव में शियाओ युआन को दो तकनीक का अभ्यास करते हुए नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में कहें तो जियाओ युआन ने अभ्यास तो किया होगा, लेकिन उसने उसमें ज्यादा मेहनत नहीं की थी। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने शियाओ युआन की असाधारण प्रतिभा को देखा था, फिर भी उसे इस बारे में बेहद असहज महसूस हुआ। जब उन्होंने शियाओ युआन की प्रतिभा को देखा, तो उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी अंतर मौजूद होते हैं। लेकिन तभी तीव्र दहशत से भरी एक तीखी आवाज गूंज उठी। क्या कोई महान दाव मास्टर विशेषज्ञ? क्योंकि शियाओ युआन की चाल से उसकी रोज की शक्ति का पता चल गया था, इसलिए गार्ड शियाओ युआन के सुंदर और युवा चेहरे को देखकर और उसके हाथ में मौजूद बैंगनी सुनहरे कार्ड को याद करके तुरंत समझ गया कि यह युवा मार्किन का प्रिय है, या फिर निश्चित रूप से एक प्रमुख शक्ति के परिवार का युवा सरदार था। यहाँ तक कि मित्तल परिवार के बड़े बुजुर्ग भी उनका सम्मान करते थे, वे और उनके स्वामी ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें उकसाया जा सके। ठीक है, इस बदसूरत चीज को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं अभी उसे मानना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि वह इतना समझदार होगा कि मुझे और कोई परेशानी न दे। शियाओ युआन ने उदासीनता से हाथ हिलाकर पहरेदार को जाने का इशारा किया। हे युवा स्वामी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। ये सुनकर गार्ड ने राहत की सांस ली, फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया और बाकी लोगों को रेलिंग के ऊपर से कूदकर ऊपर जाने का रास्ता साफ करने के लिए कहा। वाह, ये गार्ड तो काफी अच्छा है। ये देखकर जियाओ युआन ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए याफी से बात की। याफी की खूबसूरत आंखों में भी सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अब आप एक महान दो मास्टर बन गए हैं। उसने आश्चर्य से पूछा। हे मैं भाग्यशाली रहा और मुझे कुछ अवसर मिल गया। शियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए उसकी बातों पर सिर हिलाया। मुझे पहले लगा था कि इतनी जल्दी तुम्हारा मुझसे मिलने आना इस बात का संकेत है कि तुम अभी भी दो मास्टर में हो। वाह, लेकिन मुझे आपकी साधना की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। ये सचमुच अविश्वसनीय है। याफी मुस्कुराते हुए चली गई और अपने मुंह को ढांक लिया। उसके जाने में उत्पन्न हुई मनमोहकता ने शियाओ युआन को उस पल का भरपूर आनंद लेने पर मजबूर कर दिया। हे मैंने तुमसे मिलने आते समय कहा था कि मैं एक महान दो मास्टर बनूंगा और मैंने स्वाभाविक रूप से अपना वादा निभाया। शियाओ युआन मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनकी बातचीत के दौरान तीनों याफी के कार्यालय पहुंचे और बैठ गए। मित्तल परिवार के मुख्यालय में कुर्सियां बेहद शानदार थीं, उन पर बैठने से पूरे शरीर को बहुत अधिक आराम महसूस होता था। ये सभी अनजाने में सामने आए विवरण मित्तल परिवार की भयावह पारिवारिक विरासत को उजागर करते हैं। हालांकि असल में मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इस बारे में किसी और दिन बात करें, क्योंकि उस लड़के के वापस जाने के बाद वह निश्चित रूप से अपने दादाजी के सामने रोएगा और फिर वह बेहद सुरक्षात्मक बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से तुम्हारी ये मुसीबत खड़ी करने आएगा। याफी ने कुशलतापूर्वक शियाओ युआन और हाई गुरुंग के लिए गर्म चाय डाली, फिर बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। हे अगर वह बदमाश इतना ही अज्ञानी रहा तो अगर आज तेन शान यहाँ होता भी तो वह उनकी रक्षा नहीं कर पाता। इससे पहले कि शियाओ युआन कुछ कह पाती, बगल में खड़े हाई गुरुंग ने उसका उपहास उड़ाया। वो परिवार से मिली सीख उनके मन में अभी भी ताजा थी। अब दो भयानक प्रतिभाशाली व्यक्तियों शियाओ युआन और शियाओ यान को देखने के बाद हाई गुरुंग परिवार के उस अभिमानी और मूर्ख युवक को देखने के बाद परिवार की वर्तमान समस्याओं का कुछ हद तक अनुमान लगा सकता था। मित्र तेन शान अंततः केवल एक दो राजा था, परिवार पर उसका नियंत्रण निश्चित रूप से उसके हिंद सम्राट के बराबर नहीं था। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के बिना मित्तल परिवार अपने बुजुर्गों को खोने का जोखिम आसानी से नहीं उठा सकता था। हालांकि यह बात उस बुरे आदमी के लिए अनुचित लग सकती है कि वह लौटते ही बंदरों को चेतावनी देने के लिए एक मुर्गी को मार डाले, लेकिन अगर परिवार का मुखिया सचमुच इतना मूर्ख था तो बेहतर होता कि वह मर ही जाता। आखिरकार अगर आज कोई दूसरा दाव सम्राट आया होता तो ये घटना शायद मित्तल परिवार के लिए बहुत बड़ी आपदा लेकर आती। शायद यह एक बड़ी आपदा भी हो सकती है। इसलिए परिवार के मूर्खों को अक्सर सिखाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का समय आ गया था। ये सुनकर याफी दंग रह गई। उसने पहले ही देख लिया था कि हाई गुरुंग असाधारण था और शियाओ युआन ने भी कहा था कि वह एक सच्चा विशेषज्ञ है, लेकिन उसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति शायद दो किंग का विशेषज्ञ है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से ग्रैंडडर के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध का संकेत मिलता प्रतीत होता था। तेन शान और वह काफी जाना पहचाना लग रहा था। क्या वह ग्रैंडडर का दोस्त हो सकता है? उसके मन में थोड़ी गंभीरता झलक उठी और साथ ही याफी के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान भी आ गई। लगता है ये औषधीय सामग्रियां उस बूढ़े साहब के लिए हैं जिन्हें भाई युआन ढूंढ रहे हैं, है ना? चलो देखते हैं कि ये किस तरह की औषधीय सामग्रियां हैं। ये सुनकर शियाओ युआन ने शियाओ यान द्वारा लिखित बैंगनी आत्मा की गोली का नुस्खा याफी को सौंप दिया। हम ये लिखावट ये तो तुम्हारे छोटे भाई शियाओ यान की है ना? ये औषधीय सामग्रियां साधारण नहीं है, इनमें से कुछ की तो मैंने सिर्फ नाम ही सुने हैं। तुम दोनों भाई सचमुच एक से बढ़कर एक रहस्यमय हो। याफी ने थोड़ी जानी पहचानी लिखावट देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, ये वाकई शियाओ यान का नुस्खा है। शियाओ युआन ने हंसते हुए कहा, क्या ये सभी औषधीय सामग्रियां यहाँ मिल सकती हैं? ये सुनकर बगल में खड़ा हाई गुरुंग भी उत्सुकता से चिंतनशील याफी की ओर देखने लगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला था जिससे उसके राज्य की प्रगति पर असर पड़ सकता था। अपने कोमल हाथों से टुकड़ी को थामे हुए याफी ने कुछ देर सोचा, फिर से हिलाकर क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, इन सभी को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होगा। आखिरकार ये औषधीय सामग्रियां बहुत कीमती हैं। बाजार में लगभग हर एक की नीलामी में कम से कम 2 लाख रुपए मिलते हैं और फिर भी ये दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं हैं। याफी के बोलते ही हाई गुरुंग तुरंत निराश हो गया, जिससे साफ तौर पर उसकी निराशा झलक रही थी। जबकि शियाओ युआन ये जानते हुए कि याफी को अभी और भी कुछ कहना है, चिंतित नहीं था और शांति से बाकी की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। इन सभी को इकट्ठा करना वाकई मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सूची में मौजूद औषधीय सामग्रियों में से आधी को प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याफी ने सोचा। आधा भी चलेगा, खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है। शियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सुनकर याफी के खूबसूरत चेहरे पर अचानक एक चंचल मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जानकारी के अनुसार हमारा मित्र नीलामी घर इस सूची में शामिल 4 औषधीय सामग्री उपलब्ध करा सकता है। प्रत्येक भाग की कीमत 2.5 लाख से अधिक है, इसलिए इन 4 सामग्रियों के लिए कुल मिलाकर लगभग 10 लाख सोने के सिक्के लगेंगे। भाई युआन, मुझे याद है कि आपके कार्ड में अब इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरी प्यारी बहन याफी मुझे कुछ और पैसे क्यों नहीं देती? शियाओ युआन ने सिर हिलाया और हल्के से हंसते हुए जवाब दिया। ये शब्द सुनते ही याफी की खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी पत्नी कोमल उंगलियां आपस में गुंथ गईं और उसने थोड़ी उदासी के साथ कहा, भाई युआन, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा सारा दहेज चला जाएगा। हे कोई बात नहीं, आप जितना चाहे उतना हार सकते हैं। बूढ़ा श्रीमान हाई दुगना लौटा देगा, है ना? ये सुनकर शियाओ युआन मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और बगल में खड़े हाई गुरुंग से बात करने लगा। ठीक है, बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। तुम बहुत देर से मीठी-मीठी बातें कर रहे हो और मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हो। हाई गुरुंग उन दोनों युवकों की नोक-झोंक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अधीरता से हाथ हिलाया, फिर एक बेहद खूबसूरत बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड निकाला और लापरवाही से मेज पर फेंकते हुए कहा, छोटी बच्ची, जल्दी करो और मुझे दवाइयां लाकर दो। बस एक 2 लाख रुपए। मैं ये बुरा आदमी तुम दोनों छोटे बदमाशों को ठगने की घटिया हरकत नहीं करूंगा। जहां तक दहेज की बात है, अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। अगर मुझे सही याद है तो इस लड़के ने अभी तक अपनी सगाई भी नहीं तोड़ी है। हाई गुरुंग के शब्दों के अंत में उनके लहजे में थोड़ी शरारत झलक रही थी। शियाओ युआन ने निजी तौर पर हाई गुरुंग से नालंद यात्रा के बारे में कुछ बातें बताई थी। हे बूढ़े साहब वाकई असाधारण हैं। लगता है अब मुझे पिछली बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेज पर रखे बैंगनी सुनहरे रंग के कार्ड को देखकर जिस पर चांदी की सात लहरें बनी हुई थी, याफी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान झलक उठी। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों से निपटने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस तरह के बैंगनी सुनहरे कार्ड का उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कम से कम 2 किंग स्तर की शक्ति हो। ऐसा लगता है कि उस बुरे आदमी के बारे में उसका अनुमान काफी सटीक था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि उस बुरे व्यक्ति का शियाओ युआन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, इतना अच्छा कि शियाओ युआन के प्रति प्रेम के कारण वह खुद भी उस बुरे व्यक्ति का कुछ हद तक पक्ष में थी। याफी ने सावधानी से बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड उठाया और अपने कोमल हाथों से धीरे-धीरे उसकी सतह को छुआ। उसकी विशेष बनावट ने उसे तुरंत उसकी प्रामाणिकता का पता लगाने में मदद की। फिर उसने हल्के से ताली बजाई और एक आकर्षक नौकरानी तुरंत दरवाजे के बाहर से अंदर आ गई। जाओ और इन 4 औषधीय सामग्रियों को ठीक से पैक करो, फिर इन्हें लेकर आओ, जल्दी करो। याफी ने नौकरानी को कागज का एक टुकड़ा देते हुए जिस पर उसने लापरवाही से 4 औषधीय सामग्रियों के नाम लिखे थे, गंभीर भाव से निर्देश दिए। हाँ। नौकरानी ने आदरपूर्वक अभिवादन किया और फिर तुरंत पीछे हट गई। महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, औषधीय सामग्री तुरंत लाई जाएगी। जाती हुई नौकरानी को देखते हुए याफी ने सम्मानपूर्वक हाई गुरुंग से कहा, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे एक साधारण बूढ़े सज्जन की तरह समझो। तुम छोटी बच्ची अच्छी हो। हाई गुरुंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह याफी से काफी खुश था। चाहे याफी के मामलों को संभालने का तरीका हो या यह वस्तुनिष्ठ तथ्य कि उसने उस भयानक जीनियस को जीत लिया था। हाई गुरुंग को जियाओ युआन और युआन दोनों पर काफी कृपा प्राप्त थी। हे चिंता मत करो, बूढ़े श्रीमान हाई वास्तव में हमारे ही लोगों में से एक हैं। चूंकि हाई गुरुंग उन्हें इतना सम्मान दे रहा था, इसलिए शियाओ युआन स्वाभाविक रूप से अज्ञानी व्यक्ति नहीं था और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर याफी की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। शियाओ युआन के कहने का मतलब साफ था कि यह बुढ़ा हाई में से एक था, चाहे शियाओ युआन के लिए हो, उसके लिए हो या मित्र परिवार के लिए। इस बूढ़े श्रीहै की पहचान ये हो सकता है। ठीक इसी क्षण याफी को अचानक कुछ ऐसी जानकारी याद आई जिसकी उसने पहले जांच की थी। तो ये है वो मिस्टर हाई, मैं पहले अंधा था और आपकी पहचान नहीं कर पाया। याफी ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक कहा, यही एक कारण है कि मैं शुरू से ही अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। ये देखकर हाई गुरुंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर याफी को शांत होने का इशारा किया। ये बैंगनी सुनहरा कार्ड, कृपया इसे वापस ले लीजिए, श्रीमान है। श्रीमान है के बिना आज मित्तल परिवार का अस्तित्व ही नहीं होता। याफी किसी भी हालत में आपका पैसा स्वीकार नहीं कर सकती, श्रीमान है।
ये देखकर याफी ने बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड वापस लेते हुए गंभीर भाव से कहा, ठीक है फिर। याफी के चेहरे पर दृढ़ भाव देखकर हाई बोरोन ने भी लाचारी से सिर हिलाया और फिर बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड वापस अपने स्टोरेज में रख दिया। वो रुका और बोला, बताओ वो बदमाश और उसका समर्थक कौन थे? इतने सालों तक वापस न आने के बाद लगता है परिवार में काफी सारे परजीवी हैं। हम वो व्यक्ति जो पहले। ये सुनकर याफी ने एक पोती की तरह आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, जैसे कोई पोती अपने दादा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रही हो। फिर उसने हाई बोरोन के सवालों का एक-एक करके जवाब दिया। हे क्या काउंसिल के लोग इतने अनुशासनहीन हो गए हैं। वो निकम्मा तेन शान सचमुच निराशाजनक है। अभी मेरी पहचान जाहिर मत करो। मैं देखना चाहता हूं कि आजकल मृतक परिवार के अंदर का रवैया कैसा है। ये सुनकर हाई बोरोन ने उपहास के बिना नहीं रह सका। फिर उसने भविष्यवाणी की औषधीय सामग्रियों का मामला आसानी से नहीं सुलझेगा और याफी को निर्देश दिया। मैं और मिस्टर हाई के सभी निर्देशों का पालन करूंगा। याफी ने इस पर सिर हिलाया। फिर उसकी नजरें शियाओ युआन की ओर मुड़ी, जिसकी आंखों में मुस्कान भरी हुई थी और उसके चेहरे के भाव काफी नरम हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ युआन सचमुच परिवार के इस बुजुर्ग पूर्वज को वापस ले आएगी। इसके साथ ही परिवार के भीतर समर्थन के मामले में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। भविष्य में काम करना कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। वैसे तो जियाओ युआन सचमुच उसका भाग्य का सितारा था। जब भी वो आता था वह उसके लिए बहुत बड़ी मदद लेकर आता था। हाई बोरोन ने उन दोनों को एक दूसरे को शरारती निगाहों से देखते हुए देखा। अपने होंठ सिकुड़े और चुपचाप अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अब वह उन दोनों शरारती युवाओं की ओर नहीं देख रहा था। सौभाग्यवश कुछ ही समय बाद तेज कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे तीनों का ध्यान आकर्षित हुआ। औषधीय सामग्रियां कहां हैं? तेज कदमों की आहट सुनकर याफी ने नौकरानी की ओर देखा, जिसके हाथ खाली थे। उसने सोचा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरे श्रीमान हाई ने भविष्यवाणी की थी। फिर उसने अपनी कोमल भौहें सिकुड़कर गहरी आवाज में पूछा, युवा मिस याफी, औषधीय सामग्री को एल्डर लियो ने जबरन छीन लिया। उन्होंने कहा कि ये औषधीय सामग्री पहले से ही किसी के लिए आरक्षित थी और इन्हें दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। नौकरानी के गाल घबराहट से लाल हो गए थे और वह दबी आवाज में फुसफुसा रही थी, टकराना। ये सुनकर याफी का खूबसूरत चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना कोमल हाथ मेज पर पटका। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, उस बूढ़े आदमी, ये औषधीय सामग्रियां कई महीनों से गोदाम में पड़ी हैं। मुझे ये कैसे पता नहीं चला कि इन्हें किसी ने पहले ही आरक्षित कर लिया है। हे बूढ़े श्रीमान हाई, आप तो पैगंबर हैं। अंततः शाओ युआन को उसे पलटवार करने का मौका मिल गया। हे कोई बात नहीं, मैं इतने सालों से गायब था। वापस आकर और आवेग में आकर कुछ लोगों को मार डालने के बाद मैं अपनी गलतियों का हवाला देकर इस्तीफा दे सकता हूं और इस छोटी बच्ची के लिए रास्ता बना सकता हूं। हाई बोरोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसके लहजे का पहला हिस्सा बेहद ठंडा था और केवल दूसरे हिस्से में थोड़ी सी शरारत थी, जिससे शाओ युआन और याफी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी सचमुच असाधारण था। वह अपने आप को एक छोटे से नुकसान को भी सहन नहीं करने देता था। इसके तुरंत बाद एक बुरी और अभिमानी आवाज उन तीनों के कानों में पड़ी। हम याफी, तुम तो बस नामात्र के कार्यवाह कह रहे हो। ऐसे नखरे दिखा रहे हो, मेरे पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो। अगली अगर काउंसिल की बैठक शुरू होते ही मैं न्यायाधीश के समक्ष औपचारिक रूप से तुम्हारा पद समाप्त करने का प्रस्ताव रखूंगा। ये सुनकर कमरे में मौजूद तीनों लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अध्याय 119 शांत, मैं खुश नहीं हूं। दरवाजे से अंदर आने वाले कुछ लोगों को देखकर कमरे में मौजूद तीनों लोगों के चेहरे पर शांत भाव थे। उनकी निगाहें चारों ओर घूमी और समूह का नेतृत्व एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, जिसने आलीशान वस्त्र पहने हुए थे और जिसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसके पीछे पीला चेहरा लिए एक युवक और कई पहरेदार चल रहे थे। इस समय वो युवक कुर्सी पर बैठे शियाओ युआन को घृणा से घूर रहा था। एंड लियो, यदि आप इस तरह व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो न्याय परिषद में आपके महाभियोग का प्रस्ताव भी रखूंगा। याफी के सुंदर चेहरे पर शांत भाव दिखाई दे रहे थे, जिनमें जरा भी अधीरता नहीं थी। हे सिर्फ तुम्हारे साथ एक अस्थायी अदब। ये सुनकर लियो ने ताना मारा। फिर बगल में खड़े शियाओ युआन की ओर देखकर आगे कहा, शियाओ परिवार के बदमाश, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि ग्रैंड तुम पसंद करते हैं, तुम मेरे मध्य परिवार में घमंड कर सकते हो। आप एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ लाना मेरे मध्य परिवार के नियमों का उल्लंघन है। इन शब्दों का अंतर्निहित अर्थ स्पष्ट रूप से ये था कि लियो शियाओ युआन को जानता था और शियाओ युआन की पहचान के कुछ हिस्सों से अवगत था। अरे एक बाहरी व्यक्ति, एंड हाई, आपके अनुसार यहाँ वास्तव में अहंकारी कौन है? ये सुनकर शियाओ युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने अपने बगल में बैठे एंड हाई की ओर देखा। शायद गलती मेरी ही है। ये सुनकर किनारे पर धीरे-धीरे चाय पी रहे हाई बोरोन ने अपनी सफेद भौहें थोड़ी सी उठाई और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि उनके हाथों में पकड़े चाय के प्याले में रखी चाय तुरंत ठंडी ऊर्जा से गिरी बर्फ में जम गई। जब गार्ड ने पहले उन्हें इस मामले की सूचना दी, तो उन्होंने भी सोचा कि उनके पोते ने शायद किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया होगा जिसे नहीं उकसाना चाहिए था। लेकिन बाद में गार्ड द्वारा शियाओ युआन के रूप रंग का वर्णन करने के बाद उन्हें अचानक हुतान शहर के उस प्रतिभाशाली युवक की याद आ गई, जिसने ग्रैंड ने वर्षों पहले तमाम विरोधों के बावजूद निवेश किया था। शियाओ परिवार के आकार को देखते हुए स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना मृतक परिवार से नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जियाओ युआन महज भाग्यशाली था और उसने अपनी प्रभावशाली शक्ति केवल मृतक परिवार द्वारा प्रदान की गई दो तकनीक और साधना तकनीक के माध्यम से प्राप्त की थी। यही कारण था कि उसने अपने पोते को जमा लिया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह हाई बोरोन को समझ नहीं पा रहा था और इसलिए वह सीधे उसके दरवाजे पर मौत को गले लगाने आया था। अंदर प्रवेश करने के बाद लियो ने चुपके से हाई बोरोन का अवलोकन किया, लेकिन अपनी दृष्टि से वह हाई बोरोन की वास्तविक गहराई को समझ नहीं पाया। इस प्रकार उसकी अज्ञानता निरता में बदल गई और वह उससे कम सतर्क हो गया। अंततः यदि प्रतिद्वंदी दो लिंग या दो किंग स्तर का होता, तो उसे ऊर्जा के कुछ उतार-चढ़ाव का पता चल जाना चाहिए था। लेकिन अब लियो की अनुभूति में हाई बोरोन के आसपास ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं दिख रहा था। इस घटना के केवल दो ही कारण हो सकते थे। पहला, प्रतिद्वंदी एक दो सम्राट स्तर का शक्तिशाली योद्धा था जो दो किंग से भी अधिक शक्तिशाली था। दूसरा, प्रतिद्वंदी की शक्ति इतनी कम थी कि उसके भीतर रोजी की उपस्थिति को महसूस करना कठिन था। हालांकि लियो जियामा साम्राज्य में दो सम्राटों के शक्तिशाली शासकों से खुले तौर पर परिचित होने के योग्य नहीं थे, फिर भी वे उनसे पहले मिल चुके थे। दुर्भाग्य से उन दो सम्राटों में से कोई भी उनके सामने मौजूद हाई बोरोन जैसा शक्तिशाली शासक नहीं था। इसलिए ये स्पष्ट था कि इस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति दूसरी श्रेणी की ही होनी चाहिए। लियो के बढ़ते हुए अहंकारी भाव को देखकर जियाओ युआन ने निराशा में अपना सिर हिलाया और फिर उदासीनता से कहा, एंड लियो, हालांकि मैं जानता हूं कि आप मेरे प्रति मृतक परिवार और मेरे पीछे के शियाओ परिवार के रवैये का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपके प्रदर्शन से बहुत निराश हूं। मैं 2 साल के भीतर दो जीटी से ग्रेड 2 मास्टर बन गया। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि मैं 2 साल में दो किंग का आभास नहीं बनूंगा? या फिर आप ये कह रहे हैं कि बदमाशी जल्दी कर लेनी चाहिए, ये सोचकर कि मैं बाद में आपसे हिसाब नहीं लूंगा? तो फिर आपकी योजना काफी अच्छी है। मुझे पुराने हिसाब किताब उठाना पसंद नहीं है, खासकर जब मेरे पास उन्हें मौके पर ही निपटाने की क्षमता हो। आपके पोते की बात करें, जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और जिसकी ज़बान भी साफ नहीं है। मुझे लगता है कि उसे फ्रीज करके आपने उसे जीने का मौका दे दिया था। आप इस बदमाश को यहाँ मौत के मुंह में धकेलने पर क्यों तुले हुए हैं? हे इस लड़के की प्रतिभा तो बुरी नहीं है, पर थोड़ा घमंडी जरूर है। अगर मेरे मृतक परिवार की मदद न होती, तो तुम आज इस मुकाम पर कैसे पहुंच पाते? इस बूढ़े को धमकाने से पहले तुम्हें कम से कम डकिंग के स्तर तक तो पहुंच जाना चाहिए था। अभी तुम इस बूढ़े की नजर में इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर लियो ने उपहास किया और फिर कहा, आज ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे बड़ों की ओर से इस बदमाश को सबक सिखाएगा, जिसे आकाश और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। इसके साथ ही वो सचमुच आगे बढ़ा और शियाओ युआन की दिशा में तेजी से दौड़ा। ये देखकर याफी की आंखें थोड़ी कांप उठी, लेकिन ये जानते हुए कि वो सम्राट वंश का एक शक्तिशाली सदस्य हाई बोरोन शियाओ युआन के बगल में था, वह शियाओ युआन की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी। दूसरी ओर जियाओ युआन पूरी तरह शांत था और अपनी चाय पीता रहा। टकराना। अगले ही क्षण शियाओ युआन के चारों ओर अचानक घनी ठंडी ऊर्जा प्रकट हुई। एक तीव्र प्रवाह के बाद ये जमने लगी और धीरे-धीरे एक विशाल बर्फ का ताबूत बन गई। लियो की आकृति उसके भीतर स्थिर हो गई और धीरे-धीरे उसकी आंखों में भय प्रकट होने लगा। उसे इतनी आसानी से वश में करने के लिए ये बूढ़ा व्यक्ति शायद एक शक्तिशाली दाव सम्राट रहा होगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? शियाओ परिवार के इस बिगड़े लड़के को अपने साथ चलने के लिए एक शक्तिशाली दाव सम्राट कहां से मिल गया? जाओ उस निकम्मे तेंग शान को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। हाई बोरोन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गर्म चाय की प्याली नीचे रखी और उदासीनता से कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कौन बुलाएगा, लेकिन उनके पीछे आया सहज रूप से पीछे हट गया और ग्रैंड को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। जहां तक हाई बोरोन के ग्रैंड को संबोधित करने के तरीके की बात है, उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं दिखती थी। हालांकि वह कमजोर था, फिर भी उसमें कुछ विवेक था। दो लिंग स्तर के विशेषज्ञ एडलियो को इतनी आसानी से वश में कर लेने की क्षमता से पता चलता है कि इस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति या तो किसी दो सम्राट या फिर किसी उच्च कोटि के राजा के बराबर थी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के शब्दों पर सवाल उठाना उसके लिए उचित नहीं था। कमरे में मौजूद अन्य गार्ड और ली नामक युवक ने लियो को देखा, जो बर्फ की मूर्ति की तरह जम गया था। उनके चेहरे रात जैसे पीले पड़ गए थे और आतंक से भरे हुए थे। कमरे में ठंडी ऊर्जा काफी घनी थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे चिल्लाती गर्मी में किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों और अपना बंद न कर पा रहे हों। याफी केवल एक दो प्रैक्टिशनर थी और स्वाभाविक रूप से हाई बोरोन की ठंडी की लहर का सामना नहीं कर सकती थी। हालांकि हाई बोरोन के हमला करते ही शियाओ युआन ने याफी को खींच लिया और उसके शरीर पर अपनी रहस्यमय बर्फीली डोजी का प्रयोग कर दिया। अपने शरीर पर हल्की सी ठंडक और आराम महसूस करते हुए याफी ने अपनी आंखें से खोली। अगर माहौल अनुकूल न होता तो वह जोर से कराह उठती। गर्मी के मौसम के बीचों बीच इस तरह की ताजगी का अनुभव होना वाकई एक बेहतरीन अनुभव था। जहां तक हाई बोरोन के कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों की बात है, याफी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मृतक परिवार में हाई बोरोन की सच्चे नेता थे। आजकल मृतक परिवार में हाई बोरोन की पीढ़ी के याओं से भी बड़े अधिकांश सदस्य अपर्याप्त शारीरिक शक्ति के कारण स्वाभाविक रूप से देहांत हो चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि मृतक परिवार में अब हर कोई हाई बोरोन का जूनियर था। उसने जो कुछ भी कहा वही हुआ, किसी को भी उसका खंडन करने का अधिकार नहीं था।
इसके अलावा हाई बोरोन की तुलना में मित्र तेंशान वास्तव में काफी निम्न स्तर का था। हालांकि केवल 5 मिनट के इंतजार के बाद एक शक्तिशाली आभा तेजी से कमरे की ओर बढ़ने लगी। इस परिचित आभा को महसूस करते हुए ज़ियाओ युआन ने भी अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। ग्रैंड एल्डर तेंशान आ गया है। जैसे ही उसके विचार स्थिर हुए, एक आकृति अचानक अंदर आ गई और सीधे हाई बोरोन के सामने खड़ी हो गई। बड़े हाई, क्या सच में आप ही हैं? भव्य वस्त्रों में सजे मित्र तेंशान की आंखों में अब आंसू थे। उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से हाई बोरोन को देखा। उनका फैला हुआ हाथ हवा में लटका हुआ था। हाई बोरोन की बाहों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन इस डर से कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक ब्रह्मास्त्र है, जो स्पर्श मात्र से चकनाचूर हो सकता है। क्या तुम निराश हो कि मैं मरा नहीं? हाई बोरोन की शक्ति के थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। एंड हाई, आप क्या कह रहे हैं? जब आप गए और वापस नहीं लौटे, तो मैंने अपनी लगभग सारी शक्ति लगा दी, लेकिन मुझे आपका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने तो कुछ हद तक बेतुके ढंग से आपको ढूंढने की उम्मीद इस छोटी सी शाओ युआन पर भी टिका दी थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच में जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ये सुनकर अपने आलीशान वस्त्रों में सजे मित्र तेंशान ने उत्साहित भाव से कहा। इतना कहकर उसने शाओ युआन की ओर देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव थे। ये निवेश निसंदेह उनके जीवन में किया गया सबसे सही और सबसे अधिक लाभ देने वाला निवेश था। उस समय कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं कई सालों तक एकांत में रहा, लेकिन इस छोटे से साथी की बदौलत अब सब ठीक है। हाई बोरोन मुस्कुराया, फिर संक्षेप में और स्पष्ट रूप से समझाया। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मित्र तेंशान हाई बोरोन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, इसलिए सुनकर उसने कोई और जानकारी नहीं मांगी, बल्कि खुशी भरे भाव से उस वाक्य को दोहराया। लेओ की बात करें तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तेंशान, इतने वर्षों के बाद तुम एक शक्तिशाली दाव बन गए हो। तुमने मित्र परिवार की भारी जिम्मेदारी बखूबी संभाली है। मूल रूप से मेरी योजना थी कि तुम मित्र परिवार का प्रबंधन जारी रखो, लेकिन अब मुझे हस्तक्षेप करना होगा। जब हाई बोरोन बोल रहा था, तो उसके चेहरे के भाव थोड़े ठंडे हो गए। बड़े हाई, आप पहले से ही परिवार के मुखिया हैं, हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी हो, बस व्यवस्था कर दीजिए। ये सुनकर मित्र तेंशान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और आदरपूर्वक कहा। ये दृश्य देखकर लीले और बाकी सभी लोगों का दिल बैठ गया। धिक्कार है, क्या वे कबीले के मुखिया से पंगा ले रहे थे? हम, चूंकि आपने इसे इस तरह कहा है, तो मैं आखिरी बार अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा। ये सुनकर हाई बोरोन ने अपना हाथ हिलाया और ठंडी ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसने लीली को भी बर्फ के ताबूत में जमा लिया। आपको मो परिवार के मामले के बारे में तो पता ही होगा, है ना? मो चेन की हत्या शियाओ युआन ने की थी। हाई बोरोन ने कुछ असंबद्ध ढंग से कहा। उफ, उसने यह अकेले किया। ये सुनकर मित्र तेंशान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने आश्चर्य भरे भाव से कहा। हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। हाई बोरोन ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा। शियाओ युआन ने मुझे उससे किए गए आपके कुछ वादों के बारे में बताया, लेकिन लगता है कि आपने उन्हें पूरा नहीं किया है। वो लड़की चीजों को अच्छे से संभालती है, उसके कार्यवाह के पद से कार्यक्षम हटाया जा सकता है। इस बार शियाओ युआन के साथ नीलामी घर जाने का मकसद कुछ औषधीय सामग्री खरीदना है। ये दो छोटी-छोटी बातें उस लड़की को परेशान कर रही हैं। अगर इस बार शियाओ युआन के पीछे नीलामी घर जाने वाला मैं नहीं होता, बल्कि कोई और शक्तिशाली दाव सम्राट होता, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होता? हालांकि हाई बोरोन के शब्द असंबद्ध लग रहे थे, फिर भी मित्र तेंशान ने हाई बोरोन द्वारा व्यक्त की जाने वाली अर्थ को समझ लिया। शियाओ युआन की अपनी युद्ध शक्ति, जो एक 5 सितारा रोलिंग को मारने में सक्षम है, और एक शक्तिशाली दो सम्राट साथी के साथ, यदि मित्र परिवार आज उसे नाराज करता है, तो यह निसंदेह एक शक्तिशाली सहयोगी को दूसरे परिवार की ओर धकेल देगा। या फिर की बात करें तो मित्र तेंशान की सूझबूझ अच्छी थी। अगर याफी को सचमुच चुनना ही पड़े, तो वह निश्चित रूप से शियाओ युआन को ही चुनेगी। सबसे अच्छा नतीजा ये होगा कि शियाओ युआन सीधे तौर पर याफी को मित्र परिवार के भीतर की असहमति को दूर करने में मदद करेगी। अगर सबसे बुरा हुआ तो ज़ियाओ युआन सुंदरता के लिए क्रोधित हो जाएगा और मित्र परिवार से लड़ते हुए अपना रास्ता बनाएगा। ओह, इसके परिणाम तो अकल्पनीय ही थे, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, लियो और उनके पोते की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। महागुरु जी, आज के विषय में मुझे आपसे कुछ कहना है। एंड लियो ने अभी कहा कि मैंने मित्र परिवार में एक महत्वपूर्ण पद पर एक बाहरी व्यक्ति को नियुक्त किया है। मैं सोच रहा था कि एल्डर हाई बिना बाहरी कैसे हो सकते हैं, या क्या परिवार के मुखिया एल्डर हाई को भूल चुके हैं? जैसे ही मित्र तेंशान अपने मन में फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा था, शियाओ युआन की खिलखिलाती आवाज ने उसे तुरंत अपना मन बना लेने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा कुछ हुआ था? ये सुनकर मित्र तेंशान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने गहरी आवाज में पूछा। महादेवी, इस कमरे में मेरे पास एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल बॉल है। इसे देखते ही आपको पता चल जाएगा। याफी ने भी ऐसा ही किया। कमरे के कोनों में लगी हुई 4 क्रिस्टल गेंदों की ओर इशारा करते हुए कहा। हे, ये वाकई दिलचस्प है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि अब ये परिवार किस रूप में विकसित हो गया है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस परिवार में प्रवेश करने के लिए भी दूसरों के हाव भाव देखना जरूरी हो गया है। ये सुनकर हाई बोरोन भी मुस्कुराया, लेकिन इस मुस्कान को देखकर मित्र तेंशान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। लियो, इन दोनों ने वाकई युवा मित्र शियाओ युआन और एल्डर हाई को अपमानित किया है। ये मौत के लायक है। मित्र तेंशान ने उदास चेहरे से कहा, लेकिन तुरंत ही उसने विषय बदलते हुए कहा। एल्डर हाई, क्या आप इन दोनों को मेरे हवाले कर सकते हैं ताकि मैं इन्हें निपटा सकूं? जैसा आप चाहें। वर्तमान मित्र परिवार, हाई बोरोन ने बीच में ही बोलते हुए फिर टेलीपैथिक संचार में बदलते हुए मित्र तेंशान से कहा। हाई बोरोन के बिना तो ये परिवार चल सकता है, लेकिन शियाओ युआन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोना नहीं चाहता। क्या आप समझते हैं? हाई बोरोन के मूल्यांकन को सुनकर मित्र तेंशान ने आश्चर्य का भाव दिखाया, लेकिन फिर भी गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जी हां एल्डर हाई, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी वापसी की खबर जल्द ही शाही महल में बैठे उस बुरे राक्षस तक पहुंच जाएगी। चूंकि तुम यहां हो, तो औषधीय सामग्री लाने में मेरी मदद करना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। मैं उस बुरे राक्षस से पिटना नहीं चाहता। हल्का सा सिर हिलाते हुए हाई बोरोन ने धीरे से कहा। जी हां, मैं अभी चलता हूं। ये सुनकर मित्र तेंशान ने सिर हिलाया और तुरंत बर्फ के 2 टुकड़े लेकर बाहर चले गए। उसके इशारे पर पहरेदार भी उसके पीछे-पीछे हट गए। हे एल्डर हाई सचमुच राजी हैं। क्या एक शक्तिशाली दाव सम्राट ऐसा ही होता है? ये सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। शियाओ युआन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हे बदमाश, बस करो। अगले 3 से 5 सालों में शायद मैं भी तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं रहूंगा। ये सुनकर हाई बोरोन हल्की सी मुस्कुराया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ये भी एक ऐसा उदाहरण है जहां छात्र ने गुरु को पीछे छोड़ दिया है। ये सब एल्डर हाई के उत्कृष्ट मार्गदर्शन की बदौलत संभव हुआ है। ये सुनकर शियाओ युआन हंस पड़ी और उसकी प्रशंसा करने लगी। मैंने तुम्हें ज्यादा मार्गदर्शन नहीं दिया, भले ही तेंशान ने तुम्हें वो जादुई बर्फ न दी हो। अगर आप साधना तकनीक में माहिर हैं, तो शायद आपने अन्य साधना तकनीकों को प्राप्त करने का भी कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, है ना? मैं बस ये नहीं चाहता कि आप भविष्य में क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के सदस्य बने। ये सुनकर हाई बोरोन ने अपना सिर हिलाया और मुंह बना लिया। ऐसा नहीं था कि उनमें सहनशीलता की कमी थी, लेकिन वो परिवार की घटना उनकी आंखों के सामने हुई थी और वह वास्तव में मित्र परिवार के भविष्य के बारे में मजाक नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा लियो के शब्द वाकई दिल दहला देने वाले थे। अध्याय 120 विवाह। ओह, वैसे एल्डर हाई, इस बारे में बात करते हुए मैं शाही राजधानी पहुंच गया हूं और अब नालन परिवार से सगाई होने का समय हो गया है, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है और मास्टर नालन जी एक शक्तिशाली दाव किंग है। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। अगर एल्डर हाई को कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? शियाओ युआन ने अचानक कहा। तुम डरे हुए? हाई बोरोन की भौहें उसके शब्दों पर तन गईं और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह झूठा हो। इस बच्चे ने रानी मेडुसा से दिग्गज वाला छीन ली। साहस के मामले में इस जावा साम्राज्य में शायद ही कोई इससे अधिक साहसी हो, है ना? आप जानते हैं एल्डर हाई, मैं तो बस एक साधारण महान मास्टर हूं। एक शक्तिशाली दो किंग बनना मेरे लिए बेहद आकर्षक है। ज़ियाओ युआन ने बेबसी से आह भरी। हाई बोरोन ने शियाओ युआन की हरकतों को उदासीन भाव से देखा। अगर कोई और ऐसा कहता तो वह उस पर विश्वास कर लेता। अगर ज़ियाओ युआन ने ऐसा कहा होता, तो वह एक भी विराम चिन्ह पर विश्वास नहीं करता। इतना ही नहीं, शियाओ युआन का एक बेहद शक्तिशाली छोटा भाई भी है, जो नाजुक समय में कम से कम 5 सितारा 2 सम्राट के बराबर शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ तक कि वह बर्फ का सम्राट, जो लंबे समय से प्रसिद्ध है, भी शियाओ युआन की सफेद दिव्य ज्वाला से काफी सावधान रहता है। इसके अलावा दिव्य ज्वाला से संपन्न छठे दर्जे के रसायन के रूप में उनकी क्षमता और महत्व भूमि से भी कहीं अधिक है। यहाँ तक कि डोजो के किसी शक्तिशाली योद्धा को भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। इसके अलावा ज़ियाओ युआन का क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के यूनियन के साथ स्पष्ट रूप से एक सामान्य संबंध है। अगर आप इस बारे में गहराई से सोचें, तो ज़ियाओ युआन के पीछे 2 शक्तिशाली दाव सम्राट खड़े हैं। पूरे जावा साम्राज्य में शायद ही कुछ ही लोगों की ऐसी पृष्ठभूमि रही होगी। यही कारण है कि हाई बोरोन ने पहले मित्र तेंशान से कहा था कि भले ही मित्र परिवार उसे बर्फ के सम्राट को खो दे, वे शियाओ युआन को नहीं खो सकते। क्योंकि शियाओ युआन के साथ खड़े होने से कम शियाओ युआन की कुछ दोस्ती तो मिल ही जाएगी और वही कुछ स्तरीय कीमियागर है जो छठे दर्जे की औषधीय गोलियां बनाने में सक्षम है। लेकिन अगर कोई शियाओ युआन के विरोधी पक्ष में खड़ा होता, तो उसे अंदर ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता। इसके अलावा शियाओ युआन की अद्भुत प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए और शियाओ युआन ने ही उसे अपनी काफी ताकत वापस पाने में मदद की थी। इसलिए वह इस बार शियाओ युआन के अनुरोध को अवश्य मान लेगा। हम, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाई बोरोन ने शियाओ युआन की उत्सुक आंखों को देखा, असहाय होकर मुंह बनाया और उदासीनता से कहा। हे, तो आपका पहले से ही धन्यवाद एल्डर हाई। ज़ियाओ युआन भी जानता था कि हाई बोरोन उससे जरूर सहमत होगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नालन परिवार की बात करें तो वे आजकल काफी मुश्किल में हैं और बहुत परेशान हैं। ये सुनकर याफी अचानक मुस्कुराई और बात को अपने हाथ में ले लिया। ओह, क्या हुआ? खबर सुनकर ज़ियाओ युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार नालन परिवार के मुखिया नालन ने कुछ साल पहले एक अत्यंत विषैले 5 रैंक की राक्षसी जीव ब्रांड पॉइजन पाइथन से लड़ाई की थी। हालांकि उन्होंने अंततः उसे मार डाला, लेकिन दुर्भाग्य से उस जीव ने उनके शरीर में एक भयानक जहर ब्रांड पॉइजन इंजेक्ट कर दिया।
आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड पॉइजन पाइथन द्वारा रैंक 6 के राक्षसी जीवों को जहर देकर मार डालने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर इनकी संख्या इतनी कम न होती तो महाद्वीप के कई शक्तिशाली जीव इस जहर से चौंक जाते या फिर आंखें से रोते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये ब्रांड पॉइजन है? इससे संक्रमित होना तो दो सम्राटों के लिए भी बेहद खतरनाक है। ये सुनकर उनके बगल में खड़े हाई बोरोन, जो स्पष्ट रूप से इसके बारे में काफी जानकार थे, ने गंभीर भाव से कहा, बिल्कुल। या फिर ने सिर हिलाया और आगे कहा, इन वर्षों में अपनी शक्तिशाली दोनों शक्ति के बल पर मास्टर नाले ने इस विश्व को दबाते रहे हैं। हालांकि समय बीतने के साथ इस विश्व का प्रभाव और भी प्रबल होता गया है। अभी 2 दिन पहले ही उनके शरीर में छिपा हुआ ब्रांड विषांतता पूरी तरह से फूट पड़ा और इस विस्फोट के कारण 2 किंग स्तर की शक्ति वाले मास्टर नालन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अब पूरा नालन परिवार अफरा तफरी में है और मदद के लिए रसायन शास्त्रियों की तलाश कर रहा है। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो उसके लिए सगाई तोड़ना मुश्किल होता। कहीं ऐसा न हो कि वह नालन जी को क्रोधित करके मार डाले। बहन या फिर मुझे इस तरह दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है। वैसे क्या नालन यारान क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की युवा संप्रदाय प्रमुख नहीं है? वह गुही से किसी रसायन को ढूंढने के लिए कह सकती थी। ये लोग हर जगह रसायनों की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे गुही से भी अधिक शक्तिशाली हों? ज़ियाओ युआन ने कुछ देर सोचा फिर पूछा। नालन यारान बेवकूफ नहीं है, उसने पहले ही पूछ लिया था, लेकिन वही ब्रांड पॉइजन को नहीं हटा सका। इस तरह का जहर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हड्डियों और यहाँ तक कि असली मज्जा में भी गहराई से समा जाता है। कोई भी दवाई से नहीं हटा सकती। सिर हिलाते हुए याफी ने खेद से कहा, अगर गुही कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे रसायन शास्त्रियों को खोजने का क्या फायदा? ज़ियाओ युआन ने जोर से पूछा, लेकिन मन ही मन वो समझ चुका था कि नालन जी की ब्रांड पॉइजन से निपटना शायद उसे खुद ही करना होगा। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आप सीधे नालन में जाकर पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे आपके अच्छे इरादों को दुर्भावना समझेंगे, है ना? याफी ने अफसोस से सिर हिलाया और फिर कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, स्पष्ट ज़ियाओ युआन के दृष्टिकोण से याफी की भी नालन परिवार के बारे में राय बहुत अच्छी नहीं थी। वैसे मैंने सुना है कि नालन यारान द्वारा सगाई तोड़ने में मास्टर नालन का कोई खास हाथ नहीं था। दरअसल बाद में मास्टर नालन ने गुस्से में नालन यारान को कई बार घर से निकाल दिया था। हालांकि हमेशा के लिए नहीं था, याफी ने आगे कहा। वाह, ये सुनकर तो लगता है मास्टर नालन अच्छे इंसान हैं। अगर ऐसा है तो मैं नालन हवेली जाकर देख लेता हूं। ज़ियाओ युआन ने अपनी ठुड्डी से हिलाते हुए सिर हिलाया। ये यात्रा मुख्य रूप से 7 मायावी नीली आत्मा के लिए थी। आखिर बुरी याओ के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, आत्माओं के हॉल के सदस्यों से सामना होने पर उन्हें मारने या पकड़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि और याओ की आत्मा शक्ति को पहले ही पूर्णतः बहाल किया जा सकता तो साधारण लोग शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। आखिरकार वह महाद्वीप के एक शीर्ष स्तर की कीमियागर की आत्मा थी, एक भी दो शक्ति का धनी व्यक्ति। वैसे जब मैं उस समय परिवार का मुखिया था तब मैंने नालन परिवार और शियाओ परिवार के बारे में कुछ बातें सुनी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कई दशकों बाद यह इस वर्तमान स्थिति में बदल जाएगा। हाई बोरोन ने भावुक होकर बदल से कहा। हालांकि एक शक्तिशाली दाव सम्राट होने के नाते उन्होंने दाव राजाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार समान पद के लोगों के साथ अभ्यास करने से उसकी शक्ति में सुधार हो सकता था। निचले पद के लोगों के लिए वो केवल परिवार के भीतर के 2 राजाओं के साथ ही अभ्यास करता था और उनकी साधना में मार्गदर्शन करता था। एंड हाई दबा आ गई है। कमरे में प्रवेश करने से पहले ही मित्र तेंशान की उत्सुक आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद ज़ियाओ युआन और अन्य 2 लोगों ने देखा कि मित्र तेंशान आलीशान वस्त्र पहने हुए और अपनी बाहों में 4 जेब से लिए हुए उत्साह से अंदर की ओर दौड़े। फिर उसने ज़ैद के बक्सों को मेज पर रखा, उन्हें कतार में लगाया और उन सभी को खोल दिया। हम गुणवत्ता तो बढ़िया है, मित्र परिवार के लायक। ज़ियाओ युआन की नजर उन पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके बगल में बैठे हाई बोरोन ने उनकी ओर देखा और संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई। इन औषधीय सामग्रियों की मदद से वह अपनी ताकत वापस पाने के एक कदम और करीब आ गया था। बुरा नहीं है, हाई बोरोन ने मित्र तेंशान से मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि एंड हाई को इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली औषधीय सामग्री उपलब्ध करानी होगी। एंड हाई को और क्या चाहिए? मैं लोगों को उन्हें लाने का प्रबंध कर दूंगा। ये शब्द सुनकर मित्र तेंशान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने गंभीरता से कहा। इससे पहले कि हाई बोरोन कोई विनम्र शब्द कह पाता, ज़ियाओ युआन द्वारा दी गई पर्ची मित्र तेंशान को सौंप दी और फिर कहा, महाराज, तो मैं आपसे इस नुस्खे के अनुसार औषधीय सामग्री एकत्र करने का अनुरोध करता हूं। यह एंड हाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर मित्र तेंशान ने नुस्खा उठाया, उस पर एक नजर डाली और पाया कि उनमें से कई छठी दर्जे की औषधीय गोलियों को तैयार करने की सामग्रियां थी। वो तुरंत समझ गया कि यह औषधीय गोली निश्चित रूप से हाई बोरोन के लिए है और उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। एंड हाई, निश्चिंत रहिए, 3 दिनों के भीतर इस नुस्खे में उल्लिखित औषधीय सामग्रियां निश्चित रूप से आपके हाथों में पहुंचा दी जाएंगी। गंभीर भाव से वादा करने के बाद मित्र तेंशान ने नुस्खा एक तरफ रख दिया। फिर उसका चेहरा बदल गया और वह अजीब तरह से हंसते हुए बोला, एंड हाई, आप परिवार में वापस आकर क्यों नहीं रहने लगते? मैं इतने सालों से आपका कमरा साफ करता आ रहा हूं। हाई बोरोन के चेहरे पर इन शब्दों को सुनकर थोड़ी नरमी झलक गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अभी नहीं, मैं लंबे समय से शाही राजधानी नहीं लौटा हूं, इसलिए मैं आसपास घूमना चाहता हूं। ठीक है एंड हाई, आप जब चाहे वापस आ सकते हैं। मैं आपके कमरे और आंगन की देखभाल के लिए लोगों को भेज दूंगा, मित्र तेंशान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हाई बोरोन ने शब्दों पर सिर हिलाया। ओह, वैसे ज़ियाओ युआन, याफी ने मुझसे आपके शियाओ परिवार के पुराने घर को वापस खरीदने में मदद करने के लिए कहा है। किसी ने उसे साफ सुथरा कर दिया है, इसलिए आप आज रात ही उसमें रहने जा सकते हैं। मित्र तेंशान ने फिर ज़ियाओ युआन से कहा। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने भी कुछ आश्चर्य के साथ अपने बगल में बैठे याफी की ओर देखा। इस समय याफी ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद बहन याफी और बड़ी जीजाजी, आज से मेरा शियाओ परिवार और मित्र परिवार सबसे अच्छे सहयोगी होंगे। हाँ हाँ, शायद कुछ समय बाद हम सब समझा कर लें, लेकिन इस मामले पर मेरे पिताजी को आकर बड़ी जीजाजी से बात करनी होगी। हालांकि ज़ियाओ युआन एक बात की गारंटी देता है, भविष्य में मित्र परिवार पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली व्यापारिक परिवार बनेगा। ज़ियाओ युआन ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, याफी को कोमल निगाहों से देखा, फिर बड़ी जीजाजी की ओर देखा। तेंशान ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गंभीरता से कहा। ये सुनकर मित्र तेंशान और हाई बोरोन दोनों के चेहरे पर जैसी मुस्कान आ गई। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ज़ियाओ युआन शेखी बढ़ा रहा है। जब तक ज़ियाओ युआन ऐसा कह रहा है, कम से कम इस जियामा साम्राज्य में मित्र परिवार बिना पतन के कई सौ वर्षों तक कायम रह सकेगा। तब तक मित्र परिवार की संपत्ति और भी बढ़ जाएगी और उनके लिए और भी मजबूत होना आसान हो जाएगा। और याफी को शाओ युआन द्वारा बताए गए वैवाहिक गठबंधन की अधिक चिंता थी। हालांकि यह न मात्र का पारिवारिक वैवाहिक गठबंधन था, लेकिन वास्तव में वह शाओ युआन एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा वैवाहिक गठबंधन उसके लिए और परिवार के लिए भी अच्छा होता, दोनों पक्षों के लिए लाभकारी। तेंशान, आप स्वयं इस मामले को संभालें। मैं कुल का मुखिया 20 वर्षों से अधिक समय से लापता हूं, इसलिए मैं वास्तव में इस पद के लिए योग्य हूं। आपसे आप कुल के मुखिया होंगे। आपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, इसलिए इसी तरह दृढ़ रहें। हाई बोरोन ने अपने बगल में खड़े मित्र तेंशान को निर्देश दिया। एंड हाई, निश्चित रहिए, हमारे भावी कुल प्रमुख की शादी हो रही है, इसलिए उच्च मानदंड होना स्वाभाविक है। हालांकि मित्र तेंशान ज़ियाओ युआन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन 2 साल से भी कम समय में 2 चीज़ से महान 2 मास्टर बनने की उनकी असाधारण प्रतिभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उन्हें एंड हाई के निर्णय पर पूरा भरोसा था। याफी की बात करें तो वह भी उतना ही बेफिक्र था। मित्र परिवार के सदस्य के रूप में जब तक परिवार याफी के साथ अच्छा व्यवहार करता, याफी भी परिवार के साथ और भी अच्छा व्यवहार करता। अब याफी की चौंकने की बारी थी। महज कुछ वाक्यों में ही वो परिवार की भावी मुखिया बन गई थी। जी महामहिम एंड हाई, याफी सचमुच अभिभूत महसूस कर रही थी और कुछ शर्मिंदगी के साथ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एंड हाई ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। आपकी क्षमता अच्छी है, भविष्य में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो परिवार को आपसे कुल प्रमुख का पद छोड़ने के लिए कहने का भी अधिकार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरे मध्य परिवार की नींव एक ऐसी बुद्धि पड़ती है जो लोगों और चीजों को पहचानती है। यदि आपने शुरुआत से ही ज़ियाओ युआन को महत्व नहीं दिया होता तो शायद मैं अभी एकांत में रह रहा होता। सिर्फ इसी बात के लिए आप मित्र परिवार के मुखिया बनने के योग्य हैं। मामलों को संभालने की क्षमता विकसित की जा सकती है। इस मामले में तेंशान की राय सबसे अहम होनी चाहिए। उस समय वो उतने सक्षम नहीं थे जितने अब हैं और अक्सर मैं उनका मार्गदर्शन करता था। अब तो ब्रांड एल्डर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारी वरिष्ठता और अनुभव पर्याप्त न होते तो मैं तुम्हें तुरंत प्रमुख का पद सौंप देता। जब तक मेरा आदेश रहेगा कोई भी तुम्हारी आलोचना करने के योग्य नहीं होगा। हाई बोरोन के इन शब्दों ने याफी को पूरी तरह से अवाक कर दिया। हालांकि उनके शब्दों में ज़ियाओ युआन के साथ उनके संबंध के कारण उनका भरपूर समर्थन करने का भाव निहित था, वहीं दूसरी ओर हाई बोरोन ने उनकी क्षमताओं को भी बहुत सराहा। ये परिवार के सर्वोपरि व्यक्ति वास्तविक कुल प्रमुख द्वारा उन्हें दी गई मान्यता थी। इससे वह बहुत खुश हुई। हाई बोरोन द्वारा सम्मानित किया जाना ये निश्चित रूप से मित्र परिवार के लिए सम्मान का प्रतीक था। बड़े हाई, मेरी थोड़ी इज्जत बचा लीजिए, मित्र तेंशान ने इन शब्दों पर कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हे क्या तुम्हें अपने अतीत के बारे में लोगों की बातों से डर लगता है? उस समय कुछ लोग तुमसे बेहतर काम करते थे, लेकिन अब जब तुम ब्रांड बन गए हो तो ये तुम्हारे प्रयासों का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। हाई बोरोन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे और याफी और मित्र तेंशान दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। ये सुनकर मित्र तेंशान का शरीर कांप उठा और उन्होंने सिर हिलाया, मानो बुढ़ापे के आंसुओं को रोक न पा रहे हों। इतने वर्षों बाद एंड हाई की प्रशंसा सुनना वाकई आसान नहीं था। हे चूंकि ज़ियाओ युआन के पास भी रहने की जगह है तो मैं पहले कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने चला जाता हूं। वैसे भी हम देर सवेरे परिवार बन ही जाएंगे। इस बच्चे को मेरी सारी जिम्मेदारियां विरासत में मिली हैं, इसलिए मैं बेझिझक उसका आधा गुरु बन सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई आपत्ति होगी। परिवार के कमरों की सफाई में मेहनत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं वापस रहने आऊंगा तो मैं आपको पहले से सूचित कर दूंगा। इसके बाद हाई बोरोन ने औषधीय सामग्री को मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए मित्र तेंशान को निर्देश दिया। हम सब कुछ एंड हाई के कहे अनुसार ही होगा। मित्र तेंशान के पास सहमति जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है ज़ियाओ युआन, चलो चलते हैं, नालन चलते हैं।
हाय बोरोन ने ये देखकर सिर हिलाया और शियाओ युआन को पुकारा। अध्याय 121 हमारे मृत परिवार की लड़कियां नालन परिवार की लड़कियों से बेहतर हैं। नालन मनु, पिताजी दादाजी कैसे हैं? चांदनी रात की सफेद रंग की पोशाक पहने थोड़ी थकी हुई सी दिखने वाली नालन ने दरवाजा खोला। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। कमरे का वातावरण काफी घुटन भरा था जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह 2 दिनों से बेहोश है। मैं पहले से ही रसायन शास्त्रियों की भर्ती कर रहा हूँ। उम्मीद है किस्मत से हमें कोई ऐसा रसायन शास्त्री मिल जाएगा जिसके पास एक अनोखी ज्वाला हो। ये सुनकर कमरे में मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़ी हंसी हंसते हुए बेबसी से कहा, हम। नालन यानरान जल्दी से नालन जी के पास दौड़ी और बूढ़े साहब को देखने लगी जिनका चेहरा उदास था और सांसें कमजोर थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कुछ देर बाद वे दोनों उस अंधकार में कमरे से निकलकर आंगन में आ गए। ताजी हवा ने उन्हें सीने में भरी घुटन से राहत की सांस लेने का मौका दिया। पिताजी जब मैं अभी वापस आया तो मैंने देखा कि सड़क के उस पार वाला हवेली साफ सुथरा लग रहा था। क्या किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है? नालन यानरान ने थोड़ा भौंरी चढ़ाकर संदेह भरे लहजे में पूछा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि इसका मृत परिवार से कुछ संबंध है। शाही राजधानी में जमीन बेहद कीमती है, केवल वही इतना भव्य कदम उठा सकते हैं। ये सुनकर नालन ने अपना सिर हिलाया और रुचि दिखाते हुए बोला। नालन जी की गंभीर बीमारी के कारण उन्हें अन्य मामलों में रुचि लेना मुश्किल हो रहा था। कुल प्रमुख रसायन शास्त्री एक के बाद एक आते जा रहे हैं। इसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति जो किसी अटेंडेंट की तरह दिखते थे गलियारे से चलकर आए, झुककर प्रणाम किया और धीरे से बोले, हम, मुझे पता है। नालन ने सिर हिलाया फिर सामने वाले हॉल में जाने की तैयारी करने लगी। पिताजी मैं भी चलूंगा। नालन यानरान को स्वाभाविक रूप से अपने दादाजी के प्रति हंसने था जिन्होंने बचपन से ही उसे बहुत प्यार किया था और उसने तुरंत उनका अनुसरण करते हुए कहा, हम ठीक है। नालन ने तुरंत सहमति जताई, सिर हिलाया और नालन यानरान को सामने वाले हॉल में ले गई। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही रसायन शास्त्री के वस्त्र पहने कई आकृतियां दिखाई दी। उनकी छाती पर लगे बैजों को देखकर पता चला कि ये सभी लोग तृतीय श्रेणी के रसायन शास्त्री थे। आप सभी को इतना इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही नालन ने हॉल में प्रवेश किया उसने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ स्पष्ट स्वर में कहा। इसी बीच नालन मनु के बाहर सड़क पर ज़ियाओ युआन और हाई बोरोन बिना किसी हड़बड़ी के चल रहे थे जिससे सड़क पर मौजूद लगभग सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण ये था कि इस समय ज़ियाओ युआन ने सफेद आधार और चांदी के धागों से बना ब्रोकेट चोगा पहना हुआ था। बहरे बालों के पैटर्न वाले सफेद जूते पहने हुए थे और उनके काले बाल सफेद जालीदार मुकुट से बंधे हुए थे। उनका पहले से ही आकर्षक रूप उनके पहनावे के साथ मिलकर उन्हें और भी साधारण और अलौकिक बना रहा था, मानो स्वर्ग से निर्वासित कोई अमर प्राणी हो। ऐसे दृश्य यहाँ तक कि शाही राजधानी के अनुभवी यात्रियों के लिए भी अपार प्रशंसा जगाए बिना नहीं रह सकते थे। ये किसका छोटा मालिक है? ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वो शाही राजधानी से तो नहीं होना चाहिए, है ना? रसायन शास्त्रियों का सम्मेलन जल्द ही होने वाला है। शायद वो पास के किसी दूसरे साम्राज्य का कोई युवा उस्ताद हो। वो कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि उनके बगल में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति भी काफी आकर्षक हैं। छी, तुम तो सचमुच बेताब हो। हवा की आवाज सुनने की क्षमता थोड़ी सक्रिय होने के बाद और शोरगुल वाली आवाजों को ज़ियाओ युआन द्वारा फिल्टर किए जाने के बाद वह शरारती नजर से हाई बोरोन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। बूढ़े हाई, अफसोस, लगता है कि पिछले 2 दशकों में शाही राजधानी का विकास व्यर्थ नहीं हुआ है। ये सुनकर बर्फीले नीले रंग के ब्रोकेट वस्त्र पहने लहराते सफेद बाल वाले लेकिन चेहरे पर काफी कमजोरी वाले हाई बोरोन ने भावहीन होकर ज़ियाओ युआन पर अपनी निगाहें घुमाई। उन्हें सचमुच ठेस पहुंची थी। सच कहूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस मास्टर नालन की मदद नहीं करना चाहता। अगर वह सचमुच ठीक हो जाते हैं तो इनाम मांगने में मुझे बुरा लगेगा। ज़ियाओ युआन ने मुंह फुलाकर कुछ हद तक बेबसी से कहा। वह निश्चित रूप से नालन परिवार के साथ मायावी सियान आत्मा की लाड़ को हासिल करना चाहता था। लेकिन उसका सगाई होने के लिए आना एक बात थी। उसके स्वभाव को देखते हुए वह वास्तव में किसी इनाम की मांग करने के लिए तैयार नहीं था। नालन परिवार ज़ियाओ परिवार के साथ अपने अतीत के संबंधों को नजरअंदाज कर सकता था लेकिन ज़ियाओ युआन ने इतनी बेशर्मी दिखाने की हिम्मत नहीं थी। घर से निकलने से पहले ज़ियाओ जान ने बताया था कि ज़ियाओ लिन और नालन जी के बीच उस समय बहुत अच्छे संबंध थे और यहाँ तक कि ज़ियाओ जान और नालन सू भी निश्चित रूप से बचपन के दोस्त थे। शियाओ परिवार के लिए मित्रता सर्वोपरि थी। नालन परिवार चाहे जो भी करे, शियाओ परिवार को शिष्टाचार और मर्यादा का पालन करना अनिवार्य था। हालांकि इस घटना के बाद शियाओ परिवार और नालन परिवार अपने पुराने संबंध पूरी तरह से तोड़ देंगे। भविष्य में सभी बातचीत केवल व्यावसायिक उद्देश्यों तक ही सीमित रहेगी। जब वो पहली बार घर से निकला था तो ज़ियाओ युआन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया था लेकिन दिनों के अनुभव के बाद ज़ियाओ युआन को अपने पिता के शब्दों के कुछ निहितार्थ भी समझ में आ गए। शाओ युआन की वर्तमान ताकत और उसके पीछे मौजूद शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए नालन परिवार वो प्रभावशाली शाही राजधानी परिवार नहीं रह गया था जिसे वह अतीत में शादी करना पसंद करता था। एक मजबूत व्यक्ति होने के नाते या कम से कम एक मजबूत व्यक्ति जैसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें एक छोटी लड़की की बचकानी हरकतों के कारण पूरे नालन परिवार को फंसाने और मामले को बदसूरत और व्यापक रूप से प्रचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर दूसरे लोग असभ्य थे तो यह उनकी परवरिश की समस्या थी लेकिन हमारा परिवार सभ्य है और उनकी सर तक नहीं गिरेगा। हालांकि जहां तक दोनों परिवारों के बीच संबंधों के वर्षों पहले जैसे होने की बात है, कम से कम ज़ियाओ युआन की पीढ़ी में तो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ज़ियाओ युआन नालन यानरान के साथ कोई निजी बातचीत नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि यूं गलत समझ लेगी। हे अगर तुम नहीं चाहते तो मत करो। मेरे हिसाब से अगर तुम उस नालन जी को नहीं भी बचाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बचपन के स्वभाव को देखते हुए अगर कोई मुझे इस तरह अपमानित करता तो शायद उसका पूरा परिवार बर्फ की मूर्ति बन जाता। ये सुनकर हाई बोरोन ने उदासीनता से कहा, बात इतनी आगे नहीं बढ़ सकती थी, है ना? हालात इतने बुरे तो नहीं हुए थे, है ना? ये सुनकर शाओ युआन ने लापरवाही से मुस्कुरा दिया। लेकिन हाई बोरोन ने सिर हिलाते हुए कहा, जाने से पहले मैंने तेज शान से आपकी जानकारी प्राप्त कर ली थी और मुझे सामान्य समझ आ गई है। इस पर उसने शाओ युआन की ओर देखा और अटपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, सुनना चाहते हो? और हाय, बस कह दो, वैसे भी तुम बातें अपने तक रखने वालों में से नहीं हो। ये सुनकर शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बदमाश। हाई बोरोन हंसते हुए बोला, सिर हिलाया और आगे बोला, परिवार ने सबसे पहले आप ही के माध्यम से तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई थी। मुझे कहना होगा तुम्हारी व्यावसायिक कुशलता ने भी मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। शुरू में आपके प्रति परिवार का रवैया सिर्फ एक अच्छे व्यापारिक साझेदार जैसा था। आपको पता है उस समय आपका शियाओ परिवार बुदान शहर में कोई बड़ी ताकत नहीं माना जाता था लेकिन परिवार ने आपकी क्षमताओं का काफी अच्छा आकलन किया था। फिर नालन यानरान द्वारा सगाई तोड़ने का मामला सामने आया। हालांकि आपने बुदान शहर में इस मामले को दबा दिया लेकिन शाही राजधानी में यह कोई रहस्य नहीं था। उस समय नालन जी ने इसी कारण नालन यानरान को कई बार घर से निकाल दिया था। शाही राजधानी में ये काफी बड़ी घटना थी। बाद में जब याफी ने तुम्हारी साधना प्रतिभा के प्रकट होने की सूचना देना शुरू किया तब जाकर अंततः तेज शान का ध्यान से उड़ गया। आगे क्या हुआ ये तो आप जानते ही होंगे। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। हालांकि बहन याफी ने मुझे इसके बारे में बताया था। हाँ, मैं उस समय शाही राजधानी में नहीं रहती थी इसलिए उन्हें हंगामा करने दो। अगर नालन यानरान अनजान थी तो मेरी जरूर अनजान होती। इसके तुरंत बाद ज़ियाओ युआन ने उदासीनता से मुस्कुराया लेकिन नालन यानरान के प्रति उसकी धारणा काफी खराब हो गई। वैसे ओल्ड है, इस मामले में आपकी क्या राय है? अचानक ज़ियाओ युआन ने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं। हाई बोरोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, नालन यानरान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी स्वतंत्रता की चाह स्वाभाविक रूप से समझ में आती है। मैं भी उस समय कुछ हद तक उसके जैसा ही था। लेकिन बड़े परिवार में जन्म लेने और परिवार के लाभों का आनंद उठाने के बाद व्यक्ति को परिवार को भी उतना ही प्रतिफल देना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वह आपसे न मिली होती तो छोटी लड़की याफी का भाग्य महज एक राजनीतिक विवाह होता जिसमें उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती जिसे वह शायद पसंद न करती। हालांकि दूसरी ओर भले ही आज की इस एक मुलाकात से ही मुझे उसके बारे में इतनी समझ है, मैं ये भी पुष्टि कर सकता हूं कि अगर याफी को भी वही परिस्थितियां दी जाती तो वह चीजों को इतना खराब नहीं बनाती। और यह भी कहना जरूरी है कि तुम्हारा व्यक्तित्व सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाला नहीं है। बेशक इसका संबंध परवरिश से भी है। हमारे मित्र परिवार के कुल प्रमुख मंच को नहीं बल्कि योग्यता और गुण को देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता को। नालन परिवार की युवती की परवरिश संभवतः स्नेहपूर्ण माहौल में हुई होगी इसलिए ऐसा व्यवहार आश्चर्यजनक नहीं है। और यद्यपि नालन परिवार 3 महान परिवारों में से एक है लेकिन अंततः उन्हें गहरी विरासत की कमी है इसलिए इस मामले में कुछ हद तक कमी होना भी सामान्य बात है। हाई बोरोन का मूल्यांकन अपेक्षाकृत निष्पक्ष प्रतीत होता था लेकिन उनके शब्दों ने सूक्ष्म रूप से यह अर्थ व्यक्त किया कि नालन परिवार की युवती मित्र परिवार की युवती से हीन थी। ये देखकर शाओ युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने गंभीरता से कहा, बूढ़े हाई, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? इस बार मैं आपको अपने बड़ों के नाम पर अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहा हूं। हालांकि आप शाओ परिवार के सदस्य नहीं हैं, मैंने आपकी वो तकनीक सीखी है इसलिए गुरु के रूप में आपका सम्मान करना उचित है। हे तो मैं इस बार बेशर्मी से तुम्हारा शिक्षक बन जाऊंगा। ये सुनकर हाई बोरोन मुस्कुराया और सिर हिलाया। सिर्फ एक बार नहीं, इसके बाद तुम हमेशा रहोगे। ये सुनकर शाओ युआन ने पहले तो अपना सिर हिलाया फिर गंभीरता से कहा, हे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाई बोरोन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि मानो बंद ही न हो रही हो। हम पहुंच गए हैं। शाओ युआन रुक गई भव्य प्रवेश द्वार को देखते हुए जिस पर पट्टिका पर 3 बड़े अक्षर नालन मनु ऊंचाई पर लगे हुए थे और धीरे से बोली, तथापि इतने सारे निम्न श्रेणी के कीमियागर। प्रवेश द्वार पर एकत्रित तीसरे दर्जे से नीचे के कई कीमियागरों को देखकर ज़ियाओ युआन की तलवार जैसी भौहें थोड़ी सी उठी और उसकी आंखों में अचानक समझदारी का भाव प्रकट हुआ। संभवतः नालन परिवार को एक ऐसी कीमियागर की तलाश थी जिसके पास एक अनोखी लौ हो।
हालांकि ज़ियाओ युआन अभी तक एक कीमियागर नहीं था, फिर भी उसके पास एक अद्वितीय ज्वाला थी और उसकी अपनी नियंत्रण क्षमता निस्संदेह उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी जिनकी आत्मा की धारणा उससे कमतर थी। शाओ युआन के आगमन ने तुरंत ही रसायन शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ तिरस्कारपूर्ण, कुछ ईर्ष्यालु और कुछ जिज्ञासु। लेकिन सभी इस बात को सर्वसम्मति से समझ गए कि उनके सामने उपस्थित सुंदर युवा स्वामी निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। नालन मनो का प्रबंधक, जो अभी भी द्वार पर रसायन शास्त्रियों की भर्ती कर रहा था, स्वाभाविक रूप से इस बात को समझता था। इसलिए वह मुस्कुराते हुए तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से बोला, युवक स्वामी, मैं नालन परिवार का प्रबंधक हूँ। हमारे नालन हवेली में आजकल बाहरी मेहमानों का आना मना है। यदि आप इसी कारण से यहाँ आए हैं, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति आपसे क्षमा चाहता है। हे बूढ़े श्रीमान सीवट, कृपया उन्हें सूचित करें कि बुतान शहर के शियाओ परिवार के शियाओ युआन, मिस नालन, अंकल नालन सू और मास्टर नालन से मिलने आए हैं। ये सुनकर शाओ युआन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर शांत भाव से कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, इन्होंने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। बूढ़े प्रबंधक की धुंधली आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह अच्छी तरह जानता था कि बुतान शहर के शियाओ परिवार का शियाओ युआन कौन था। इस नाम की मालिक की वजह से उनकी छोटी बेटी को वर्षों से कई बार नालन परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन ये व्यक्ति शियाओ युआन था, उसका रूप रंग वाकई बहुत आकर्षक था और कहा जाता था कि वह जियानान अकादमी का एक प्रतिभाशाली छात्र था। हालांकि अपनी ताकत के कारण वह स्वाभाविक रूप से शियाओ युआन की स्तर का अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन वह जानता था कि युवा मालिक ने वास्तव में शियाओ युआन के साथ 3 साल के समझौते के बारे में कुछ कहा था और वह समय लगभग समाप्त हो चुका था। तो ये है यंग मास्टर शियाओ, कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए, ये बूढ़ा आदमी अभी जाकर उन्हें सूचना देगा। कर्मचारी ने सिर हिलाया, फिर मुड़ा और तेजी से गेट के अंदर चला गया। शाओ युआन ने उसे जाते हुए देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नालन मनो के इस पुराने प्रबंधक में एक महान दो मास्टर जैसी ताकत थी। शाही राजधानी में वर्षों बिताने के दौरान उन्होंने काफी अच्छा विकास किया था। ये जानना जरूरी है कि शियाओ परिवार का प्रबंधक वो मात्र एक दो मास्टर था। इस बार तुम्हारा पीछा करने से इस बूढ़े आदमी की बेइज्जती हो गई। मुझे तो दरवाजे पर इंतजार भी करना पड़ रहा है। हाय बोरोन ने बगल से ठंडी हंसी हंसते हुए उसे चिढ़ाया। ओल्ड हाई को सुविधा पहुंचाने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। ये सुनकर शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शाही राजधानी में तो ऐसा ही होता है। अज्ञानता ही सुख है, लेकिन इसे देखकर तो यही लगता है कि नालन परिवार को आपके शियाओ परिवार की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर हाय बोरोन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया और फिर विषय बदल दिया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर वे करते तो मुझे बदले में ऐसा न करने पर सचमुच बुरा लगता। इसके विपरीत शाओ युआन ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम वही शियाओ युआन हो? एक युवा रसायन शास्त्री ने चिढ़ाने वाले भाव के साथ आगे कदम बढ़ाया। ये सुनकर ज़ियाओ युआन को अचेतन रूप से कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह आदमी नालन यानरान का कोई बेवकूफ प्रशंसक तो नहीं हो सकता है ना? उसने युवक की छाती पर लगे बैच पर एक नजर डाली। हम एक साधारण द्वितीय श्रेणी का रसायन शास्त्री, कुछ गड़बड़ है क्या? शाओ युआन ने काफी उदासीन भाव से पूछा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। उसके बोलने से पहले ही तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे कीमियागरों ने दहशत भरी निगाहों से देखा कि चिढ़ाने वाले कीमियागर को काली ठंडी चीज उड़ाने वाली मूर्ति में जमा दिया। ये मत कहो, मैंने सुना है, दूसरी कक्षा का रसायन शास्त्री, क्या वह सच में खुद को बहुत बड़ा स्मार्ट खान समझता है? धूप से जगमगाती खाली जगह पर उस बदसूरत बर्फ की मूर्ति को लापरवाही से फेंकने के बाद ज़ियाओ युआन ने उदासीनता से कहा, फिर पास में मौजूद कीमियागरों की ओर भरी नजरों से देखा। ये रसायन शास्त्री मूर्ख नहीं थे। शियाओ युआन को एक द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री, दो मास्टर को सहसा से बर्फ की मूर्ति में जमाते देख वे तुरंत समझ गए कि जियानान अकादमी का ये प्रतिभाशाली छात्र वास्तव में असाधारण शक्ति का धनी है। भविष्य में वो संभवतः कम से कम 2 किंग स्तर का शक्तिशाली योद्धा बनेगा, जबकि वे अपने पूरे जीवन में शायद 5वीं श्रेणी के रसायन शास्त्री भी न बन पाएं। ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से शियाओ युआन की निगाहों से बचने की कोशिश की, मानो उनका इससे कोई लेना देना ही न हो। धप धप धप। द्वार के भीतर से हल्की भारी पचास सुनाई दी और फिर एक हटकता व्यक्ति जोर से हंसते हुए सबसे पहले बाहर निकला। आदरणीय भतीजे, शियाओ ने बहुत लंबी यात्रा की है। मेरे अधीनस्थों ने अज्ञानतावश आदरणीय भतीजे को द्वार के बाहर प्रतीक्षा करवाई, जो वास्तव में अभद्रता थी। मुझे आशा है कि आदरणीय भतीजे इसे अनदेखा करेंगे और मेरे अधीनस्थों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चाचा आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं। अध्याय 122 नालन जी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। नालन यानरान, मैंने आखिरकार सगाई तोड़ दी, कितनी खुश हूँ। जब अंकल नालन ने ऐसा कहा है, तो अगर मैं इस पर और ज्यादा जिद करूं, तो क्या इससे मेरा शियाओ परिवार तुच्छ नहीं लगेगा? शियाओ युआन ने मुस्कुराया और आगे बढ़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अंकल नालन, नमस्कार। मिस नालन, बहुत दिनों से नहीं मिली। इसके बाद शियाओ युआन ने चांद जैसी सफेद पोशाक पहने नालन यानरान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम बहुत दिनों बाद मिले। जब नालन यानरान ने शियाओ युआन को देखा तो वह भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने गौर किया कि लगभग 3 साल बाद शियाओ युआन और भी ज्यादा आकर्षक हो गया था। अगर बात सुंदरता की हो, तो अगर शियाओ युआन ने कभी कर ले, तो शायद वह उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह शियाओ युआन या उसके बगल में बैठे हुए व्यक्ति की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकी। आदरणीय भतीजे, शियाओ वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कृपया जल्दी अंदर आइए। नालन सू मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन फिर उन्होंने हाय बोरोन की ओर देखा और हैरानी भरे भाव से पूछा, और यह कौन है? ये मेरे शिक्षक हैं, हाय बोरोन, ओल्ड हाई। शियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराया। ये सुनकर नालन सू, जिसने पहले दरवाजे के बाहर बर्फ की मूर्ति की एक झलक देखी थी, ने अपनी आंखों में सूक्ष्म आश्चर्य का भाव दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बूढ़े श्रीमान हाय हैं, कृपया जल्दी अंदर आइए। जहां तक पिछले बटले की बात है, वह स्वाभाविक रूप से उपस्थित नहीं हुआ। जाहिर है, नालन सू भी जानती थी कि इस समय उसे बाहर बुलाना और उसे बेवजह परेशान करने देना उचित नहीं था। नालन सू के पीछे बगल के हॉल में जाने के बाद वे चारों बैठ गए और नालन सू ने सबसे पहले मौन को तोड़ा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आदरणीय भतीजे शियाओ, इस बार आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? नालन सू की लहजे को सुनकर, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा था कि वह जवाब जानता है, ज़ियाओ युआन समझ गया कि नालन परिवार का उसके प्रति, अपने दामाद के दामाद के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया था। वे अब सगाई तोड़ना नहीं चाहते थे। स्वाभाविक रूप से यह मिस नालन से सगाई तोड़ने का मामला है। मैं उन दोनों बुजुर्गों द्वारा लिखे गए विवाह अनुबंध को लेकर आया हूं। मेरे दादाजी का निधन जल्दी हो गया था और विवाह अनुबंध हमेशा मेरे पिता के पास रहा है। अब उन्होंने इस मामले को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। शियाओ युआन आगे बढ़ा, अपने हाथों को जोड़कर एक बड़ा लाल स्क्रॉल निकाला और गंभीर भाव से बोला। उस समय मिस नालन के साथ यह समझौता हुआ था कि 3 साल के भीतर मैं उनसे सगाई तोड़ने के लिए जरूर आऊंगा। एक सज्जन व्यक्ति का वचन ही उसका बंधन होता है। 3 साल पूरे होने में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए मैं समझौता नहीं तोड़ रहा हूं। शियाओ युआन ने बोलना जारी रखा। हमारे परिवार का ये विवाह अनुबंध हमेशा से ही महोदय द्वारा निभाया जाता रहा है। सच कहूं तो महोदय की पुरानी चोट फिर से उभर आई है और वे कोमा में चले गए हैं। आदरणीय भतीजे शियाओ, सगाई तोड़ने का यह मामला शायद अभी स्थगित करना पड़ेगा। नालन सू ने परेशान चेहरे और बेहद माफी मांगते हुए कहा। ये सुनकर नालन यानरान की भौहें तन गईं, लेकिन अब वह अधिक समझदार हो गई थी और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने चुपचाप अपने स्टोरेज रूम से शियाओ युआन द्वारा उस दिन किए गए लिखित समझौते को निकाला और सुझाव दिया। क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो बस आप दोनों के बीच का समझौता है। अगर बूढ़े साहब को पता चल जाए कि शादी का अनुबंध इतनी लापरवाही से तोड़ दिया गया है, तो मुझे डर है कि इसे समझाना मुश्किल होगा। ये सुनकर नालन सू ने भौहें चढ़ाई और आह भरी। ये सुनकर नालन यानरान की आंखों में थोड़ी सी नाखुशी झलक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सगाई तोड़ने में सबसे बड़ी बाधा शियाओ परिवार नहीं, जिसे वह पहले नासमझ समझती थी, बल्कि उसका अपना परिवार होगा। मिस नालन, जल्दी मत कीजिए। आने से पहले मैंने सुना था कि मास्टर नालन की तबीयत ठीक नहीं है। आखिर बात क्या है और उनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? मैंने दरवाजे पर कई रसायन शास्त्री देखे, लेकिन मिस नालन की हैसियत को देखते हुए आपने शायद क्लाउड मिस सेट की एल्डर को पहले ही आमंत्रित कर लिया होगा, है ना? ये देखकर ज़ियाओ युआन ने नालन सू से बहस करने की जहमत नहीं उठाई और नालन यानरान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, एल्डर को आमंत्रित किया गया है, लेकिन ये ब्रांड पॉइजन बेहद जिद्दी है। एल्डर भी इसके विष को दूर नहीं कर पाए, पर उन्होंने एक तरीका सुझाया, मास्टर नालन के शरीर में ज्वाला को नियंत्रित करके प्रवेश कराना और फिर उच्च तापमान का उपयोग करके ब्रांड पॉइजन को बाहर निकालना। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ज्वाला अलौकिक ज्वाला होनी चाहिए। नालन यानरान ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और फिर उसने आगे कहा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अलौकिक ज्वालाएं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि किल्किंग भी अलौकिक ज्वाला प्राप्त नहीं कर पाए हैं, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए अब हम केवल तीसरे दर्जे से ऊपर के कीमियागरों पर ही अपनी आशा टिका सकते हैं। ये लोग जियामा साम्राज्य के कुछ शीर्ष कीमियागिरी के महान उस्ताद माने जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं हैं। हम केवल ये देख सकते हैं कि क्या कोई अन्य तरीके हैं। इतना कहकर नालन यानरान ने आह भरी, उसका चेहरा उदास हो गया। कैसा रहेगा अगर मैं बूढ़े साहब की बीमारी का इलाज करने की कोशिश करूं? अगर मैं सफल हो गया, तो इससे हमारे लिए सगाई तोड़ना भी आसान हो जाएगा, है ना? ये सुनकर शियाओ युआन मुस्कुराया, फिर उसने अपनी हथेली बदली और उसकी हथेली से काले और सफेद रंग की लपटें उठने लगी। ये तो एक अलौकिक ज्वाला है। कुछ क्षणों की सन्नाटे भरी खामोशी के बाद नालन यानरान और नालन सू के चेहरों पर हैरानी के भाव दिखाई दिए और वे चौंक उठी। मुझे सौभाग्य से यात्रा के दौरान यह मिल गया। ये सचमुच एक अलौकिक ज्वाला है। शियाओ युआन ने शांत मुस्कान के साथ कहा। वह विनम्रता नहीं दिखा रहा था। ये न्यान ट्विन फ्लेम्स को प्राप्त करना वास्तव में उसके लिए भाग्य का एक बड़ा संयोग था। बहुत खूब आदरणीय भतीजे, ये वाकई समय पर की गई मदद है। लेकिन कृपया मुझे एक और सवाल पूछने की अनुमति दें। आपकी वर्तमान नियंत्रण क्षमता के साथ क्या आप मिश्रण का काम कर सकते हैं? आपको पता है, इस अलौकिक ज्वाला को बूढ़े साहब के शरीर में प्रवेश करना होगा, जो निस्संदेह बेहद खतरनाक है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा।
नालन सू के शब्दों में आदर का भाव झलक रहा था और उनकी मुस्कान पहले से कहीं अधिक सच्ची हो गई थी। चाचा नालन, निश्चिंत रहें, आप पर नियंत्रण की बात करें तो भले ही मैं चौथे दर्जे के कीमियागर से तुलना न कर सकूं, लेकिन एक साधारण तीसरे दर्जे का कीमियागर निश्चित रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही ज़ियाओ युआन ने बोलना शुरू किया, उसने अपनी आत्मा की चेतना को मुक्त किया और अपने हाथ में मौजूद अलौकिक ज्वाला को विभिन्न रूपों में ढाला। आखिरकार उसे एक साल से अधिक समय से अलौकिक ज्वाला प्राप्त थी। अलौकिक ज्वाला पर उसका नियंत्रण अब शाओयान से भी अधिक मजबूत था, जो एक कीमियागर था। बहुत बढ़िया, प्रिय भतीजे, कृपया जल्दी से मेरे साथ बूढ़े साहब के कमरे में आइए और कोशिश कीजिए। अगर आप सचमुच बूढ़े साहब की जान बचा लेते हैं, तो मेरा नालन परिवार आपको खाली हाथ नहीं लौटने देगा। सगाई तोड़ने के बारे में भी मैं बूढ़े साहब से बात करूंगा और आपको संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। खुशी से लबालब भरे चेहरे के साथ नालन सू शाओ युआन को नालन जी के कमरे की ओर खींच ले गया। नालन यानरान, जिसे अलग थलग छोड़ दिया गया था, ने काफी देर बाद प्रतिक्रिया दी। फिर उसने हाई बोरों की ओर क्षमा प्रार्थी भरी नजरों से देखा और कहा, माफ कीजिए महोदय, मेरे पिताजी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे। कृपया धैर्य रखिए और थोड़ी देर यहाँ बैठिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हवेली के नौकरों को बेझिझक आदेश दीजिए। नालन यानरान ने उनके पीछे जाने से पहले थोड़ा झुककर अभिवादन किया। ये सुनकर हाई बोरों की शांत आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। समय सचमुच बदल गया था। वह जो एक दाव सम्राट विशेषज्ञ था, अब किसी और के महल में एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था। हालांकि उसे नालन परिवार से बहस करने की कोई परवाह नहीं थी। उसने आलस से अपनी चाय का प्याला उठाया और एक छोटा सा घूंट पिया। चाय काफी अच्छी थी। इसी बीच ज़ियाओ युआन पहले ही नालन सू के पीछे नालन जी के कमरे में पहुंच चुकी थी। कमरे के अंदर एक नन हल्की रोशनी पूरे स्थान को रोशन कर रही थी, जिससे वो काफी उज्ज्वल लग रहा था। लेकिन इसके ठीक विपरीत कमरे के भीतर एक बेहद भयावह वातावरण व्याप्त था। कमरा काफी विशाल था, बीचों बीच दीवार के सहारे एक बड़ा पलंग रखा था, जिस पर मुरझाए चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। पलंग के चारों ओर कई नौकरानियां व्यस्त थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने बिना विचलित हुए इधर-उधर देखा, लेकिन नालन सू को इतने सुंदर युवा मालिक को साथ देखकर वे आश्चर्यचकित रह गईं और थोड़ी दंग रह गईं। ये देखकर नालन सू ने झिझकते हुए गला साफ किया और नौकरानियों को अपना काम जारी रखने का इशारा किया। तभी उन्होंने अपना सिर घुमाया और बेहोश बूढ़े व्यक्ति की सावधानीपूर्वक देखभाल करने में जुट गईं। धीरे-धीरे बड़े पलंग के पास पहुंचते हुए ज़ियाओ युआन की नजर पलंग पर पड़ी और उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर दिखाई देने वाले गहरे बूढ़े काले धब्बों को देखा। उसकी झुर्रियों वाली भौं के आसपास मृत्यु की आभा का एक हल्का सा निशान भी था। क्या बात इस हद तक पहुंच गई है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि कोई भी कुछ नहीं कर सका। नालन जी के चेहरे को देखकर जो मानो मौत के मुंह में जा चुका था, ज़ियाओ युआन ने गहरी आवाज में कहा, जी हाँ, ब्रांड पॉइजन एक ऐसी चीज है जिसे एक दो सम्राट विशेषज्ञ भी आसानी से निपटना नहीं चाहेगा। इतने वर्षों तक सहन करने के बाद बूढ़े साहब की सहनशक्ति भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उनके पीछे बगल में खड़ी नालन सू ने आंख भरी और सिर हिलाते हुए उम्मीद भरी नजर से कहा, आदरणीय भतीजे, आपका क्या विचार है? इस स्थिति में क्या आपको उन्हें ठीक करने का भरोसा है? ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने कुछ हद तक लाचारी से अपना सिर हिलाया। चाचा नालन, आप मजाक कर रहे हैं। गु भी उसे ठीक नहीं कर पाया, तो मुझसे आत्मविश्वास की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही होगा, है ना? मैं कोई रसायन शास्त्री नहीं हूं और मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं है, इसलिए मैं केवल गुरु द्वारा बताए गए तरीके का ही पालन कर सकता हूं। एक अलौकिक ज्वाला का उपयोग करके बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना और फिर धीरे-धीरे जहर को बाहर निकालना। इसमें आपको कितना भरोसा है? नालन यानरान ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 50% मुझे लगता है। अगर मेरे पास ट्रेन नहीं होती तो 50% तो दूर की बात है, 10% भी संभव नहीं होता। ज़ियाओ युआन ने शांत भाव से कहा, तो मैं आदरणीय भतीजे शियाओ से इसे आजमाने के लिए कहूंगा। मास्टर नालन के स्वभाव को देखते हुए अगर वे बेहोश न होते तो शायद वे जोखिम उठाने का फैसला करते। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद नालन सू ने गंभीर भाव से कहा, ठीक है, कृपया अंकल नालन और मिस नालन को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहें। मैं मिश्रण शुरू करने वाला हूं, किसी को भी मुझे परेशान न करने दें, अन्यथा अगर मुझे कोई दुष्प्रभाव हुआ तो 2 दिन में ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मास्टर नालन का शरीर अब और कष्ट सहन नहीं कर सकता। ये देखकर ज़ियाओ युआन आगे बढ़ा, नालन जी को उठने में मदद की और फिर नालन जी के पीछे पालथी मारकर बैठ गया। उसने हाथ की मुद्रा बनाई और उसकी उंगलियों से काले और सफेद रंग की ज्वालाएं आपस में लिपटकर उठने लगी। ये देखकर कि शियाओ युआन कुछ करने की तैयारी कर रही थी, नालन सू ने नालन यानरान को खींचा और तेजी से कुछ कदम पीछे हट गई, साथ ही हाथ हिलाकर सभी नौकरानियों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। ज़ियाओ युआन ने नालन जी के दुबले पतले चेहरे पर सरसरी नजर डाली और फिर एक गहरी सांस छोड़ी। तुरंत बाद उसने अपनी एक उंगली नालन जी की पीठ पर स्थित बाजू की पॉइंट पर रखी। अगले ही क्षण उस विचित्र ज्वाला का उच्च तापमान फैल गया, जिससे नालन जी के कपड़ों का ऊपरी आधा हिस्सा सीधी राख में बदल गया। हालांकि ये घटना उसकी कमरबंद पर एक विभाजक रेखा की तरह आकर विचित्र रूप से रुक गई। ज्वाला पर नियंत्रण के इस एक प्रदर्शन ने नालन सू की आंखों में चमक ला दी। शायद सचमुच कोई मौका था। जैसे ही नालन जी का ऊपरी शरीर खुला, उसका दुबला पतला कंकालन ढांचा शियाओ युआन के सामने प्रकट हो गया। ये स्पष्ट था कि नालन जी को ब्रांड पॉइजन से बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन ज़ियाओ युआन को इस बारे में कोई खास भावना नहीं थी। वो बस इस बूढ़े व्यक्ति का जल्दी से इलाज करना चाहता था, साथ मायावी नीले रंग की आत्मा की लाड प्राप्त करना चाहता था, सगाई को आसानी से रद्द करना चाहता था और फिर तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था। शायद पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण ज़ियाओ युआन की नालन परिवार के बारे में वास्तव में कोई अच्छी राय नहीं थी। जहां तक नालन यानरान की बात है, जो अपने दादाजी की पीड़ा से दुखी थी, शियाओ युआन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही विचित्र ज्वाला को इंजेक्ट किया गया, पूरी तरह से बेहोश नालन जी अचानक इस क्षण हिंसक रूप से कांप उठी। इस दृश्य को देखकर पिता और पुत्री नालन सू और नालन यानरान ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की ताकि कोई गड़बड़ी न हो। वे केवल चिंतित हृदय और आशा भरी निगाहों से शियाओ युआन को देख सकते थे। इस समय ज़ियाओ युआन की आत्मा शक्ति ने काले और सफेद रत्नों की एक धूल को नियंत्रित किया, जो तेजी से नसों से गुजरते हुए अंततः ब्रांड पॉइजन से ढकी हड्डियों तक पहुंच गई। आत्मा शक्ति का पता लगाने की शक्ति की सहायता से नालन जी के शरीर के भीतर की स्थिति शियाओ युआन के मन में प्रकट हुई। भूरे काले रंग की हड्डियों को देखकर शियाओ युआन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। सौभाग्य से वो जल गया था, इसलिए भले ही नालन जी को गंभीर रूप से जहर दिया गया था, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा था। अगर वह आज कड़ी मेहनत करे तो वह मूल रूप से सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। 5 महान दो मास्टर स्तर के भंडारों से प्राप्त भंडार और शक्तिशाली आत्मा बोध के साथ वह एक ही बार में मिश्रण की प्रक्रिया को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम था। इसके अलावा ये यान ट्विन फ्लेम्स की ज्वाला में स्वाभाविक रूप से हड्डी के असर की तरह एक दृढ़ आसंजन होता है, जो इसे हड्डियों में गहराई से जमे विषाक्त पदार्थों से निपटने के लिए एक वरदान औषधि बनाता है। दूसरी ओर यान ज्वाला उसके हृदय में प्रज्वलित हो सकती थी, जिससे उसके आंतरिक अंगों और नसों से सभी विष बाहर निकल जाते। इस तरह के दोहरे दृष्टिकोण से इस ब्रांड विष से निपटना आसान हो गया। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। शियाओ युआन ने शांतिपूर्वक उस आत्मिक चेतना को शिथिल कर दिया जो ज्वाला के तापमान को दबा रही थी और पल भर में भयानक उच्च तापमान फैल गया। नालन जी, जिसे पहले अपनी हड्डियों के भीतर एक गर्म और सुखद अनुभूति हो रही थी, अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके दर्द भरी धार और चीखने लगा। ये देखकर नालन सू और नालन यानरान के दिल में तनाव पैदा हो गया। इसके तुरंत बाद एक काफी शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई, जिसने नालन सू और नालन यानरान को 3 कदम पीछे धकेल दिया। लेकिन सांसों को सामान्य करने का समय मिलने से पहले ही उन्होंने झट से शियाओ युआन की ओर देखा। शियाओ युआन चट्टान की तरह स्थिर बैठा था और उदासीन भाव से बोला, मास्टर नालन, यदि आप इस कठिन परीक्षा को सहन कर सकते हैं तो आप ब्रांड विष से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। युवक, क्या तुम मुझे बचा रहे हो? तुम मुझे कुछ जाने पहचाने की लग रही हो। ये सुनकर नालन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत शांत हो गया, दांत पीसकर उसने अपना सिर घुमाकर शियाओ युआन के चेहरे की ओर देखा और फिर संदेह भरे स्वर में बोला, पिताजी, ये शियाओ युआन है। नालन सू ने नालन यानरान की ओर देखा, जो उससे आधा कदम पीछे छिपी हुई थी, और उसने दृढ़ता से कहा, आह। ये सुनकर नालन जी का बुरा चेहरा सख्त हो गया। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कुछ भावुक होकर कहा, तो ये तो शाओ परिवार का लड़का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 30 साल से भी ज्यादा समय बाद मैं, नालन जी, एक बार फिर शाओ लिन के पोते के हाथों बचूंगा। किस्मत का क्या ही अजीब मोड़ है। इसके तुरंत बाद नालन जी की नजर नालन यानरान पर पड़ी, जो उसकी नजरों से बच रही थी और वह धारने से खुद को रोक नहीं पाया। हे अभागी लड़की, क्या अभी तुम्हारी हिम्मत बची है वापस आने की? इन 3 सालों में अगर तुमने जानबूझकर शियाओ परिवार जाकर सगाई न तोड़ी होती तो क्या मैं इतना क्रोधित होता कि मेरी साधना प्रभावित होती और इस शापित विष के कारण मेरी यह हालत हो जाती? हालांकि इन कार्यों और शब्दों के पीछे जो भी इरादा हो, वे ज़ियाओ युआन की सगाई रद्द करने के संकल्प को हिला नहीं सके। मास्टर नालन को मिस नालन पर अपना गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। इस बार शियाओ युआन की सगाई तोड़ने के लिए ही हवेली में आया है। इसका हमारे दोनों परिवारों की स्थिति या हमारे पुराने रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी है कि जूनियर को पहले से ही कोई पसंद है और मिस नालन और मेरे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। ये सगाई न तो मिस नालन को और न ही मुझे संतुष्ट करती है, इसलिए इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। नालन जी के पीछे से शियाओ युआन की आवाज धीरे-धीरे गूंज उठी। मैं आपके दिवंगत दादाजी का सामना कैसे करूंगी? नालन जी ने शर्मिंदगी भरे भाव से आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर मास्टर नालन को बुरा लगता है तो ये जूनियर भी इस बार मेरी सहायता के बदले मुआवजे के तौर पर मास्टर नालन से बेशर्मी से कोई औषधीय सामग्री मांगेगा। ये सुनकर शियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बोलो। नालन जी अपने शरीर के अंदर के उच्च तापमान के कारण होने वाले जलन भरे दर्द के अभ्यस्त हो चुके थे और जोर से हंसते हुए उनके चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाई दी। साथ मायावी सियान आत्मा लार। शियाओ युआन का अनुरोध सुनकर नालन जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर दिल खोलकर हंसे और बोले, ठीक है, ये तो बस एक मामूली औषधीय सामग्री है। इस बूढ़े साहब की जान के मुकाबले इसकी क्या कीमत है? ये कहते हुए उसने नालन सू को अटपूर्ण नजर से देखा। नालन सू तुरंत समझ गई और जल्दी से चुपचाप बाहर चली गई। खांसी, शियाओ युआन, इस सगाई के बारे में। नालन सू के जाने के बाद नालन जी ने हल्की खांसी की, फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ बोली,
सगाई रद्द करनी होगी। मिस नालन के साथ इस पर सहमति बनी थी और जूनियर कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। ज़ियाओ युआन ने शांत भाव से कहा। खैर, आप युवाओं के अपने विचार हैं, ऐसे में इस सगाई के बारे में ये कहते हुए नालन जी ने एक बड़ा लाल पत्र निकाला, उसे नालन यानरांग की ओर फेंका और फिर आगे कहा, रहने दो। उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए यह बुजुर्ग महोदय यानरांग की ओर से आपसे और आपके शियाओ परिवार से माफी मांगते हैं। हम बचपन से ही इस बच्ची को बहुत लाड प्यार देते आए हैं और वाकई उसने अपने कामों में लापरवाही बरती है। सौभाग्य से आप नौजवान समझदार हैं और अपने मामले को पूरी तरह से बिगाड़ नहीं दिया, वरना ये बुजुर्ग महोदय इस समय आपकी मदद लेने के बजाय मरना पसंद करते। नालन जी ने कहा और फिर नालन यानरांग को घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। ये देखकर नालन यानरांग ने ऐसे समय में शियाओ युआन और नालन जी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। वह कोने में खड़ी होकर अपमानित भाव से डांट सुनती रही। हे जो बीत गया सो बीत गया, कौन कभी जवान नहीं हुआ, ज़ियाओ युआन ने उदार मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ये सुनकर नालन जी का दिल बैठ गया। शियाओ युआन का लहजा शियाओ परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसमें नालन यानरांग और नालन परिवार के पुराने मनमुटाव और पुराने स्नेह को भी दरकिनार कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि इसके बाद नालन परिवार और शियाओ परिवार के बीच के सभी पुराने संबंध वे की तरह गायब हो जाएंगे। अगर वे फिर से बेशर्मी से भावनात्मक दांव खेलने की कोशिश करते हैं तो वे सचमुच अपनी इज्जत को पैरों तले रौंदे जाने के लिए छोड़ देंगे। पास ही खड़ी नालन यानरांग को शायद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने तो राहत की सांस ली, ये सोचकर कि शियाओ युआन सचमुच उदार है। ये देखकर नालन जी के चेहरे की लाली, जो मुश्किल से कुछ हद तक कम हुई थी, फिर से बिगड़ गई। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि शियाओ युआन को खोना नालन परिवार के लिए सबसे बड़ा खेद होगा। अध्याय 123 इतनी देर हो गई है, क्यों नहीं रुककर साथ सो जाएं। ब्रांड पॉइजन को हटाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। 3 घंटे तक चले पूर्ण मिश्रण के बाद नालन जी के शरीर से ब्रांड पॉइजन पूरी तरह से निकल गया। जैसे ही ज़ियाओ युआन की उंगलियां नालन जी की पीठ से हटी, एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई, जिसने सीधे नालन सू, जो ज़्यादा फूलदान पकड़े हुए थे, और नालन यानरांग, जो उनके बगल में खड़ी थी, को कई कदम पीछे धकेल दिया। लेकिन जल्द ही आगे की शक्ति की कमी के कारण ये शक्तिशाली आभा फीकी पड़ गई और नालन जी के चेहरे पर पीलापन छा गया। हाल ही में एक गंभीर बीमारी से उबरने के बाद उनके लिए इस समय लापरवाही से अपनी डोज का उपयोग करना उचित नहीं था। हाँ, मैं अपने मिशन में असफल नहीं हुआ। बधाई हो, मास्टर नालन, ब्रांड पॉइजन आपके शरीर से पूरी तरह निकल गया है। सबसे पास बैठे और पूरी तरह से प्रभावित ज़ियाओ युआन ने अपने माथे से पसीने की बूंदों को पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। नालन जी के चेहरे को देखा, जो कुछ हद तक स्वस्थ गुलाबीपन से भर गया था, और जोर से बोला। जैसा कि उम्मीद थी, ब्रांड पॉइजन का एक हिस्सा स्ट्रेंज फायर एक्सोटिक फ्लेम के साथ उसके शरीर में वापस आ गया। वाह! नालन जी ने गहरी धुंधली ऊर्जा छोड़ी। इस धुंधली ऊर्जा में वो काली ऊर्जा नहीं थी जो वह साधना के दौरान छोड़ता था और उसे अपने शरीर में किसी भी प्रकार के विष का पता नहीं चला। स्पष्टतः ये सचमुच शियाओ युआन के कहे अनुसार ही था, विष पूरी तरह से साफ हो गए थे। इतनी बड़ी कृपा का बदला महज शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। आपने जिस 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाट का जिक्र किया था, वह ला दी गई है और परिवार द्वारा पहले से तैयार किए गए अन्य पुरस्कार भी भंडार में रखे हैं। लेकिन मेरा जीवन उन चीजों के सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं, नालन जी, आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में मौका मिलने पर मैं इस कृपा का बदला जरूर चुकाऊंगा। धीरे-धीरे उठते हुए नालन जी ने अत्यंत गंभीरता से शियाओ युआन से बात की। इसके जवाब में ज़ियाओ युआन ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। कुछ शब्द केवल सुनने और फिर भूल जाने के लिए होते हैं, उन्हें गंभीरता से लेने से केवल नुकसान ही होता है। भतीजे, ये 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाट है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई किमियागर इसे अपनी लौ से तरल रूप में परिष्कृत करता है, तो ये थकी हुई आत्मा को शीघ्रता से पुनर्जीवित कर सकता है। नालन सू गमले में लगे पौधे को पकड़े हुए चलकर आई और मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने आखिरकार गमले में लगे पौधे की ओर देखा और फिर उसे एक अनोखी सुगंध महसूस हुई, जिससे उसे ताजगी का एहसास हुआ। उसकी नजर गमले में लगे पौधे पर पड़ी और उसने उस चमत्कारी पौधे को देखा, जो नीले रंग के जैसे पत्थर के टुकड़े जैसा लग रहा था, जिसके शीर्ष पर 7 रंगों का फूल धीरे-धीरे खिल रहा था। जैसे-जैसे फूल खिलता गया, उसके 7 रंग भी बदलते गए और बेहद जीवंत दिखने लगे। वैसे तो मैंने इसे वापस पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मुझे जो ब्रांड पॉइजन हुआ था, वह भी इसी चीज को चुनने की वजह से हुआ था। नालन जी ने एक जटिल मुस्कान के साथ कहा। ये वाकई अच्छी बात है। शियाओ युआन मुस्कुराए और सिर हिलाया। वैसे इस बूढ़े आदमी को एक और सवाल पूछने दीजिए। मेरी समझ से आपकी आत्मशक्ति अत्यंत प्रबल है। लगता है आपको इस वस्तु की आवश्यकता नहीं है ना? नालन जी ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। ओह, मेरे छोटे भाई शियाओ युआन ने रसायन शास्त्र सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन कुछ समय पहले प्रशिक्षण के दौरान कुछ दुर्घटनाएं हुई, जिससे उसकी आत्मशक्ति बहुत कम हो गई। इसलिए मुझे उसकी आत्मशक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए इस वस्तु की आवश्यकता है। आखिरकार अपनी शक्ति के साथ वो रसायन शास्त्र सम्मेलन का चैंपियनशिप जीतने में सक्षम है। ज़ियाओ युआन ने नालन सू के हाथ से 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाड़ी फिर शांत भाव से निरर्थक बातें कहने लगा। ओह, तो फिर वाकई इस 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाड़ की मदद की जरूरत है। आत्मा की चोट कोई मजाक नहीं है, खासकर उन युवाओं के लिए जो साधना के चरम पर हैं। अगर चोट का इलाज नहीं किया गया, तो यह निश्चित रूप से उनकी भविष्य की उपलब्धियों को प्रभावित करेगी। ये सुनकर नालन जी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने घटना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मांगी और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी बातचीत करने लगे। जी हाँ, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे स्वामी भी काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सगाई रखी जाती है और अब से मिस नालन स्वतंत्र होंगी। मुझे भी वापस जाकर अपने छोटे भाई को उसकी आत्मशक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं अब चलती हूँ। शियाओ युआन ने सिर हिलाया। मन ही मन इस बात पर राहत की सांस ली कि यह ऑपरेशन कितनी आसानी से संपन्न हो गया और होठों पर ही उसने अपने प्रस्थान की घोषणा कर दी। इस नालन परिवार के साथ बेहतर होगा कि वह नहीं रुके। हाँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर नालन जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे मास्टर नालन अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं। उनके लिए थोड़ा आराम करना बेहतर होगा। आप जैसे बड़े व्यक्ति के लिए किसी जूनियर को विदा करने का कोई कारण नहीं है। कृपया यहीं रुकें। शियाओ युआन मुस्कुराए और विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। हाँ, इसमें क्या गलत है? आखिर मैं एक रोमान पावर हाउस हूँ। ब्रांड पॉइजन के बिना मेरा शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ कदम उठाने में क्या हर्ज है? ये सुनकर नालन जी ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और जोर से हंसने लगा। फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चला तो वे शायद मुझे बदतमीजी के लिए डांटेंगे। गुरुजी, कृपया रुकिए। ये जूनियर पहले विदा लेता है। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने अपना सिर हिलाया और नालन जी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अरे यानरांग, जल्दी करो और उसे विदा करो। नालन जी समझ गई थी कि शियाओ युआन नालन परिवार से और कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हालांकि वह अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके दिल में गहरी चिंता थी और उसने जल्दी से नालन जी से आग्रह किया। ओह! नालन यानरांग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस इतना महसूस हुआ कि शियाओ युआन बहुत शक्तिशाली था और उसने उसके दादाजी की जान बचाई थी। भविष्य में मौका मिलने पर उसे उसका एहसान जरूर चुकाना था और अभी उसे विदाई देना ही उचित था। हाय! ये दृश्य देखकर नालन जी ने एक बार फिर झुंझलाहट में आह भरी। अपनी निराशाजनक पोती के बारे में वह सच जवाब कह गया। अरे हाँ, उसे यह बताना याद रखना कि यद्यपि इस 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाड़ को भंडार में में रखा जा सकता है, लेकिन इसे प्रतिदिन 1 घंटे के लिए धूप में रखना आवश्यक है, अन्यथा ये स्वतः ही मुरझा जाएगी। इसके तुरंत बाद नालन जी ने उसे फिर से याद दिलाया। समझ गया। बाहर से नालन यानरांग की सुस्त प्रतिक्रिया सुनाई दी। ये सुनकर नालन जी और नालन सू पिता पुत्र ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक साथ आह भरी। काश उन्हें पहले से पता होता तो वे नालन यानरांग को उसी समय घर पर ही रखते। बुजुर्ग होने के नाते अपने अनुभव के कारण शायद नालन यानरांग को अभी तो राहत महसूस हो रही होगी, लेकिन भविष्य में उसे संभवतः जीवन भर इसका पछतावा होगा। उस बच्चे की ताकत मामूली नहीं है, वह कम से कम ग्रेट मास्टर की स्तर का है। उनका पद काफी ऊंचा है और उनका पद निम्न नहीं है। लगातार 3 घंटे तक एक्सोटिक फ्लेम का उपयोग करने के बाद भी उनकी रोची शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह की शक्ति संभवतः कुछ शक्तिशाली डोलिंग योद्धाओं की रोची भंडार के बराबर है। ऐसा लगता है कि उनकी रोची साधना तकनीक उत्कृष्ट है। उनका पद भी कम नहीं है और उनकी भविष्य की उपलब्धियां संभवतः 2 युआन के पद से कम नहीं होंगी। शाओ परिवार एक बार फिर उठने वाला है। नालन जी ने आहते हुए कहा। मैंने थोड़ी देर पहले उनके गुरु से बात की थी। जहां तक मुझे पता चला है, वो व्यक्ति संभवतः 2 वां शिखर या यहां तक कि 2 वां रैंक का एक शक्तिशाली योद्धा है। ये बहुत दुख की बात है कि यानरांग इतनी जिद्दी है। इतना अच्छा रिश्ता था, फिर भी उसने अपनी लापरवाही से सगाई तोड़ दी। ये सचमुच अफसोस की बात है। ये सुनकर नालन सू ने कड़वे भाव से धीमी आवाज में कहा। मास्टर, 2 हुआन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति। ये सुनकर नालन जी ने पलकें झपकाई और अचानक उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। इस मूर्ख पोती ने किस तरह की बेवकूफी भरी हरकतें की हैं। लेकिन इस समय नालन यानरांग का चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। आपकी वजह से ही दादाजी खतरे में पड़ गए थे। हमारा परिवार इस बार आपका बहुत आभारी है। श्रीमती नालन, आप बहुत दयालु हैं। मास्टर नालन और मेरे दादाजी पुराने परिचित हैं। जब मुझे क्षमता है तो स्वाभाविक रूप से मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे बड़े हैं। इसके अलावा क्या 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाड़ प्रतिफल के रूप में नहीं है? अगर ऐसा है तो एहसान चुकाने जैसी कोई बात नहीं है। आखिरकार 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लाड़ मेरे छोटे भाई के उपयोग के लिए भी है, इसलिए इसे जान के बदले जान माना जा सकता है। क्योंकि अगर वह उस समय की तरह ही शक्ति के स्तर पर रहता तो शायद वह सचमुच पागल हो जाता। शाओ युआन ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से कहा। नालन परिवार के प्रति उनका वर्तमान रवैया ये था, लेन-देन पर चर्चा, हाँ रिश्तों पर चर्चा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपका धन्यवाद करना ही है, चाहे वह दादाजी के मामले के लिए हो या हम दोनों के बीच के मामले के लिए। नालन यानरांग ने गंभीरता से कहा। उसे फिर भी उसे धन्यवाद देना था। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने मन ही मन थोड़ी सी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। फिर हॉल में मौजूद हाई गोडोन से बात की। एंड हाय, मेरा काम यहाँ हो गया है, क्या हम चलें? हम आपको काफी देर हो गई, मैंने आज की साधना पूरी कर ली है। ये सुनकर हाई गोडोन ने मुंह बनाया और थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा।
हाँ हाँ, आपको इतना इंतजार कराने के लिए सॉरी, चलिए घर चलते हैं। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर नालन यानरान के साथ नालन हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। मिस नालन, कृपया यहीं रुकिए। मुस्कुराते हुए ये कहने के बाद दोनों सीधे सामने स्थित हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के प्रवेश द्वार पर कई सेवक एक पट्टिका टांग रहे थे। उनकी छाती पर मृतक परिवार के प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। स्पष्टतः ये लोग मृतक परिवार से ही थे। जैसे ही वे दोनों पास आए, उन लोगों ने अपना काम रोक दिया और उनका अभिवादन किया। युवक स्वामी, जियो युआन, बुजुर्ग है। हम हाय बोरोन ने सिर हिलाया, वही से अभ्यस्त था। जाहिर है, मित्र तेंगशान ने पहले ही निर्देश दे दिए थे। हालांकि शाओ युआन थोड़ा हैरान रह गया। कुछ पल स्तब्ध रहने के बाद उसने विनम्रता से सिर हिलाया, फिर सोने के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और पास के एक सेवक को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गर्मी लग रही है, इसे चाय के पैसे समझ लो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी, जियो युआन। ये सुनकर परिचारकों ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शाओ युआन और अन्य लोगों को सामने वाले महल में प्रवेश करते देख नालन यानरान को चुलझन में पलकें झपकाईं, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि परिचारकों ने पट्टिका से लाल कपड़ा हटाया, जिससे दो बड़े सुनहरे अक्षर दिखाई दिए, जो ड्रैगन फीनिक्स फीनिक्स शैली में बोल्ड अक्षरों में लिखे गए थे, ज़ियाओ मनु। नालन यानरान, जिसे आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तेजी से मुड़ी और हवेली के अंदर वापस भाग गई। आंगन में प्रवेश करते ही ज़ियाओ युआन ने याफी को एक सुंदर टिकाऊ पहने हुए एक पत्थर की मेज के पास बैठे देखा और ज़ियाओ यान को मुस्कुराते हुए देखा, जो पहले ही उनका अभिवादन करने आ चुकी थी। भाई एदा हाय, मैं आपको ढूंढने के लिए नीलामी घर गया था और बहन याफी ने कहा कि आप नालन मनु गए हैं, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आए हैं। उनका अभिवादन करने के बाद ज़ियाओ यान ने ज़ियाओ युआन को समझाया, हम तुम दोनों भाई बातें करो, मैं तेंगशान से मिलने जा रहा हूँ, उससे थोड़ी देर बात कर लूँ। रात के आकाश की ओर देखते हुए जहाँ चमकीला चांद और तारे पहले ही निकल चुके थे, हाय बोरोन ने धीमी आवाज में कुछ कहा, फिर उसकी आंखें पलक झपकते ही गायब हो गई। हाय बोरोन को गायब होते देख शाओ युआन और शाओ यान ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कंधे उचका दिए। समझदार लोगों के साथ व्यवहार करना आरामदायक होता है। ये कैसा था? शाओ युआन का प्रश्न संक्षिप्त था, लेकिन शाओ यान उसका अर्थ समझ गया। उसने कुछ भावहीन मुस्कान के साथ कहा, एंड हाई की औषधीय सामग्री को छोड़कर सब कुछ सुचारू रूप से चला। हम मित्र परिवार औषधीय सामग्री जुटाने में पूरी सहायता करेगा। मामला जल्दी सुलझ जाना चाहिए। नालन मनु की इस यात्रा से मुझे कुछ और लाभ भी हुए हैं। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया, फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी में रखी सात मायावी नीले रंग की आत्मा की लार निकाली और उसे शाओ यान को सौंप दिया। यह सात मायावी सियान आत्मा की लार है। सात मायावी नीले रंग की आत्मा की लार को देखकर ज़ियाओ यान ने क्षण भर की झिझक के बाद आश्चर्य से पूछा, हम इससे मास्टर को अपनी आत्मिक शक्ति वापस पाने में मदद मिल सकती है, इसलिए मैंने इसे मांगा। शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस यामा साम्राज्य में इतनी दुर्लभ औषधीय सामग्री देखने की उम्मीद नहीं थी। ये वाकई एक सुखद आश्चर्य है। इसके तुरंत बाद याओ लाओ की खुशी भरी हंसी सुनाई दी। मास्टर, ये वस्तु आपके लिए है। ये सुनकर ज़ियाओ यान ने मन ही मन पूछा, हम इस सात मायावी नीले रंग की आत्मा की लार से मेरी आत्मा काफी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकेगी। हालांकि यह मेरी चरम सीमा जितनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इसमें मेरे पूर्ण स्तर का कुछ अंश जरूर होगा। ये सुनकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ लाओ की बातें सुनकर शाओ युआन को अपने दिल में काफी राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद याओ लाओ की आत्मशक्ति एक उच्च श्रेणी की रोजों की स्तर तक पुनः प्राप्त हो जाएगी। जियामा साम्राज्य की तो बात ही छोड़ी, वो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भी शान से घूम सकता था। क्या उन्हें सीधे क्लाउड मिस्ट में जाकर हॉल ऑफ सोल्स के उस आदमी को मार देना चाहिए? नहीं, यह उचित नहीं है। एक विस्तृत योजना की अभी भी आवश्यकता है। ऐसे में कृपया गुरुजी से इस वस्तु का जल्द से जल्द उपयोग करने का अनुरोध करें। आपकी शक्ति जितनी अधिक होगी, शाओ यान और मुझे उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी। ये सुनकर शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चूंकि यह इतनी दुर्लभ वस्तु है, इसलिए इसे ठीक से तैयार न करना बहुत ही व्यर्थ होगा। याओ लाओ जैसे महान रसायन शास्त्री के लिए औषधीय सामग्रियों के उपयोग के मानदंड स्वाभाविक रूप से अत्यंत उच्च होते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से सामग्रियों का सीधे और सरल तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों के संयोजन का उपयोग करेंगे। तो फिर मैं अब रसायन शास्त्री संघ में जाकर औषधीय सामग्री ढूंढूंगी। भाई, आप और बहन या फिर आराम से बातें कर सकते हैं। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। शाओ यान ने शाओ युआन को बड़ी विचारशील अंदाज में आंख मारी और फिर पीछे मुड़े बिना चली गई। ये बच्चा। ये सुनकर ज़ियाओ युआन आश्चर्यचकित और कुछ हद तक चिढ़कर अपना सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए मेज पर बैठी याफी की ओर चल पड़ा। धन्यवाद बहन याफी। शाओ युआन ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा था, लेकिन याफी समझ गई। उसने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपकी मदद से ही पिछले कुछ वर्षों से और आने वाले लंबे समय तक परिवार में मेरा काम सुचारू रूप से चल रहा है। है ना, आज सगाई तोड़ने का काम भी बड़ी आसानी से हो गया। आपकी दयालुता के आगे मास्टर नालन ने कोई चाल नहीं चली और नालन यानरान और मुझे ही सगाई तोड़ने की अनुमति दी। अब मैं आखिरकार पूरी तरह से निश्चिंत हो सकती हूँ। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से याफी की कमर में हाथ डाला और हंसमुख स्वर में कहा, याफी, जिसकी कमर को ज़ियाओ युआन ने थाम रखा था, उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन फिर भी वो ज़ियाओ युआन की बाहों में सिमट गई। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक थी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब तुम मुझसे एक से छोटे थे। अब तुम एक ऐसे मजबूत आदमी बन गए हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। हाँ, शायद अगले 10 या 8 वर्षों में मैं महाद्वीप के शिखर पर खड़ा हो पाऊंगा। शाओ युआन ने कुछ भावपूर्ण भाव से सिर हिलाया। हम तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। याफी की मुस्कान सौम्य थी और उसकी आंखों में चमक थी, जिससे वह आकर्षक और मोहक लग रही थी। तो क्या आप आज रात यहीं रुकेंगे? चांदनी रात में याफी की मनमोहक चेहरे को देखकर शाओ युआन के गले में हल्की सी हलचल हुई, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। नहीं तो मैं क्यों आता? ये सुनकर याफी ने मोहक आवाज और रेशम जैसी कोमल आंखों से कहा, मवाह। ये सुनकर ज़ियाओ युआन खुद को रोक नहीं पाई और उसने याफी की गाल पर चुंबन कर दिया। याफी का चेहरा पके हुए सेब की तरह थोड़ा और लाल हो गया, जिससे वह और भी आकर्षक लगने लगी। ये देखकर ज़ियाओ युआन ने याफी को उठाया, अपने बैंगनी बादल पंखों को सक्रिय किया और याफी के मार्गदर्शन में सीधे हवेली के अंदर बेडरूम की ओर उड़ गया। अध्याय 124 आध्यात्मिक क्षेत्र। सुबह की धूप खिड़की के छेदों से छनकर कमरे में प्रवेश कर रही थी और उसकी रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। पूरी रात व्यस्त रहने के बावजूद ज़ियाओ युआन थका हुआ नहीं था, बल्कि उसे ताजगी महसूस हो रही थी। पिछली रात वह मिस्टिक आइस ड्रैगन फ्लाइट में व्यस्त था, जिसके कारण याफी को बहुत ही समय ही नींद आई। वह गहरी नींद में थी और जागने में असमर्थ थी। अपनी बाहों में थामे कोमल शरीर से आती हल्की सुगंध को महसूस करते हुए ज़ियाओ युआन ने अपनी आंखें से खोल लीं। मित्र परिवार की पर्वत श्रृंखला को थामे हुए उसका विशाल हाथ अपने आप थोड़ा कस गया। अगर उसने जानबूझकर अपने शरीर के भीतर मिस्टिक आइस आर्ट का संचार न किया होता, तो वह मामूली हलचल ही ज़ियाओ युआन के लिए फिर से इच्छा जागृत करने और याफी को और अधिक मजे के लिए ऊपर खींचने के लिए पर्याप्त होती। हम याफी का शरीर अनजाने में कांप उठा। जब उसने देखा कि शाओ युआन की कोई हलचल नहीं है, तो वह शांत हो गई। शाओ युआन की बाहों में सिमट गई और एक आरामदायक स्थिति में आने के बाद उसने एक शांत मुस्कान बिखेरी और नियमित सांसों के साथ गहरी नींद में फिर से सो गई। इसके जवाब में ज़ियाओ युआन ने भी हल्की सी मुस्कान दी। साधना में शायद ही कभी विमुख होने के कारण उन्होंने याफी की कोमल कमर को गले लगाया, मित्र परिवार की पर्वत श्रृंखला को थामे रखा और सोने का नाटक करते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। कुछ लोग खुश थे, कुछ दुखी थे। ये जानकर कि सामने वाला घर मित्र परिवार के हस्तक्षेप से शाओ परिवार को वापस मिल गया था, गंभीर बीमारी से उबर रही नालन जी ने पूरी रात एक पल भी नहीं सोई। क्यों? वो समझ नहीं पाया। एक उत्तम सगाई को उन्होंने तोड़ने पर तुले हुए थे। अब न केवल उनकी पोती का पति उनसे बिछड़ गया था, बल्कि उसे एक दूसरे परिवार ने छीन लिया था। नालन यानरान को भी कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था और उस रात उसे अच्छी नींद नहीं आई। उसे ऐसा लगा मानो कोई ऐसी चीज जो कभी उसकी थी, अचानक उसे छीन ली गई हो। हालांकि उसके पास कुछ भी कहने का कोई कारण या अधिकार नहीं था। आखिरकार चूंकि उसने अपनी सगाई तोड़ दी थी और शाओ युआन से उसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसके सारे विचार शाओ युआन के लिए अप्रासंगिक थे। इसके अलावा शाओ युआन ने इस मामले का जिक्र वर्षों पहले ही कर दिया था। वो व्यक्ति जिसकी वह प्रशंसा करता था इत्यादि। लेकिन यह मित्र परिवार की बहन याफी ही क्यों थी? नालन यानरान ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि शाओ युआन की रुचि याफी में थी। आखिरकार उस समय याफी कुछ मामलों के कारण प्रशिक्षण के लिए भूटान शहर गई थी। शाही राजधानी लौटने के बाद वो तुरंत मुख्यालय की नीलामी घर की कार्यवाहक वरिष्ठ बन गई। शाही राजधानी के कुलीन वर्गों में उसे एक महत्वपूर्ण हस्ती माना जाता था। थोड़ी सी कल्पना से कोई भी ज़ियाओ युआन और याफी के बीच के कुछ संबंधों का अनुमान लगा सकता है। हालांकि याफी की साधना प्रतिभा साधारण थी और वह वर्तमान में केवल 2 अभ्यासी स्तर पर थी। उसकी उम्र शाओ युआन से अधिक थी। शाओ युआन उसके साथ क्यों होगा? नालन यानरान को भी इस बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि ज़ियाओ युआन उसे यह बात नहीं समझाएगी और उसके पास शाओ युआन से स्पष्टीकरण मांगने की योग्यता भी नहीं थी। इसी बीच कीमियागर संघ में एक रात और एक सुबह बिताने के बाद ज़ियाओ यान ने आखिरकार औषधीय गोली बनाने की सामग्री एकत्र कर ली और आत्मा को बाहर करने के प्रशिक्षण के लिए आध्यात्मिक तरफ पदार्थ तैयार करने में याओ की मदद करने के लिए ज़ियाओ हवेली लौट आई। इसी वजह से अंततः ज़ियाओ युआन को बुलाया गया। उसे आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति द्रव को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का भी अवलोकन करना चाहिए। बिस्तर पर याफी धीरे-धीरे अपने कपड़े पहन रही थी। उसकी हर हरकत में एक मोहक आकर्षण था जो शाओ युआन के दिल को छू रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि नींद से जागने के बाद याफी, जिसने पहले ही इसकी मिठास का स्वाद चख लिया था, कि शाओ युआन में रुचि काफी बढ़ गई थी। उस खूबसूरत चेहरे को देखकर जिसमें परिपक्वता का आकर्षण था, ज़ियाओ युआन मुस्कुराया, फिर आगे झुककर याफी के गुलाबी होठों को चूमा, फिर एक निर्देश दिया और जाने के लिए मुड़ गया।
बहन या फिर कृपया किसी को श्रेया परिवार में भेजकर मेरे पिता को सूचित करें और उन्हें शाही राजधानी में आमंत्रित करें। आपके और मेरे बीच के मामले पर अभी हमारे बड़ों द्वारा चर्चा की जानी बाकी है। ठीक है, चिंता मत करो। ये सुनकर याफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शाओ हवेली के एक शांत कमरे में शाओ युआन और शाओ यान जमीन पर रखे कुशनों पर बैठे थे। उनके सामने एनलियाओ थे, जिनकी आकृति कुछ अलौकिक सी थी। इसी क्षण एनलियाओ ने भी गंभीरतापूर्वक काले दानव का कड़ाहा निकाला। उसमें 80 शीरक ज्वाला डालने के बाद उन्होंने एक एक करके औषधीय गोलियों की सामग्री से औषधीय गुण निकालने शुरू कर दिए। दोनों भाइयों शाओ युआन और शाओ यान की नजर में ये प्रक्रिया बिल्कुल सहज और निर्बाध थी। एनलियाओ के हर हाव भाव से एक शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर का व्यक्तित्व झलकता था। चाहे वह ऊष्मा पर नियंत्रण हो या औषधीय गोली की तरह को मिलाने का सही समय, सब कुछ विस्मयकारी था। एक महान रसायन शास्त्री को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हुए देखना हर पल एक ऐसा विवरण था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि ज़ियाओ युआन ने अभी आधिकारिक तौर पर रसायन विद्या शुरू नहीं की थी, फिर भी उसे बहुत लाभ महसूस हो रहा था। अगर उसे एनलियाओ की ज्वाला नियंत्रण विद्या मिल जाती, तो नानाजी के ब्रांड पॉइजन को पूरी तरह से नष्ट करने में शायद केवल 1 घंटा लगता। जहर को हटाने की कोशिश में वह खुद जहर का शिकार क्यों होता। समय बीतने के साथ-साथ औषधीय गोली की कई सामग्रियां धीरे-धीरे शुद्ध औषधीय गोली की तरल में परिवर्तित हो गईं, जो कड़ाही के अंदर संघनित हो गईं। अंत में एनलियाओ ने 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लार को औषधि के बर्तन में डाल दिया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब तक इस पदार्थ को औषधीय गोली की तरह रूप में परिष्कृत नहीं किया जाता, तब तक इसे पिछले औषधीय गोली की तरल के साथ मिलाया जाता है और कुछ अनावश्यक अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। तब औषधीय गोली की तरल को शुद्ध किया जा सकता है और अंततः औषधीय गोली की तरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। औषधि पात्र के अंदर हरी जैसे सफेद रंग की ज्वालाएं लगातार भड़क रही थी। भयानक उच्च तापमान के कारण मूल रूप से हरे जैत के समान दिखने वाली 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लार तेजी से सिकुड़कर मुरझाने लगी। जादुई बात यह थी कि यद्यपि शाखाएं और पत्तियां लगातार मुरझाती जा रही थी, वहीं शीर्ष पर खिले 7 रंगों के फूलों का रंग और भी अधिक चमकीला होता जा रहा था। जब शाखाएं और पत्तियां पूरी तरह से सूखकर राख हो गईं और बिखर गईं, तब तक 7 रंगों की चमक चकाचौंध कर देने वाली हो चुकी थी। इसके अलावा लंबे समय तक धरती में दबी हुई उत्तम शराब जैसी एक समृद्ध सुगंध औषधि पात्र के अग्नि छिद्र से धीरे-धीरे फैल रही थी। महज उस सुगंध को सूंघते ही शाओ युआन और शाओ यान दोनों एक साथ कांप उठे। परिणामस्वरूप उनकी पूरी मानसिक स्थिति अभूतपूर्व स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। केवल फूलों की खुशबू का ही इतना चमत्कारी प्रभाव है जो किसी तीसरे दर्जे की औषधि के बराबर है। इस संयोजन और परिष्करण के बाद इसका प्रभाव शायद बेहद आश्चर्यजनक होगा। शाओ यान किनारे से विस्मयबोध से भर उठी। इस विषय पर शाओ युआन की कोई राय नहीं थी, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। ज्वालाओं में घिरे 7 मायावी नीले रंग के आध्यात्मिक लार के फूल पर लगातार बदलते 7 रंगों के प्रकाश को देखते हुए जो उसे परिष्कृत करने वाली ऐसी शीतल ज्वाला से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, एनलियाओ के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उनके किसी भी हस्तक्षेप के बिना उस अनोखी ज्वाला का तापमान अचानक काफी बढ़ गया। ज्वाला को नियंत्रित करने की ऐसी क्षमता देखकर शाओ युआन और शाओ यान सचमुच ईर्ष्या करने लगे। और गोलाबारी बढ़ाने के बाद 7 मायावी नीले रंग के आध्यात्मिक लार के फूल पर 7 रंगों की रोशनी लगभग तुरंत ही टूट गई। इसके तुरंत बाद एनलियाओ के नियंत्रण में मौजूद ऐसी शीतल ज्वाला का तापमान अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। शाओ यान जानता था कि वह इतने कम समय में इस तरह की विधि हासिल नहीं कर सकता। जैसे ही 7 रंगों का प्रकाश क्षीण हुआ, 7 रंगों का फूल तुरंत नाजुक हो गया। लौ की एक हल्की सी चमक से ही पंखुड़ियां तेजी से मुरझा गईं और मुरझाई हुई पंखुड़ियों से 7 रंगों की ओसी छोटी-छोटी बूंदें टपकने लगीं, जो एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। जैसे ही 7 रंगों के फूल पूरी तरह मुरझा गए, 7 रंगों की ओसी छोटी-छोटी बूंदें धीरे-धीरे आपस में मिल गईं, मानो एक चमकदार मोती 7 रंगों की चमक बिखेर रहा हो, जो देखने में बेहद भव्य लग रहा था। ये देखकर एनलियाओ ने बिना किसी हड़बड़ी के उसे आत्मा शक्ति से घेर लिया और उसे पहले से तैयार किए गए रंगीन औषधीय गोली की तरल में धकेल दिया। अगले ही क्षण औषधि पात्र में जलती हुई निर्मल ज्वाला ने रंगीन औषधीय गोली की तरल को घेर लिया, जिससे अशुद्धियां दूर होने लगी और औषधीय गोली का तरल शुद्ध और शांत होने लगा। लगभग आधे घंटे बाद एनलियाओ का चेहरा अचानक कठोर हो गया। फिर उन्होंने सीधे शीतल ज्वाला से औषधि की गोली की तरल को घेर लिया, उसे बाहर निकाला, मुंह खोला और सीधे निकल लिया। अगले ही क्षण 7 रंगों की रोशनी ने एनलियाओ के पूरे अलौकिक शरीर को 7 रंगों की आभा से सीधे प्रकाशित कर दिया। इसके तुरंत बाद शाओ यान और शाओ युआन दोनों ये देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुए कि एनलियाओ की आत्मा शक्ति आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रही थी और एनलियाओ की आभा भी धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही थी। सौभाग्यवश एनलियाओ पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने कमरे के भीतर अपनी आभा को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया, जिससे वह बाहर न निकल सके। अन्यथा शाही राजधानी के शक्तिशाली लोग शायद चैन से नहीं बैठ पाते। और एनलियाओ की आत्मशक्ति की पुनः प्राप्ति के साथ उनका सूक्ष्म शरीर भी स्पष्ट रूप से ठोस हो गया। हल्की सी दो अत्यंत आध्यात्मिक आत्म तरंगें निकलीं और फिर शाओ युआन और शाओ यान के शरीरों में समा गईं। उन दोनों को अपनी आंखों के सामने केवल एक धुंधलापन महसूस हुआ और उनकी चेतना एक विशाल सागर में प्रकट हुई। ये कहां है? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, स्वाभाविक रूप से वे असमंजस में थे। इसके तुरंत बाद उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि एक दूसरे के शरीर अत्यंत सूक्ष्म थे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे आत्मा की अवस्था में थे। यह महसूस करते हुए दोनों ने चारों ओर देखा और अंततः नीचे विशाल महासागर में कुछ असामान्यताओं को देखा। यह विशाल सागर पूरी तरह से आत्मा की शक्ति से बना था। इतनी भयावह रचना को शायद केवल एनलियाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ही हासिल कर सकते थे, है ना? जैसे ही उनके विचार स्थिर हुए, सामने स्थित आत्मा के सागर में एक परिचित पुरानी आकृति धीरे-धीरे साकार होने लगी। अध्यापक, ये देखकर वे दोनों तुरंत उनसे मिलने चले गए। हे, मैंने तो बस यूं ही इसे आजमाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में सफल हो जाएगा। एनलियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा और काफी संतुष्टि के साथ कहा, यह मेरा चेतना सागर है। मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि वर्षों पहले एक प्राचीन खंडहर में मैंने आत्मा शक्ति बढ़ाने के कुछ तरीके प्राप्त किए थे, लेकिन वो केवल एक अपूर्ण नियमावली थी और मैंने उस समय इसका आगे अध्ययन नहीं किया था। अभी अचानक ही मैंने इसे आजमाया और मुझे इसके सफल होने की उम्मीद नहीं थी। संयोग से इस बार तरल पदार्थ की औषधीय शक्ति से मैं आप दोनों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दूंगा। एनलियाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोलना जारी रखा। ये सुनकर ज़ियाओ युआन और ज़ियाओ यान ने समझाने पर सिर हिलाया और एनलियाओ के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। गुरुजी, ये औषधि का तरल रूप अत्यंत मूल्यवान है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले अपनी आत्मशक्ति को पुनः प्राप्त करने को प्राथमिकता दें। उद्धरण चिन्ह। शाओ युआन ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे भाई की बात सही है, शिक्षक। शाओ यान ने भी तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हे, तुम दोनों छोटे बदमाशों, जब आत्मा की शक्ति की बात आती है, तो क्या तुम मुझसे ज्यादा जान सकते हो? मेरी आत्मा के साथ ही भगवान, कुछ और 7 मायावी नीले रंग की आत्मा की लार भी पर्याप्त नहीं होगी। अब जबकि मैं उच्चतर अवस्था में पहुंच गया हूं, बची हुई औषधीय गोली की शक्ति मेरे लिए उतनी मददगार नहीं है। इसे तुम दोनों शरारती बच्चों को देना ही बेहतर है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो इससे तुम्हारी आत्मशक्ति में थोड़ी वृद्धि होगी, जो भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। जहां तक मेरी बात है, मैं भविष्य में कोई और अवसर ढूंढ लूंगा। तुम दोनों शरारती बच्चे मुझे औषधि बनाने की सामग्री ढूंढने में मदद कर रहे हो, तो क्या मुझे अभी डर है कि मेरी आत्मशक्ति पुनः प्राप्त नहीं होगी? ये सुनकर एनलियाओ ने अपना हाथ हिलाया, फिर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उंगली से इशारा किया। नीचे आत्मा सागर में 7 रंगों के 2 प्रकाश स्तंभ सीधे आकाश में उठे और शाओ युआन और शाओ यान को घेर लिया। इस प्रकार शाओ युआन और शाओ यान अधिक विनम्र नहीं रह सके और तुरंत अपने गुरु के उपहार को आत्मसात करना शुरू कर दिया। अपने सामने 2 एक जैसे चेहरों वाले व्यक्तियों को देखकर एनलियाओ ने बड़ी संतुष्टि से मुस्कुराया। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि इस जीवन में उनकी सबसे संतोषजनक उपलब्धि किसी उच्च श्रेणी की औषधीय गोली का निर्माण करना नहीं, बल्कि इन 2 उत्कृष्ट शिष्यों का प्रशिक्षण करना होगा। इसके तुरंत बाद उसने अपनी मुस्कान पर काबू पाया और खुद का जायजा लिया। उसके अनुमान के अनुसार उसकी आत्मिक शक्ति अब मुश्किल से आध्यात्मिक जगत की स्तर तक ही पहुंच पाई थी। सामान्य तौर पर आत्मशक्ति का इस स्तर एक ग्रेड 8 कीमियागर की ताकत का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन आखिरकार एनलियाओ का कोई भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए 7वीं श्रेणी की कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना भी मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला काम था। जहां तक युद्ध क्षमता की बात है, वो केवल रोज़ स्तर पर था, लेकिन निसंदेह ज़ियाओ युआन और ज़ियाओ यान के लिए एक बड़ी बात थी। इसके अलावा ज़ियाओ युआन और ज़ियाओ यान की आत्मा इस क्षेत्र को भी लाभ हुआ और उसे एक छोटा सा ब्रेकथ्रू प्राप्त हुआ। भविष्य में यदि एनलियाओ की स्वर्ग रैंक की प्रतिनिधि लड़ाई की स्थिति फिर से उत्पन्न होती है, तो वे और अधिक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। एनलियाओ की वर्तमान शक्ति के साथ वो पूरे जियामा साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए पर्याप्त थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होने के बाद यहां तक कि रोज़ों के शक्तिशाली लोग भी आसानी से शाओ युआन भाइयों को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सचमुच आत्मशक्ति में वृद्धि भले ही बहुत अधिक न हुई हो, लेकिन इसने आध्यात्मिक ऊर्जा का स्वाद चख लिया है। भविष्य में थोड़ा सा अवसर मिलने पर यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। ये खेदजनक है कि इस अपूर्ण नियमावली में स्वर्ग स्तर तक पहुंचने की विधि का उल्लेख नहीं है। तब तक इन दोनों शरारती बच्चों को शायद अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कुछ अफसोस के साथ अपनी जीत जताते हुए एनलियाओ ने अपने दोनों शिष्यों पर धीरे-धीरे फीकी पड़ती 7 रंगों की रोशनी को देखा और लगातार सिर हिलाया। इन दोनों शिष्यों की आत्मिक शक्ति वर्षों से वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत और अटूट थी। वे स्वाभाविक रूप से रसायन विद्या सीखने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार थे। दोनों पर से प्रकाश पूरी तरह गायब होते देख एनलियाओ ने सीधे अपनी आंखें हिलाई और उनकी आत्माओं को वापस भेज दिया। फिर एक विचार के साथ उनकी चेतना सागर से उनके आत्मिक शरीर में लौट आई। उनकी थोड़ी बंद आंखें खुली और एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तरंगों में परिवर्तित होकर बाहर की ओर फैल गई। दोनों शिष्यों के शरीरों से बचते हुए ये शक्ति कुछ ही दूरी पर छत पर मौजूद एक छाया से टकरा गई। इसके तुरंत बाद अचानक परछाई से एक आकृति निकली और उसके मुंह से ताजा खून की एक बूंद फूट पड़ी। धिक्कार है, ये जानते हुए भी कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, तुमने फिर भी इतनी जोर से मारा। उस परछाई ने अपने मुंह से खून पोंछा, बड़बड़ाते हुए एक गाली दी, फिर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। इतने लंबे समय तक अंधेरे में ताक झांक करते रहने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं है?
एन याओ ने उन शब्दों पर उपहास किया और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। और जैसे ही यह खबर फैली, पहले से जारी किया गया सोल इम्पैक्ट भी वापस ले लिया गया। ए इसके तुरंत बाद एन याओ के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उसने देखा कि शियाओ युआन और शियाओ यान एक के बाद एक अपने चारों ओर ऊंची ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहे थे। उनके हाव-भाव से स्पष्ट था कि वे आगे बढ़ने ही वाले थे। अध्याय 125 नाली यानरान को ईर्ष्या हुई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी आत्मा की उन्नति के साथ-साथ उनका रुचि क्षेत्र भी उन्नति करेगा। याओ लाओ ने अपने दोनों शिष्यों को थोड़ी हैरानी से देखा, फिर मानो उन्हें समझ आ गया। हाँ, सही कहा, जब मेरी आत्मा शक्ति ने उस समय आध्यात्मिक क्षेत्र को छुआ था, तब मेरा रुचि क्षेत्र इन दोनों छोटे शिष्यों से कहीं अधिक था और रुचि में जो उन्नति हुई थी वह नगण्य थी। दोनों की प्रगति बेहद सहज रही। कुछ ही समय में दोनों ने एक के बाद एक अपनी सफलता की राहें पूरी की और अपनी आंखें खोली। शिक्षक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मा को बोध करने की मेरी क्षमता और भी अधिक निपुण हो गई है। शाओ यान ने उत्साह से कहा। अब उन्हें पूरा भरोसा था कि वे तीसरे दर्जे की औषधीय गोलियों की सफलता दर को 10% तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि चौथे दर्जे की औषधीय गोलियों पर भी प्रयोग करने का उन्होंने साहस किया। ये जानना आवश्यक है कि ज़ियाओ यान की तीसरे दर्जे की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की मूल सफलता दर लगभग 90% तक पहुंच चुकी थी। अब इसमें 10% की और वृद्धि के साथ ये लगभग 100% सफलता दर बन गई थी। ऐसा स्तर तो कुछ चौथे दर्जे के रसायन भी हासिल नहीं कर पाए थे। जहाँ तक ज़ियाओ युआन की बात है, उसने कभी औषधीय गोलियां नहीं बनाई थी, इसलिए वो केवल अपने अग्नि नियंत्रण कौशल का ही संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता था। उसने तुरंत ही नियांग जुड़वां ज्वालाओं का आह्वान किया और एक ही विचार से उन्हें दो अलग-अलग ज्वालाओं में विभाजित कर दिया। फिर ये दोनों ज्वालाएं सीधी उमड़ पड़ी और दो अग्नि मछलियों में परिवर्तित हो गईं, एक काली और एक सफेद, जो शाओ युआन की हथेली में जीवंत रूप से घूमने लगी। अच्छी अग्नि नियंत्रण क्षमता, भले ही ज़ियाओ यान रसायन विद्या का अभ्यास करो, उसकी अग्नि नियंत्रण क्षमता अभी भी तुम्हारी तुलना में थोड़ी कमजोर है। याओ लाओ ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उनकी धारणा में शियाओ युआन की आत्मा की चेतना वास्तव में शियाओ यान की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में इसे सीधे अग्नि नियंत्रण क्षमता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। अग्नि नियंत्रण क्षमता को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। स्पष्ट दिव्य ज्वालाओं को नियंत्रित करने के लिए ज़ियाओ युआन ने अपनी अग्नि नियंत्रण क्षमता को दिखाने में काफी प्रयास किया था। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने शर्माते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि इन यांग फ्लेम्स पर उसका नियंत्रण वास्तव में एक स्तर तक बेहतर हो गया था, लेकिन ये केवल आत्मा शक्ति में वृद्धि के कारण नहीं था। कल रात इन और यांग का मिलन भी हुआ था। ये नौ यांग की विलय और आत्मा और भौतिक शरीर के परस्पर जुड़ने की अद्भुत अनुभूति का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद ज़ियाओ युआन ने वास्तव में इन यांग फ्लेम्स की एक अवर्णनीय समझ प्राप्त की। याओ लाओ की इस धारणा के बारे में कि उसने अपनी अग्नि नियंत्रण क्षमता को विकसित करने के लिए प्रयास किया था, वास्तव में सबसे बड़ा प्रयास अग्नि संबंधी तकनीक, झुलसा देने वाली अग्नि भस्मीकरण का अभ्यास करना था। इसके अलावा और कुछ खास नहीं था। इस बार थोड़ी जल्दबाजी हो गई। अगली बार जब मुझे आत्मा शक्ति को बहाल करने वाली औषधीय सामग्री मिलेगी, तब भी मुझे आराम करने के लिए एक एकांत स्थान की आवश्यकता होगी। हालांकि इस बार मैंने जानबूझकर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, फिर भी आत्मा में कुछ उतार-चढ़ाव आ गए। अगली बार जब मैं आराम करूंगा, तो मुझे डर है कि आत्मा के उतार-चढ़ाव 10 साम्राज्यों के क्षेत्रफल में फैल जाएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। याओ लाओ ने अचानक विषय बदल दिया, अपना सिर हिलाते हुए कुछ बेबसी के साथ कहा। जब उसकी आत्मिक शक्ति आध्यात्मिक स्तर तक पुनः प्राप्त हो गई, तो वह शून्य लोक से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करके पुनः प्राप्त कर सकता था। यद्यपि यह क्रियाशीलता भौतिक शरीर होने की तुलना में काफी धीमी थी, फिर भी यदि उसे पर्याप्त अवसर मिले, तो उसने सोचा कि जब उसकी आत्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो जाएगी, तो वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी आत्मा को भेज सकता है। एक अन्य रैंक वाला रन और डाउची रन। तब तक वह 9वें दर्जे की औषधीय गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता था। इस समय गुरु की आत्मिक शक्ति असीम है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भविष्य में जब आप अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे तो ये कैसी होगी। ये सुनकर शाओ युआन इसमें से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। याओ लाओ की आत्मा शक्ति कितनी भयावह थी, ये केवल स्वयं अनुभव करके ही कोई जान सकता था। हे अगर मैं सचमुच अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त कर लूं, तो जियामा साम्राज्य की तो बात ही छोड़ो, इस महाद्वीप पर भी तुम दोनों छोटे-मोटे लोग इधर-उधर भाग सकते हो। याओ लाओ स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे मूड में थे और हंसते हुए बोले। हे लगता है गुरुजी सचमुच महाद्वीप की शिखर पर विराजमान एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। आपके शिष्य बनने का अवसर मेरे और शियाओ यान के लिए सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने सिर हिलाया और भावुक होकर कहा। जी हाँ गुरुजी, आपकी ताकत को देखते हुए शायद ही कोई आपका प्रतिद्वंदी बन पाए, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? शाओ यान ने भी सहमति में सिर हिलाया, फिर बोलने में हिचकिचाया, जिससे उसके मन में मौजूद पुराना संदेह फिर से उभर आया। ये शब्द सुनते ही याओ लाओ का चेहरा और भी उदास हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और धीरे से कहा, यद्यपि तुम दोनों भाई कमजोर नहीं हो, लेकिन अगर तुम मेरे मामलों को समझना चाहते हो, तो तुम्हें कम से कम दो सम्राट विद्या का विशेषज्ञ बनना होगा। अन्यथा भले ही तुम जान जाओ, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ये सुनकर शाओ युआन और शाओ यान ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, गुरुजी चिंता मत कीजिए, हम साधना करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम कोई मिलने आया है, मैं पहले भंडारण कक्ष में वापस जाता हूँ, तुम दोनों भी काम में लग जाओ। ये सुनकर याओ लाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर भंडारण वलय में उड़ गया। भाई, मुझे अभी भी कीमियागर संघ की आंतरिक परीक्षा में भाग लेना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। याफी, हाय गोरोंग और शियाओ युआन को ही शियाओ यान की शियाओ हवेली में प्रवेश करने की जानकारी थी, इसलिए आगंतुक स्वाभाविक रूप से उसे नहीं ढूंढ रहा होगा। अतः वह भी इस समय निश्चिंत होकर चला गया। अच्छा, साम्राज्य की राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों को देखने दो कि उतान शहर में हमारे शियाओ परिवार के प्रतिभाशाली लोग कितने अद्भुत हैं। ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुराया और शाओ यान के कंधे पर थपथपाया। फिर दोनों भाई कमरे से बाहर निकल गए, एक सामने के दरवाजे की ओर और दूसरा पीछे के दरवाजे की ओर चला गया। युवा स्वामी शियाओ युआन बहन याफी स्वागत कक्ष में मेहमानों का स्वागत कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि साधना समाप्त करने के बाद आप वहां जाएं। गलियारे से गुजर रही नौकरानी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और फिर शियाओ युआन से बात की। ठीक है, आप आगे चलिए। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा। ये निवास बहुत बड़ा था और इसका जीर्णोद्धार किया गया था, इसलिए ज़ियाओ युआन को ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी चीज कहां स्थित है। इसके विपरीत ज़ियाओ यान, जो कल ही लौट आया था, को निवास की समग्र संरचना का सामान्य ज्ञान था और वह जानता था कि पीछे के दरवाजे से बाहर निकलना रसायन के संग के करीब था। ये सुनकर नौकरानी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और आगे चलने लगी। स्वागत कक्ष के अंदर नाना याना ने याफी को देखा, जो मुख्य सीट पर बैठी हुई थी और पूरी तरह से एक मेजबान की तरह दिख रही थी, और उसे बेहद अजीब लगा और अजीब तरह से थोड़ा खट्टा भी। वो सोचे बिना नहीं रह सकी। ये शाओ युआन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सगाई तोड़ने के लिए इतना उत्सुक था। दरअसल वह याफी का हवेली में आधिकारिक रूप से स्वागत करने के लिए उत्सुक था। मैं उसे किस मामले में कमतर हूँ? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि छोटी श्रीमती नालन शियाओ युआन से मिलने के लिए हवेली में क्यों आए हैं? वह इस समय साधना कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि छोटी श्रीमती नालन भी जानती हैं कि साधना से संबंधित ऐसे मामलों में यदि स्वेच्छा से निर्णय न लिया जाए तो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप जो भी चर्चा करना चाहें बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। याफी के चेहरे पर एक बेदाग मुस्कान थी और बोलते समय उसकी आवाज कोमल थी। ये सुनकर नालन यानरान को समझ नहीं आया कि याफी बहाना बना रहा है या सच बोल रहा है, इसलिए उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मैं उसकी साधना समाप्त होने तक ही इंतजार कर सकती हूँ। इस बार युवा गुरु शियाओ की कृपा से मेरे गुरु नालन मिश्र से मुक्त हो गए हैं, इसलिए इस मामले को ठीक से संप्रेषित करना आवश्यक है। आज रात हमारे नालन परिवार में एक भोज का आयोजन किया जा रहा है और बहन याफी को भी आमंत्रित किया गया है। आप उस समय युवा स्वामी शियाओ के साथ उपस्थित हो सकते हैं। जब नालन यानरान बोल रही थी, तभी उसने अपने भंडार के छल्ले से 2 निमंत्रण पत्र निकाले और उन्हें पास खड़ी एक नौकरानी को सौंप दिया, जिसने फिर उन्हें याफी को दे दिया। हे ये तो वाकई अच्छी बात है। ये सुनकर याफी ने सिर हिलाया, निमंत्रण पत्र लिए, उन्हें देखा और फिर आगे कहा, चूंकि छोटी मालकिन नालन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से जाऊंगी, लेकिन अपनी बात पूरी करते करते ही याफी ने सफेद कपड़े पहने एक शख्स को अपनी ओर आते देखा। फिर उसने निमंत्रण पत्र मेज पर रखे, खड़ी हुई और लहराते हुए उसकी ओर चल पड़ी। खेती पूरी हो गई। वो मुस्कुराई और शियाओ युआन के हाथ में अपना हाथ डालकर पूछा, मैंने सुना है कि कोई मेहमान आया है। ज़ियाओ युआन ने सिर हिलाया, लापरवाही से पूछा और फिर याफी को अपने साथ हाथ में हाथ डालकर स्वागत कक्ष में चला गया, जहां उसकी नजर नालन यानरान पर पड़ी, जिसका चेहरा थोड़ा जटिल था। छोटी मिस नालन, आप ही हैं? शियाओ युआन ने आश्चर्य भरी नजर से पूछा। युवा स्वामी शियाओ ने इसे यानरान से पूरी तरह छिपाकर रखा था। अगर मैं आज मिलने नहीं आती तो शायद यानरान को पता ही नहीं चलता कि उस समय युवा स्वामी शियाओ जिसे विशेष स्नेह देते थे, वह वास्तव में बहन याफी थी। ये सुनकर नालन यानरान ने धीमी आवाज में कहा, हे उस समय मैंने सिस्टर याफी के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी, इसलिए कुछ भी कहना स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होता। अब जब याफी इस हवेली की मालकिन है, तो ये स्वाभाविक रूप से ठीक है। ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया, मानो वह नालन यानरान के इरादों को समझ ही नहीं पाया हो। लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सा भाव था। क्या नालन यानरान ने पिछली रात सब कुछ सोच समझ लिया था? उसके साथ उसका रिश्ता इतना करीबी तो नहीं लग रहा था, है ना? इसके तुरंत बाद ये देखकर कि केवल एक मुख्य सीट थी, ज़ियाओ युआन ने लापरवाही से एक कुर्सी खींची, उसे नीचे रखा और बैठ गया। फिर याफी को मुख्य सीट पर वापस बैठने का इशारा किया। याफी भी ये देखकर दंग रह गई। जब शियाओ युआन आया ही था, तो स्वाभाविक रूप से उसे मुख्य स्थान पर बैठना चाहिए था। उसे शियाओ युआन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये दृश्य देखकर नालन यानरान को एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हुई। ओह, ये निमंत्रण पत्र। मेज पर रखे निमंत्रण पत्रों पर नजर पड़ती शियाओ युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उत्सुकता से पूछा, ये छोटी श्रीमती नालन की ओर से निमंत्रण है? क्या आपने कल स्वामी नालन को ठीक नहीं किया था? इसे मनाने के लिए नालन हवेली में एक भोज का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी नालन को ठीक करने वाले व्यक्ति के रूप में आपको अवश्य आना चाहिए। ये सुनकर नालन यानरान के कुछ बोलने से पहले याफी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या सिस्टर याफी भी जा रही हैं साथ में?
शाओ युआन ने सिर हिलाया, फिर दूसरा निमंत्रण देखा और समझदारी से पूछा। स्वाभाविक रूप से मैं जा रहा हूं। युवा मिस नालन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। याफी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हम। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया, फिर बगल में बैठी नालन यानरान की ओर देखकर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं शाओ भोज में समय पर जरूर आऊंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि छोटी मालकिन नालन को कोई और काम है? ओह, मैं। नालन यानरान ने शाओ युआन के लहजे में उपेक्षा का भाव महसूस किया और उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से बदल गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो यानरान अब चलती है। हे, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुराया, फिर कृपया का इशारा किया और फिर नालन यानरान को शाओ हवेली से बाहर ले जाते हुए आगे बढ़ा। नालन यानरान को विदा करने के बाद ज़ियाओ युआन मुड़कर हवेली में वापस चला गया और स्वागत कक्ष में लौटते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, मुझे लगा था कि बहन याफी नीलामी घर में काम करने चली गई होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहीं रुककर मेजबानी करेगी। ये सुनकर याफी ने भी मनमोहक मुस्कान के साथ मीठी आवाज में कहा, क्या कैरन मास्टर शाओ युआन इसके लिए मुझे दोषी ठहराने वाले हैं? ये कहने के बाद उसने एक दयनीय भाव भी दिखाया, जिससे लोग हंसे बिना नहीं रह सके। तो ज़ियाओ युआन आगे बढ़ा, याफी की कमर में अपना हाथ डाला, उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपना सिर नीचे किया और उसकी कोमल कान के पास लिए से हंसा। बहन याफी इतनी आकर्षक है कि उनका ऐसा व्यवहार देखकर लोगों के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दिन में ही ज्यादा मेहनत करेंगे तो मुझे डर है कि बहन याफी को रात में चलने में मदद की जरूरत पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप थोड़ा संयम बरतें। अपनों के खिलाफ मेरी इच्छाशक्ति ज्यादा काम की नहीं है। बोलते ही ज़ियाओ युआन ने स्मैक की आवाज निकाली और याफी की कोमल नितंबों पर जोरदार थप्पड़ मारा, जो पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह सुडौल थे। इस अचानक हमले से याफी का कोमल शरीर कांप उठा। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि मास्टर शाओ युआन इतने कामुक हैं। याफी ने शर्माते हुए और मुंह फुलाते हुए कहा, वासना मानव स्वभाव है, अगर मैं सिस्टर याफी के प्रति वासना से ग्रस्त न होता तो क्या सिस्टर याफी सहज महसूस करती? ये सुनकर शाओ युआन ने याफी की ओर चिढ़ाने वाले भाव से देखते हुए पूछा। ये सुनकर याफी को वास्तव में लगा कि शाओ युआन की बातें काफी हद तक सही हैं। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर आह भरी। बहन तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों के आगे नहीं टिक पाएगी। खैर छोड़ो भी, कल रात तुमने इस पर याफी के चेहरे पर एक मोहक शर्मिंदगी झलक उठी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तुमने बहन को इतनी शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। अब बहन तुम्हारी है, मुझे निराश मत करना। शर्म से लाल हो रही लेकिन बेहद गंभीर दिख रही याफी को देखकर ज़ियाओ युआन ने अपनी मुस्कान छुपा ली और गंभीरता से कहा, बहन याफी, शाओ युआन अपने लोगों से कभी खोखले वादे नहीं करता। मैं बहन याफी के स्नेह को कभी निराश नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे पिता भी आप जैसी बहू पाकर बहुत खुश हैं। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि नालन परिवार से सगाई टूटने के बाद मैं मित्तल परिवार को शादी का प्रस्ताव दूंगा। कुछ दिनों में जब मेरे पिता साम्राज्य की राजधानी पहुंचेंगे तो मैं उनसे इस मामले पर ग्रैंड और रिहाई से बात करने के लिए कहूंगा। ये सुनकर याफी के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में हल्की सी उदासी झलकने लगी। परिवार में पली बड़ी होने के कारण उसने अपने कबीले के लोगों को जबरन व्यावसायिक विवाह करते देखा था, जहां उन्हें ऐसे लोगों से शादी करनी पड़ती थी जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। उसने शुरू में सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन संयोग से वह भूटान शहर गई और वहां उसकी मुलाकात सफेद वस्त्रों में सजी उस आकर्षक युवा स्वामी से हुई और तब से वह धीरे-धीरे अपने निर्भाग्य से मुक्त हो गई और उसे अपना आदर्श पति मिल गया। आज भी जब वह इसके बारे में सोचती है तो यह एक सपने जैसा लगता है। ठीक है, हमें आज रात भोज में तो जाना ही होगा। लगता है नालन परिवार को ग्रैंड को भी आमंत्रित करना चाहिए था। तेनशान, आखिरकार बहन याफी अभी भी मित्तल परिवार की सदस्य हैं। अगर आप आज रात मेरे साथ सचमुच उपस्थित होंगी तो मित्तल परिवार के कुछ लोगों की इस बारे में अलग-अलग राय होगी। मैं मित्तल परिवार का अनादर भी नहीं कर सकता और नहीं बड़े बुजुर्ग के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता हूं। तेनशान, इसलिए बहन याफी को फिलहाल कड़ी मेहनत करनी होगी और मित्तल परिवार में वापस लौटना होगा। हम आज रात फिर मिलेंगे। कुछ देर बाद ज़ियाओ युआन ने धीरे से याफी की सुगंधित कंधे पर थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, क्या आपको इस बात की चिंता है कि मित्तल परिवार के कुछ बुजुर्ग लोग इसका इस्तेमाल परेशानी पैदा करने और परिवार पर मेरे नियंत्रण में बाधा डालने के लिए करेंगे? ये सुनकर याफी तुरंत शाओ युआन का मतलब समझ गई और उसने पूछा, हाँ, लियो की घटना को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लिए सतर्क रहना बेहतर है। एंड हाई के लिए किसी अलग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसके समूह के खिलाफ मामला हो तो हम दोबारा इतनी बेरहमी नहीं बरत सकते। एंड पद पर पदोन्नत होने के लिए उन्होंने भी मित्तल परिवार में बड़ा योगदान दिया होगा। कुछ मामलों पर दूरगामी विचार करना ही बेहतर होता है। शाओ युआन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, तो मैं पहले वापस जाता हूं। आज रात मिलते हैं। ये सुनकर याफी भी थोड़ी गंभीर हो गई। उसने खुद को शाओ युआन के आलिंगन से छुड़ाया और कहा, ठीक है, आज रात मिलते हैं। याफी को विदा करने के बाद ज़ियाओ युआन ने खुद को संभाला और अपने शयन कक्ष में लौट आए, जहां उन्होंने एक नौकरानी को उन्हें परेशान न करने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने अपनी जूती उतारी, पलंग पर पालथी मारकर बैठ गए और साधना करने लगे। उसे सबसे पहले अपने शरीर में मौजूद ब्रांड पॉइजन से निपटना होगा। जैसे ही वह साधना की अवस्था में प्रवेश किया, ज़ियाओ युआन का ध्यान उसके पेट के निचले हिस्से में केंद्रित हो गया। एक हल्के मानसिक आदेश से नालिन से काले और सफेद रंग की ज्वाला की एक हल्की सी लकीर निकली, जो उसके दांत में उठकर झिलमिलाने लगी। उसका ध्यान लगातार सुलगती हुई काली सफेद लौ पर केंद्रित था। काफी देर बाद शाओ युआन के नियंत्रण में काली सफेद लौ अचानक तेज हो गई और उसका तापमान तेजी से बढ़ गया। तापमान बढ़ने के साथ ही लौ के केंद्र में एक हल्की काली धुंध धीरे-धीरे संघनित होने लगी। ये तो बेहद खतरनाक जहर है। यह न केवल उस भयानक ज्वाला के तापमान को सहन कर सकता है, बल्कि उसमें सहजता से विलीन भी हो सकता है। अगर मैं पहले से सतर्क न होता तो इसका पता लगाना मुश्किल होता। एक शक्तिशाली जहर से यही उम्मीद थी, जिससे एक बहुमान विशेषज्ञ भी डरता है। काली धुंध को निहारते हुए ज़ियाओ युआन ने मन ही मन धीरे से कुछ बुदबुदाया। नालन जी को विषमुक्त करने का एक और लाभ भी था। ये ब्रांड विष काफी समय से नालन जी के शरीर में छिपा हुआ था और जब यह उसके शरीर को नष्ट करता था तो कभी-कभी कुछ लोची को सोख लेता था। समय के साथ इसने बहुत सारी लोची जमा कर ली थी। नालन जी के लिए ये स्वाभाविक रूप से एक बेहद प्रिय मामला था, लेकिन ज़ियाओ युआन के लिए, जिसने ब्रांड पॉइजन को अपने शरीर में प्रवेश कराया था, इसे एक अप्रत्याशित लाभ माना जा सकता था। अगर ज़ियाओ युआन को नालन जी की कुछ गड़बड़ महसूस करने की चिंता न होती और साथ ही इस बात की भी फिक्र न होती कि उसके शरीर में बहुत अधिक ब्रांड पॉइजन जमा होना संभालना मुश्किल हो सकता है या फिर किसी अप्रत्याशित आपदा का कारण बन सकता है, तो वह नालन जी के शरीर से सारा ब्रांड पॉइजन अपने शरीर में स्थानांतरित करना चाहता। शायद वह इस अवसर का उपयोग अपने शरीर में मौजूद लोची को परिष्कृत करने और पुनः उन्नति करने के लिए कर सकता था। हालांकि विश्व की इस प्रक्रिया के दौरान विचित्र लौ में समाहित ब्रांड विष अंततः एक छोटा सा हिस्सा ही था। इसमें निहित लोची की मात्रा एक साधारण महान डो मास्टर के लिए काफी हो सकती है, लेकिन 5 ही भंडार रखने वाले शाओ युआन के लिए इसे केवल उनकी साधना की गति को थोड़ा तेज करने का एक तरीका ही माना जा सकता था। अगर मैं इसे अभी शुद्ध कर दूं तो ये कुछ हद तक व्यर्थ होगा। इसे संग्रहित और केंद्रित करना बेहतर होगा और फिर अगर भविष्य में मेरा सामना किसी चालाक दुश्मन से होता है तो मैं उस पर अचानक हमला कर सकता हूं। कुछ क्षण सोचने के बाद ज़ियाओ युआन के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। फिर एक हल्की मानसिक आदेश से काली कोहरे को घेरे हुए काली और सफेद लौ बनने की तरह तेजी से हिलने लगी और उसका तापमान और भी भयानक हो गया। वैसे इस ब्रांड पॉइजन की विचित्र ज्वाला में समाहित होने का कारण ये था कि जब ज़ियाओ युआन पहले नालन जी का विषण कर रहा था, तब उसने नालन जी की विचित्र ज्वाला का तापमान अपेक्षाकृत कम रखा था ताकि गलती से उसे जला न दे। इसके बावजूद नालन जी को इतना दर्द हो रहा था कि ज़ियाओ युआन के कड़े नियंत्रण के बावजूद भी उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। लेकिन अपने शरीर के भीतर ज़ियाओ युआन उस विचित्र ज्वाला से स्वाभाविक रूप से प्रभावित था, जिसे उसने बहुत पहले आत्मसात और परिष्कृत कर लिया था। इसलिए विचित्र ज्वाला का तापमान बढ़ाना उसे काफी नियंत्रित लगा। जल्द ही विचित्र ज्वाला का तापमान उस स्तर तक पहुंच गया जिससे एक बहुमान विशेषज्ञ का चेहरा भी बुरी तरह बदल जाता। जैसे-जैसे काली सफेद लौ का तापमान तेजी से बढ़ा, काली धुंध के गुच्छे भी हिलने लगे। तुरंत बाद शाओ युआन की आध्यात्मिक आत्मा शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे वह विचित्र लौ काली सफेद ज्वाला के बंधन में बदल गई और काली धुंध को घेर लिया। नालन जी की ऊर्जा को ब्रांड विष से अलग करते हुए उसने उस विचित्र लौ को नियंत्रित करके ब्रांड विष को दबा दिया, जिससे वह धीरे-धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में ज़ियाओ युआन के नियंत्रण में और उच्च तापमान के कारण काली धुंध का आकार धीरे-धीरे कम होने लगा। जल्द ही काला धुंध धीरे-धीरे इकट्ठा होकर संघनित हो गया और एक गहरे काले रंग का मोती बन गया जो ठंडी रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रहा था। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह निस्संदेह एक शक्तिशाली विष था। काले और सफेद रंग के ज्वालाओं के बंधन के बाहरी घेरे पर एक काफी शक्तिशाली लोची ने एक गोलाकार हल्के नीले रंग की ऊर्जा पट्टी बनाई जो देखने में काफी विचित्र लग रही थी। हालांकि ज़ियाओ युआन को इस पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार हाई बोरों के शरीर में मौजूद ऊर्जा की तुलना में यह वास्तव में काफी कमजोर थी। सौभाग्यवश याओ लाओ से मिले अवसर ने ज़ियाओ युआन को अपनी आत्मा शक्ति पर बेहतर नियंत्रण प्रदान किया था, इसलिए इस परिश्रम के बाद भी उसकी आत्मा शक्ति प्रचुर मात्रा में थी। इस प्रकार ज़ियाओ युआन ने मौके का फायदा उठाया। उसने तुरंत अपनी हस्त मुद्रा बदली और अपनी लोची साधना तकनीक का प्रयोग करते हुए ज्वाला के बंधन का भीतरी घेरा धीरे-धीरे छोटा होता गया। अंततः एक काले और सफेद झिलमिलाती ज्वाला झिल्ली में परिवर्तित हो गया, जिसने ब्रांड विष को अपने भीतर सील कर दिया। फिर बाहरी ज्वाला ने सीधी गोलाकार हल्के नीले ऊर्जा बैंड को घेर लिया, धीरे-धीरे उसे परिष्कृत और केंद्रित किया। उसे शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद उसने उसे अपनी नसों में भेज दिया। इस साधना के दौरान समय धीरे-धीरे बीतता गया। जब शाओ युआन ने अपनी साधना पूरी की तो डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी लग रही थी, खिड़की से अंदर आकर पूरे कमरे में फैल गई। चारों ओर गर्म नारंगी और पीले रंग छाए हुए थे, जो मन को काफी सुकून दे रहे थे। धुंधली जी की हल्की सांस छोड़ते हुए ज़ियाओ युआन बिस्तर से कूद गया। अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में दावची का अनुभव करते हुए उसने सोचा, एक महीने के भीतर मैं निश्चित रूप से 3 सितारा दादा उन्नति कर पाऊंगा। लगभग समय हो गया था। अब सही कपड़े पहनने और नालन परिवार की रात्रि भोज पार्टी में शामिल होने का समय था। ये सोचकर ज़ियाओ युआन ने तुरंत एक नौकरानी को बुलाया। नौकरानी के तैयार होने और साफ-सफाई के बाद वह आराम से अपने परिवार के घर से निकला और सड़क के ठीक सामने स्थित नालन हवेली के द्वार की ओर चल पड़ा।
चूंकि वह रात्रिभोज में शामिल होने जा रहे थे, इसलिए सफेद कपड़ों के शौकीन xiao yuan ने सफेद बेस और सुनहरे धागों से बना सिल्क सूट चुना, जो एक सौम्य और आलीशान अंदाज को दर्शाता था। उनके सिर पर एक सफेद जैक की हेयर लगी थी, उनकी लंबी काली बाल कंधों और पीठ पर लहरा रहे थे, और माथे की दोनों बालों की गोलंजी लटक रही थी, जो उन्हें कोई लेकिन सरल और साधारण व्यक्तित्व प्रदान कर रही थी। वहां से गुजर रहे कई लोग भी रात्रिभोज में शामिल थे। शुरू में जब उन्हें पता चला कि xiao हवेली का मालिक बदल गया है, तो वे थोड़े उत्सुक हुए थे। अब एक ऐसे कुलीन निवास स्वामी को, जो किसी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था, वहां से निकलते देख वे और भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अद्वितीय आकर्षक उपस्थिति और असाधारण स्वभाव शाही परिवार के सदस्यों और शाही राजधानी के प्रमुख परिवारों के युवा स्वामियों से विशेष थे। xiao yuan ने उनकी अजीब निगाहों को नजरअंदाज किया और शांत भाव से नालन हवेली में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदारों को मानो पहले से ही निर्देश दिए गए थे। जब xiao yuan नालन हवेली में दाखिल हुए, तो उन्होंने तो रुकाव नहीं उनसे कोई सवाल किया, बल्कि सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया, मानो वे अपने ही स्वामी को देख रहे हों। इस समय तक आसमान में अंधेरा छा चुका था, लेकिन नालन हवेली अभी भी जगमगा रही थी। परिवार के सदस्य आते जाते रहे, आंगन में सुबह के बाजार की तरह चहल-पहल थी। आगे चलने की तैयारी कर रही नौकरानी को लापरवाही से दरकिनार करते हुए रास्ते से परिचित xiao yuan ने कल वाले रास्ते का अनुसरण किया और मुख्य हॉल में पहुंच गया। विशाल हॉल के अंदर शोरगुल और हंसी की गूंज थी, जिसमें संगीत की हल्की-हल्की आवाजें भी शामिल थीं। गौर से देखने पर पता चला कि कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इसके तुरंत बाद xiao yuan की नजर याफे पर पड़ी, जिसने लाल रंग की चुनरी चौंसम पहनी हुई थी। बस जैसे सफेद रंग की लोमड़ी की फर की शॉल ने उसकी शोभा बढ़ा दी थी, और उसके आकर्षक और मोहक शरीर और परिपक्व आकर्षण ने हॉल में मौजूद कई पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। शायद पिछली रात उनके घनिष्ठ संपर्क के कारण याफी ने xiao yuan की निगाहों को ध्यान से देखा और उसकी ओर देखा, फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई और सीधे उसकी ओर चलने लगी। ये देखकर xiao yuan ने भी हल्की सी मुस्कान दिखाई और तेजी से कदम बढ़ाते हुए हॉल में प्रवेश किया। छोटे भाई xiao yuan, आखिरकार तुम आ ही गए। याफी ने पलकें झपकाई, शरारती मुस्कान के साथ अपना हाथ xiao yuan के हाथ में डाल दिया। याफी बहन को इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है, मैं थोड़ी देर साधना कर रहा था, xiao yuan ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ कहा और याफी के कोमल हाथ की पीठ थपथपाई, जो उसकी बांह के चारों ओर लिपटा हुआ था। हे ग्रैंड अदब भी आ गए हैं, लेकिन वे मास्टर नालन के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने चले गए हैं। मेरे साथ आओ। ये सुनकर याफी ने उदासीनता से मुस्कुराया, फिर xiao yuan को वापस अपनी सीटों पर खींच लिया और दोनों साथ बैठ गए। वो स्वाभाविक रूप से xiao yuan के साथ इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा नहीं करेगी। हॉल में मौजूद कई लोगों का ध्यान पहले याफी पर केंद्रित था। अब xiao yuan और याफी को इतना करीब देखकर कुछ लोग दुखी हुए, कुछ हैरान रह गए और कुछ ने xiao yuan की पहचान पर संदेह करना शुरू कर दिया। लेकिन वे कुछ भी समझ नहीं पाए। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि यह आदमी दिखने में वाकई आकर्षक था और उसका स्वभाव भी साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी कमजोर थी कि वे उसके भीतर किसी भी प्रकार की रोजी ऊर्जा का अनुभव नहीं कर सके। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी और इसलिए वे उसे समझ नहीं पा रहे थे? आखिर वह किस तरह की ताकत होगी? क्या इतना कम उम्र का लड़का ग्रेड 2 मास्टर स्तर का इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ हो सकता है? असंभव है ना? पुरानी यादें ताज़ा करना, मुझे संदेह है, xiao yuan ने सोच समझकर मुस्कुराते हुए कहा। हे तो तुमने भी यही अनुमान लगाया, लेकिन क्या किया जा सकता है? अगर उनका नालन परिवार तुम्हें प्यार नहीं करता, तो क्या हम मित्र परिवार तुम्हें प्यार करने के लिए बाध्य नहीं है? याफी ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, जो स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्नता का प्रतीक थी। हाँ हाँ, तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, xiao yuan ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉल के एक कोने में बैठी नालन यानरान xiao yuan और याफी को खुशी-खुशी बातें करते देख रही थी। उसके होंठ हल्के से फूले हुए थे। फिर उसने ठंडी निगाहों से उस व्यक्ति को देखा जो उससे मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहा था। वह चढ़ाकर थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे फिर परेशान मत करना। इतना कहकर नालन यानरान तेजी से xiao yuan और याफी की ओर बढ़ी, फिर मीठी मुस्कान के साथ बोली, युवा स्वामी xiao आखिरकार आ गए। आप ही इस भोज के मुख्य पात्र हैं। उसके बोलते ही सब लोग तुरंत हैरान हो गए। क्या सच में यही युवा स्वामी इस भोज के मुख्य पात्र थे? नालन यानरान को देखते हुए, जिसने चौड़ी आस्तीन वाली चांदनी सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जो केवल क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के सदस्यों द्वारा ही पहनी जाती थी, शिष्य जो पहन सकते थे, उसे देखकर xiao yuan की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। नालन यानरान इतनी असंवेदनशील क्यों हो गई थी? उसे बस वही क्षण चुनना था जब वह और याफी खुशी-खुशी बातें कर रहे थे, ताकि वह आकर उनकी आंखों में चुभन पैदा कर सके। अरे xiao yuan, हम यहाँ हैं। एक मधुर कोमल आवाज के साथ दो आकृतियां एक के बाद एक हॉल में प्रवेश करती हुई दिखाई दी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर xiao yuan और याफी दोनों ने कुछ आश्चर्य के साथ प्रवेश द्वार की ओर देखा। उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जो xiao yuan की लगभग समान उम्र की प्रतीत हो रही थी। उन्होंने चांदी की नक्काशी वाला बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। शाही परिवार द्वारा पोषित उनकी सुंदर विशेषताओं से सहज रूप से एक कुलीन आभा झलक रही थी। बैंगनी रंग का कमरबंद उनकी पतली कमर को कसकर बांधे हुए था, जो उनके आकर्षक व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि उसकी चमकती आंखों में एक शरारती मुस्कान थी, जिसने उसकी मूल रूप से शाही और नेक व्यवहार को कुछ हद तक कम कर दिया, जिससे वह एक साधारण धनी परिवार की चंचल युवती की तरह लगने लगी। उसके बगल में xiao yuan थी, जिसने काले रंग का कीमियागर का चोला पहना हुआ था। भाई बहन याफी। पास ही खड़ी नालन यानरान को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए xiao yuan ने कुछ हद तक असहाय होकर उनका अभिवादन किया। ओह बहन याफी, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? सुंदर युवती ने पलकें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा। ये शाही परिवार की छोटी राजकुमारी है। याफी ने अपना सिर घुमाकर xiao yuan से परिचय कराया, फिर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। जी हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी राजकुमारी अपने छोटे भाई xiao yuan के साथ आएंगी। ये सुनकर छोटी राजकुमारी ने xiao yuan की ओर देखा और थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, तो फिर यह कौन है? हे मैं xiao yuan हूँ, याफी का मंगेतर और xiao yuan का तीसरा बड़ा भाई। xiao yuan ने मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ओह आप ही वो हैं जिनके बारे में सिस्टर याफी लगातार बात करती रहती हैं। आप वाकई बहुत सुंदर हैं। ओह और आप xiao yuan से बहुत मिलते जुलते हैं। छोटी राजकुमारी के मुख से लगातार शब्द निकलते रहे, जिससे xiao yuan और बाकी दोनों अवाक रह गए। अरे इस बार xiao yuan ने कीमियागर संघ की आंतरिक परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मुझसे भी बेहतर। उसके बड़े भाई होने के नाते क्या आप उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं? छोटी राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछना जारी रखा। ये सुनकर xiao yuan ने xiao yan की ओर जिज्ञासा भरी नजर से देखा। इसके जवाब में xiao yan ने मासूमियत से अपने हाथ फैला दिए। उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था। वो आना नहीं चाहता था, लेकिन ये छोटी राजकुमारी उसे जबरदस्ती खींच कर ले आई थी और उसने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई थी। वो उसकी छोटी बहन जैसी थी, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा नालन हवेली आना भी बुरा नहीं था। ये नालन परिवार को ये दिखाने का अच्छा मौका था कि उसके xiao परिवार का हर सदस्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। हे मुझे औषधि बनाना नहीं आता। अगर रसायन विद्या की बात हो तो xiao yan मेरे गुरु बन सकते हैं। मैं तो लड़ाई में ही माहिर हूँ। xiao yuan ने ये देखा और समझ गया कि xiao yan को इस तरह के शोरगुल वाले माहौल पसंद नहीं थे। इस बार नालन हवेली में उनकी उपस्थिति शायद उन्हें समर्थन देने के लिए ही थी, क्योंकि मित्र परिवार भी वहां मौजूद था और उनके छोटे भाई xiao yan का वहां होना स्वाभाविक था। ओह तो फिर आप किस स्तर पर हैं? आप कितने शक्तिशाली हैं? मुझे कुछ करके क्यों नहीं दिखाते? छोटी राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर xiao yan ने भौहें चढ़ाई और कुछ बोलने ही वाला था कि xiao yuan ने उसे पहले ही कहा, हे छोटी राजकुमारी, क्यों न तुम अनुमान लगाने की कोशिश करो? अरे छोटी राजकुमारी, आज नालन परिवार का भोज है। याफी ने देखकर उसे तुरंत याद दिलाया। ओह आप सही कह रही हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बहन नालन बहुत दिनों बाद मिले। ये सुनकर छोटी राजकुमारी ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से नालन यानरान की ओर चल पड़ी, जो कुछ देर से एक तरफ खड़ी थी। ये सुनकर नालन यानरान के चेहरे पर थोड़ी बनावटी मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ बहुत दिनों बाद मिले। ये देखकर xiao yuan और xiao yan ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मनोरंजन देखा। अध्याय 127 रहस्यमय बर्फ खून की मुट्ठी। क्या हुआ जवाब दो। xiao yuan ने xiao yan को एक तरफ खींचकर उत्सुकता से पूछा। मुझे भी नहीं पता, उस छोटी राजकुमारी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ खींच लाया। मैं उसका हाथ झटककर उसे भगा कैसे सकता था? हमारा परिवार शाही राजधानी में विकसित होने वाला है, इसलिए हमारा शाही परिवार से मिलना जुलना तो तय है। वैसे भी ये कोई गंभीर बात नहीं है, इसलिए मैं तो बस आपका समर्थन करने आया हूँ भाई। xiao yan ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। दिन भर में उसकी आत्मशक्ति में वृद्धि हुई थी और दोपहर में जब उसने परीक्षा में भाग लिया, तो वह निसंदेह परीक्षा में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभागी बन गया। छोटी राजकुमारी को पहले तो पेकिंग के शिष्य लियू लिंग के प्रति कुछ श्रद्धा थी, लेकिन xiao yan के शानदार प्रदर्शन के बाद परीक्षा में उसकी श्रद्धा xiao yan के प्रति हो गई। इसके अलावा दिखने में भी xiao yan लियू लिंग से कम सुंदर नहीं था और उसका स्वतंत्र स्वभाव छोटी राजकुमारी को बहुत पसंद आया। ऐसा लगता है कि आपके परीक्षा परिणाम काफी अच्छे थे, अन्यथा आप छोटी राजकुमारी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। xiao yuan को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। वैसे भी नालन परिवार उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। अगर आज रात कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो सब कुछ ठीक-ठाक बीत जाना चाहिए। क्या अगर यहाँ नहीं है? xiao yan ने चारों ओर देखा और कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, शायद वो पुराने दोस्तों से मिलने गया होगा। xiao yuan ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम अगर और कुछ नहीं तो मैं कीमिया के सम्मेलन के बाद जियान अकादमी जाने की योजना बना रहा हूँ। भाई क्या आपकी कोई और योजना है? xiao yan ने विषय बदलते हुए पूछा। मुझे शायद क्लाउड मिस्ट जाना पड़े, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। xiao yuan ने अपनी आदत के विपरीत कुछ हिचकिचाहट के साथ अपना सिर हिलाया और अपना वाक्य पूरा नहीं किया। तार्किक रूप से शाही राजधानी आने का मतलब यूनियन से मिलने के लिए क्लाउड मिस्ट जाना था, लेकिन क्लाउड मिस्ट में न केवल यून शांत थी, बल्कि संभवतः हॉल ऑफ सोल्स के लोग भी छिपे हुए थे। अगर सचमुच लड़ाई छिड़ जाती तो भले ही लड़ाई की शक्ति कुछ हद तक ठीक हो गई होती, फिर भी अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचना मुश्किल होता। सुरक्षा के लिहाज से क्लाउड मिस्ट से जाना ही बेहतर होता, लेकिन फिर यूनियन से किया गया वादा पूरा नहीं हो पाता।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ियाओ युआन कभी भी अपनी निजी भावनाओं के लिए एडलाओ को खतरे में नहीं डालेगा। हाँ हाँ, शियाओ युआन आखिरकार तुम आ ही गए। दूर से मिलते तेंशान की आवाज सुनाई दी। उनके उत्साहपूर्ण हाव-भाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी कनिष्ठ को नहीं, बल्कि किसी पुराने मित्र को पुकार रहे हों जिनसे वे कई वर्षों से नहीं मिले थे। मैंने ग्रैंड को काफी देर तक इंतजार करवाया। ज़ियाओ युआन ने ज़ियाओ यान की ओर सहायता से कंधे उचकाए, फिर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं मेजबान नहीं हूं, इसलिए इंतजार कराने जैसी कोई बात नहीं है। असल में तो वो बुरा नालन जी इंतजार कर रहा है। क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगे? मित्र तेंशान ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और फिर गहरे अर्थ में पूछा, बड़े साहब मजाक कर रहे हैं, मैं तो बस एक कनिष्ठ हूं, इतने सम्मान के योग्य नहीं। अगर सच में कोई बात होती तो मुझे डर है कि मिस नालन ने मुझे पहले ही बुला लिया होता। ज़ियाओ युआन ने बेपरवाही से कहा, देखो मैंने कल रात भर इधर-उधर घूमकर एल्डहाई की सारी औषधीय सामग्रियां इकट्ठा कर ली। वे सब इस अंगूठी में हैं। यह एक उन्नत अंगूठी है, भंडारण वाले। हालांकि मित्तल परिवार की नींव बहुत मजबूत है, लेकिन उनके पास ऐसे केवल 3 ही हैं। 2 मेरे और एल्डहाई के पास हैं और यह आपके लिए है। ये कहते हुए मित्र तेंशान ने शियाओ युआन को एक उत्कृष्ट रूप से निर्मित भंडारण अंगूठी दी जिसमें गन जेड जैसी चमक थी। ग्रैंड ये तो बहुत ही अनमोल है। शियाओ युआन की चौंक गया। यह उन्नत ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भी भंडारण अंगूठी निसंदेह एक अनमोल खजाना थी और इसे मित्तल परिवार की एक बहुमूल्य संपत्ति माना जा सकता था। आज उसे इस तरह उपहार में मिलना आश्चर्यजनक था। इनकार मत करो, चाहे ये तुम्हारे भविष्य में निवेश हो या एल्डहाई को ढूंढने और उन्हें उनकी चरम स्थिति में वापस लाने में मदद करने के लिए धन्यवाद हो, तुम इसके योग्य हो। मित्तल परिवार के लिए एल्डहाई का महत्व एक साधारण भंडारण अंगूठी से नहीं मापा जा सकता। ये देखकर मित्र तेंशान ने भी अंगूठी को शियाओ युआन के हाथ में थमा दिया और गंभीर भाव से कहा, तो फिर मैं इसे शर्म के साथ स्वीकार करूंगा। चूंकि वह वस्तु पहले से ही उसके हाथ में थी, इसलिए आगे इनकार करना पाखंड जैसा लगता, इसलिए ज़ियाओ युआन ने उसे ठीक से रख दिया। ठीक है, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। तुम याफी से बात करो। मुझे तुम्हारे भाई शियाओ यान को धन्यवाद देना बाकी है। मित्र तेंशान ने सहजता से हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए शियाओ यान की ओर चल दिए। हॉल में मौजूद कई लोग ये देखकर दंग रह गए कि आमतौर पर सख्त रहने वाले मित्र तेंशान दो कनिष्ठ शिष्यों के प्रति इतने दयालु और विनम्र थे। ये दोनों युवक भाई जैसे लग रहे थे। क्या वे किसी प्रमुख शक्ति या परिवार के शिष्य हो सकते हैं जो साधना के लिए आए हों? अरे बाप रे, इस उम्र में तो यह आसान नहीं है। मित्र तेंशान को शियाओ यान की ओर तेजी से लौटते देख शियाओ युआन भी थोड़ा अवाक रह गया। अगर वो खुद से पूछे कि अगर उसे रोज इन सब बातों की चिंता करनी पड़ी तो वो जरूर पागल हो जाएगा। साधना करना तो कहीं ज्यादा आसान है। पास ही में नालन जी ने मित्र तेंशान को शाओ युआन और शाओ यान भाइयों के साथ सहजता से बातचीत करते देखा और मन ही मन काफी प्रभावित महसूस की। मूल रूप से ये सभी उसके अपने लोग थे, लेकिन उन्हें न केवल दूर धकेल दिया गया था, बल्कि मित्र परिवार ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। अब से लंबे समय तक शाही राजधानी के 3 प्रमुख परिवारों में मित्र परिवार अग्रणी स्थान रखेगा। हाय, याफी के साथ खुलकर बातें और हंसी मजाक कर रहे शाओ युआन को देखकर नालन जी को अचानक गला भर आया। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और खुद को शाओ युआन की स्थिति पर ध्यान न देने के लिए विवश किया। यार, मुंह परिवार के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे याद है मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, है ना? नालन जी ने हॉल का जायजा लिया, फिर नालन यान के पास आई, जो छोटी राजकुमारी से मिलने के बाद नालन को मेहमानों का स्वागत करने में मदद कर रही थी और उसने भौहें चढ़ाई। मियामा साम्राज्य के 3 प्रमुख परिवारों में से एक मू परिवार। इस परिवार के अधिकांश सदस्य युद्धप्रिय थे और जियामा साम्राज्य की सेना में उनका काफी प्रभाव था। मैंने सुना है कि मू परिवार का मुजान उत्तर पश्चिमी सीमा से जल्दी लौट आया है। ये सुनकर नालन यान ने सिर हिलाया, मानो उसे कुछ याद आया हो, फिर थोड़ा अजीब भाव से बोली, मुंह छान, वो जो जब चाहे तब लड़ता है, जब चाहे तब मारता है और जिसने शाही राजधानी के युवा स्वामियों को अच्छा सबक सिखाया और व्यावहारिक रूप से युवराज के गुट का नेता बन गया। ये सुनकर नालन जी स्तब्ध रह गई और बोली, वो बड़बड़ जो कई लोगों के लिए सिरदर्द का सबब बनता है। ओह, मुझे याद है, वो आदमी मित्र परिवार की याफी में काफी दिलचस्पी रखता था। जब उसने गामा पवित्र शहर छोड़ा था, तब उसने खुलेआम ऐलान किया था कि जो भी याफी को छूने की हिम्मत करेगा, वो उसे मार डालेगा। उस समय शाही राजधानी में मचे हंगामे को याद करते हुए पास खड़ी नालन ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि साम्राज्य की सीमा पर 2 साल की साधना के बाद उस बड़बड़ में कितना बदलाव आया होगा। उसे 2 साल पहले की तरह इतना अविवेकी नहीं होना चाहिए, है ना? नालन यान ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, ओह, मुझे लगता है कि वह बच्चा शायद और भी ज्यादा उद्दंड होगा। बाद में ध्यान देना, हम अपने भोज में मेहमानों को कष्ट नहीं सहने दे सकते। नालन जी ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, उनकी निगाहें थोड़ी असहाय थी जब उन्होंने याफी और शियाओ युआन की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। जी हाँ, पिताजी। ये सुनकर नालन ने सिर हिलाया और फिर मामले को सुलझाने की तैयारी करने लगी। हालांकि इसी क्षण भोज में अचानक चीखी एक प्रचंड लहर फूट पड़ी जो सीधे शियाओ युआन की पीठ की ओर लचकी थी। जैसे ही यह हुई, नालन जी, नालन सु और नालन यान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उनकी निगाहें तेजी से शियाओ युआन की ओर घूम गईं। शांत मेज पर शियाओ युआन और याफी साधना से इत्र अपने रोचक अनुभवों के बारे में खुशी-खुशी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्यास लगने पर शियाओ युआन ने मेज पर रखा शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। इससे पहले कि वह अपने मुंह में शराब के समृद्ध स्वाद का पूरी तरह से आनंद ले पाता, अचानक उसके पीछे से ऊर्जा का एक तेज प्रवाह आया, जो बहुत खतरनाक तो नहीं था, लेकिन उकसाने वाले इरादे से भरा हुआ था। अगले ही पल ज़ियाओ युआन ने लापरवाही से अपना हाथ पीछे की ओर हिलाया और काली धूल फैल गई, जो तेजी से घूमकर एक पारदर्शी बर्फीले दर्पण में बदल गई, जिसने सीधी की हुई के प्रवाह को वापस परावर्तित कर दिया। इसके तुरंत बाद ज़ियाओ युआन का शरीर हवा की एक झुकी के साथ तैरने लगा। हवा में अपने शरीर को घुमाते हुए उसके हाथ में पहले से ही पर्याप्त शक्ति जमा हो चुकी थी और उसने सीधे थप्पड़ मारा। पीली रंग की निम्न स्तरीय दो तकनीक, पत्थर की हथेली को चकनाचूर कर देने वाली। शाओ युआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उस पर हमला किसने किया। उसकी नजर में इस व्यक्ति की शक्ति केवल 2 मास्टर की शिखर स्तर की थी, एक मामूली सी मछली। हालांकि इस पीले रंग का उपयोग करके दो तकनीक वास्तव में बहुत अपमानजनक थी। वो व्यक्ति शुरू में तो बचना चाहता था, लेकिन ज़ियाओ युआन की गति तेज थी और उसकी शारीरिक क्षमता लगभग उसी श्रेणी के राक्षसी जानवर के बराबर थी। उसने पीले रंग की निम्न स्तरीय दो तकनीक का बलपूर्वक प्रयोग किया, जिसमें पीले रंग की उच्च स्तरीय तकनीक की गति भी शामिल थी। दो तकनीक जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है, उसे सिर्फ सीधे मुकाबले का सामना करना था। हालांकि शियाओ युआन पर हमला करने वाला व्यक्ति अपनी ताकत को लेकर काफी आश्वस्त था। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा का संचार किया और जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार की तीव्रता देखकर वहां मौजूद कुछ युवा प्रतिभाओं के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि जब मुक्का और हथेली टकराई तो सभी देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मुक्का मारने वाला व्यक्ति एक सेकंड भी टिक नहीं पाया और पीछे की ओर गजा गिरा। धप धप धप। कुछ देर तक अराजक कदमों के आहट के बाद युवक ने आखिरकार अपनी आकृति को स्थिर किया। उसका चेहरा थोड़ा उदास था और उसने शियाओ युआन की ओर देखा। बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती और पेट पर बने चिन्हों पर नजर डाली। युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शियाओ युआन ने बेपरवाही से अपना लंबा पैर, जो लात मारने की मुद्रा में था, पीछे खींच लिया और भावहीन स्वर में कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेज सकता हूं। तुम्हारे पीछे चाहे जो भी हो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। शियाओ युआन की बातें सुनकर हॉल में मौजूद लोग शियाओ युआन की पहचान के बारे में और भी उत्सुक हो गए। वे स्वाभाविक रूप से इस युवक से अपरिचित नहीं थे। यह मुजान था जिसका जिक्र नालन जी और अन्य दो लोगों ने पहले किया था। वह वाकई लड़ाई में बहुत माहिर है। हॉल में छोटी राजकुमारी ने अपने पारदर्शी गिलास में रखी लाल शराब को हिलाया और धीरे से मुस्कुराई। अरे क्या ये मुजान है? छोटी राजकुमारी के आसपास मौजूद लोगों में से अधिकतर कुलीन परिवार के थे, इसलिए उन्होंने उस भयंकर दिखने वाले युवक को तुरंत पहचान लिया। उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे चौंक गए। उनमें से कई लोग उस समय इस व्यक्ति के हाथों पीड़ित हो चुके थे। राजधानी में कई लोग जानते हैं कि मुजान सिस्टर याफे के प्रति आसक्ति रखता है। जाते समय उसने घमंड से ये ऐलान किया था कि जो भी याफे को छूने की हिम्मत करेगा, वह उसे मार डालेगा। छोटी राजकुमारी के गालों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नजर सफेद वस्त्र पहने हवा में तैरते हुए शियाओ युआन पर पड़ी और उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। उसने कहा, अब जब सिस्टर याफे को अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है, तो मुजान का तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखने का अच्छा मौका है कि शियाओ युआन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मुंह छान, तुम्हें क्या हुआ है? याफी ने जब उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गुस्से से उसे फटकारा। बहन याफे, क्या आप इस बेवकूफ को जानती हैं? ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने तुरंत पुष्टि की कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और पूछा। मुंह छान 3 प्रमुख परिवारों में से एक मुंह परिवार का सदस्य है। वो एक उपद्रवी पागल है। उस समय साधना करने जाने का एक कारण उसे बचना भी था। ये सुनकर याफे के चेहरे पर बेबसी और कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। अगर शियाओ युआन से मुलाकात न हुई होती तो शायद उसे अपने परिवार के हितों के लिए सचमुच इस पागल आदमी से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता। उस अंजाम के बारे में सोचकर याफे कांप उठी। ये सुनकर हरे वस्त्र पहने युवक ने याफे के क्रोधित चेहरे पर टिकी अपनी तीव्र दृष्टि को रोक लिया। अपनी आवाज नरम की और जोर से हंसते हुए कहा, याफे, बहुत दिनों बाद मिले। तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। मेरी भावी पत्नी से यही उम्मीद थी। ये शब्द सुनते ही किनारे खड़े बेवकूफ की तरह सब देख रहे शियाओ यान का चेहरा भी उतर गया। हालांकि उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। यह मामला उसके तीसरे भाई और भाभी से जुड़ा था। चूंकि उसका तीसरा भाई पहले ही कुछ कर चुका था, इसलिए छोटा भाई होने के नाते वह बस किनारे खड़ा देखता रहा। मास्टर नालन, शियाओ युआन पहले से ही माफी मांगता है। मैं युवा और जल्दबाज हूं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर ज़ियाओ युआन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। तुरंत बाद उसने ठंडे चेहरे से नालन जी को प्रणाम किया, जो पहले से ही उस पर ध्यान दे रही थी। अगले ही क्षण उसका शरीर तेजी से प्रकट हुआ और एक सितारा रोशनी की दोची ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ और पलक झपकते ही वह मुजान के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी में दोची ऊर्जा का प्रवाह हुआ और काले बर्फ के क्रिस्टल प्रकट हुए, जो बर्फ की तलवारों में बदल गए। बर्फ की तलवारें उसकी मुट्ठी पर सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित थी, मानो बर्फ की तलवारों का एक छोटा सा तूफान हो।
मिस्टिक आइस वुलविन फिस्ट एक अहम श्रेणी की निम्न स्तरीय दो तकनीक है जिसके बारे में ज़ियाओ युआन ने यूं ही अध्ययन किया था। यह एक ऐसी दो तकनीक थी जिसे मिस्टिक आइस वुलविन को कमजोर करके और फिर उसे एजोड वुलविन फिस्ट के आधार पर संशोधित करके बनाया गया था। ये देखकर मुजान भी पीछे नहीं हटना चाहता था। पहले हुई संक्षिप्त बातचीत में उसने देखा था कि शियाओ युआन की डोची शक्ति कुछ हद तक गहरी थी, लेकिन उसे इतनी शक्तिशाली डोची की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो डरपोक नहीं था, उसने तुरंत अपनी डोची शक्ति को घुमाते हुए अपनी मुट्ठी पर घने नुकीले हरे लकड़ी के कांटे बना लिए। ये देखने में बेहद डरावना लग रहा था। ग्रीनवुड थॉर्न्स एक दबी हुई धार सुनाई दी और मूंछान की मुट्ठी जो हरे लकड़ी के कांटों से ढकी हुई थी नीचे की एक तीव्र लहर उत्पन्न की और बर्फीले रेत के तूफान से ढकी हुई शियाओ युआन की मुट्ठी की ओर उग्रता से प्रहार किया। अगले ही पल उनके हमले आपस में टकरा गए। काले बर्फीले ब्लेडों का तूफान तेजी से आगे बढ़ा जिसने मुजान की मुट्ठी को कुचल दिया जो हरे लकड़ी के कांटों से ढकी हुई थी और फिर उसके शरीर पर लुढ़क गया। ये देखकर मुजान ने तुरंत अपने दांत पीसकर एक कच्चा 2 की कवच बना लिया। राहत की सांस लेने से पहले ही उसके शरीर में चीख की एक भयानक लहर दौड़ उठी। तुरंत ही उसके मुंह से काले बर्फ के क्रिस्टल से भरा खून बह निकला और बर्फ की धारों का तूफान उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। कुछ ही क्षणों बाद तूफान थम गया और सबके सामने बर्फ की एक काली मूर्ति प्रकट हुई। फुफकार। ये दृश्य देखकर सभी ने शियाओ युआन की ओर देखा जो लड़ाई के कारण थोड़े अस्वस्थ हो चुके अपने कपड़ों को धीरे-धीरे समेट रहा था और सब अपनी सांस रोक कर रह गए। सफेद वस्त्र पहने इस युवा गुरु की ताकत सचमुच भयावह थी। अध्याय 128 नालन जी।